आज हम लोग जिस मानवा को एक्सप्लेन करने वाले हैं ये शायद पहले से एक्सप्लेन हो सकती है, लेकिन मैं प्रॉमिस करता हूँ कि मैं इसको पूरा एक्सप्लेन करूंगा क्योंकि ये मानवा मुझे पसंद आई है। एपिसोड की शुरुआत में हम लोग एक बंदे के घर को देखते हैं और उसी के सामने हम लोग एक फीमेल घोस्ट को देखते हैं और तभी उसको घर के अंदर से एक महक आती है जो कि इंटरनल बॉडी की थी, जो हमारे एमसी की है। इसीलिए वो फीमेल घोस्ट भागते हुए घर की तरफ जाने लगती है क्योंकि अगर वो इंटरनल बॉडी को खा लेगी तो फिर वो डायरेक्ट इमॉर्टल बन जाएगी। घर के अंदर हम लोग हमारे एमसी को देखते हैं जिसका नाम चैंग है और वो पिछले 3 हफ्तों से भूखा है और वो रोस्टेड चिकन के सपने देख रहा है। खैर चैंग भी दूसरी दुनिया से इमॉर्टल वर्ल्ड के अंदर आया है, लेकिन उसके पास कोई भी स्पेशल पावर नहीं है और उसकी सारी मेरिडियंस ब्लॉक है, इसीलिए वो कल्टीवेट भी नहीं कर सकता है। लेकिन बाकी सारे जितने भी मेन कैरेक्टर्स होते हैं उनके पास गजब गजब की एबिलिटीज होती हैं, लेकिन हमारा चैंग थोड़ा सा पुअर है। लेकिन चैंग की किस्मत अच्छी थी कि उसकी मुलाकात एक ओल्ड मैन से हो गई थी जिसने चैंग को बता दिया था कि उसकी मेरिडियंस ब्लॉक है और वो कल्टीवेट नहीं कर सकता है। और दुख की बात तो ये थी कि चैंग के पास इंटरनल बॉडी भी थी जो कि डीमंस और घोस्ट को अपनी तरफ अट्रैक्ट करती है। इसीलिए चैंग के मास्टर ने भी उससे कह दिया था कि बच्चा तुमसे ना हो पाएगा। तुमसे ना हो पाएगा। खैर चैंग के पास इंटरनल बॉडी होने की वजह से कई सारे डिमंस और घोस्ट उसके पीछे पड़े रहते थे, लेकिन ओल्ड मैन जो कि चैंग का मास्टर था वो हमेशा उसकी रक्षा किया करता था और उसे खतरे से बचाता था। इसीलिए चैंग पिछले 3 सालों से इस घर के अंदर बंद है और चुपके रह रहा है और मास्टर ने बाहर की तरफ एक फॉर्मेशन बना दी थी जिससे चैंग की जो इंटरनल बॉडी की महक है वो बाहर की तरफ नहीं जाएगी और जितने भी डिमंस है वो उसके पास नहीं आएंगे। लेकिन चैंग का अब दिमाग खराब हो चुका था, इसीलिए वो नीचे सामान फेंकता है और भगवान से कहता है कि हे हिम्मत तो गिरा दो मेरे ऊपर बिजली और मुझे मार दो। फिर भगवान भी कहते हैं कि अच्छा बेटा, और वो उसके पैर के पास एक बिजली गिरा देते हैं जिससे चैंग की फट जाती है और वो 90 डिग्री झुक के माफी मांगता है और चुपचाप फिर से सोने के लिए चला जाता है ताकि वो कैलोरी बचा सके और उसे भूख न लगे। खैर चैंग अपने आंसू बहा ही रहा था कि उसी टाइम पे वहाँ पे फीमेल घोस्ट आती है जो कि चैंग से कहती है, ए राजा क्या रानी के साथ समय बिताना चाहोगे। चैंग डर के मारे कुछ कर पाता कि उससे पहले ही फीमेल घोस्ट उसको पकड़ लेती है और उसे चरम सुख की प्राप्ति करवा देती है। चैंग अपने मन के अंदर सोचता है कि उसे सिग्मा बनना है, इसीलिए वो फीमेल घोस्ट को पीछे की तरफ धक्का दे देता है, लेकिन फीमेल घोस्ट का मूड बन चुका था इसीलिए वो चैंग के ऊपर ही बैठ जाती है और उसे कहती है कि वो दोनों आज मचाएंगे धूम। लेकिन चैंग उसे कहता है कि एक सेकंड, रानी को राजा से प्यार नहीं हो सकता है और क्या तुम इंसान भी हो। जिसपे वो फीमेल घोस्ट पीछे की तरफ जाती है और मुस्कुराते हुए कहती है कि वो रानी नहीं हो सकती है, वो तो असल में एक खूबसूरत सी फीमेल घोस्ट है। जिससे चैंग के गोटे उसके मुंह में आ जाते हैं और वो काफी शौक हो जाता है। जिससे चैंग को याद आता है कि उसके मास्टर ने उसे साफ कहा था कि अगर उसकी मुलाकात गलती से भी किसी घोस्ट या फिर डीमन से हो जाती है तो फिर उसे तुम दबा के वहां से भाग लेना है, नहीं तो चैंग घोस्ट के लिए चिकन लेग पीस बन जाएगा। खैर फीमेल घोस्ट अपना तूफानी प्यार दिखाते हुए चैंग को एक लव बाइट देती है और वो उसके कंधे के ऊपर काट लेती है जिससे चैंग की आह निकल जाती है और वो कहता है कि ओ माँ गो टू टूरू लव। खैर उसे बाद में याद आता है कि वो मरने वाला है, इसीलिए वो अपनी जिंदगी को कोसने लगता है कि वो ऐसे कैसे मर सकता है। खैर उसी टाइम पे उसकी किस्मत चमक जाती है और उसके सामने सिस्टम की विंडो आती है। खैर सिस्टम चैंग से कहता है कि देरी से आने के लिए माफ करना, लेकिन आपके पास एबिलिटी कोई भी नहीं होगी, आपको सिर्फ 2 मीटर का एरिया दिया जाएगा और उस एरिया के अंदर आप इनविंसिबल है, महामहिम है, सबसे शक्तिशाली है, भगवान है। जिसपे चैंग भी खुश हो जाता है और उसे ऐसा लगता है कि वो ब्रह्मांड की सबसे जरूरी हिस्सा बन चुका है और वो सबसे शक्तिशाली बन चुका है। जिसके बाद चैंग फीमेल घोस्ट से कहता है कि अब मेरी बारी है फाइट बैक करने के लिए। जिसपे फीमेल घोस्ट पीछे हटती है और वो हंसते हुए चैंग से कहती है, क्या तुम्हें सच में लगता है कि एक मॉडल मुझ जैसे घोस्ट को हरा भी सकेगा। जिसके बाद फीमेल घोस्ट मुस्कुराते हुए चैंग के ऊपर फिर से अटैक करने के लिए आगे बढ़ जाती है और उसे कहती है कि चुपचाप लेट जाओ तो आराम से खाऊंगी। लेकिन चैंग आगे से एक जोरदार पंच मार के कहता है कि चल निकल। चैंग का फिस्ट जैसे ही फीमेल घोस्ट के ऊपर पड़ता है तो वो आसमान में उड़ जाती है और चैंग के फिस्ट में इतनी ज्यादा ताकत थी कि वो घर के छत को तोड़ते हुए आसमान के पार निकल जाता है। जिससे चैंग काफी ज्यादा खुश हो जाता है और सोचता है कि उसके पास भी ताकत आ चुकी है। उसी टाइम पे सिस्टम चैंग को बताता है कि उसने फीमेल घोस्ट को मार दिया है तो फिर उसको रिवॉर्ड के तौर पे 10 फील्ड पॉइंट मिलते हैं। वह इन फील्ड पॉइंट का इस्तेमाल अपने डोमेन के एरिया को बढ़ाने के लिए कर सकता है, जैसे कि अगर वो अपने डोमेन को अपग्रेड करता है तो उसका एरिया 2 मीटर से 4 मीटर हो जाएगा। जिसपे चैंग अपने मन के अंदर सोचता है कि अगर ऐसा ही चलता रहा तो फिर मैं कुछ दिनों के अंदर सबसे शक्तिशाली बन जाऊंगा, जिसके बाद मेरे 10-12 वाइफ्स होंगे और मैं अय्यास की तरह पूरी जिंदगी जीऊंगा। लेकिन सिस्टम चैंग की सपनों के ऊपर पानी फेर देता है और उसे बताता है कि उसे फील्ड पॉइंट तभी मिलेंगे जब वो बाहर के एरिया को एक्सप्लोर करेगा, नहीं तो उसे मिलेगा बाबा जी का ठुल्लो। जिसपे चैंग उसे उंगली दिखाते हुए कहता है कि मैं तो नहीं करूंगा, ये सब तुम्हारी ड्यूटी है। लेकिन उसी टाइम पे भूख की वजह से वो बेचारा बेहोश हो जाता है। उसी टाइम पे हम लोग स्काई को देखते हैं जहाँ पे एक बहुत बड़ा छेद हो चुका था और चैंग का फिस्ट जो था वो सीधा जाके अपर वर्ल्ड की बिल्डिंगों से टकराया था, जिससे वहाँ पे काफी नुकसान हुआ होगा। जिससे लोअर वर्ल्ड के जितने भी डीमन और लोग थे वो सभी हैरान हो जाते हैं और सोचते हैं कि लोअर वर्ल्ड के अंदर ऐसा कौन आ चुका है भाई जो कि अपर वर्ल्ड के लोगों की ऐसे की तैसे कर दे। उसी टाइम पे उन सभी को दिखाई देता है कि अपर वर्ल्ड से एक इमॉर्टल ट्रेजर नीचे की तरफ आ रहा है और इस शॉट को ध्यान से याद रखना, इसी के चक्कर में कई सारे लोगों की जान जाने वाली है और दुनिया के एल लगने वाले हैं। इसके बाद हम लोग अपर वर्ल्ड को देखते हैं जहाँ पे तबाही मच चुकी थी चैंग की फिस्ट की वजह से और कई सारी बिल्डिंगें टूट चुकी थी। चैंग का फिस्ट किसी खास तरह के टावर से टकराया था जिसके अंदर एक शॉर्ट सील थी और ये वही शॉर्ट है जो नीचे की तरफ गई थी। फिर हम लोग वहाँ पे वनरेबल इमॉर्टल को देखते हैं और ये सबसे शक्तिशाली इमॉर्टल है। जिसके बाद वो अपने 12 जनरल्स को वहाँ पे बुलाता है जो वो भी इमॉर्टल्स हैं। 12 के 12 जनरल्स वहाँ पे भागते हुए आते हैं और वनरेबल इमॉर्टल को अपनी गेटिंग देते हैं। वनरेबल इमॉर्टल उन लोगों से कहता है कि ये टावर मेरे बाप ने खून पसीना बहा के बनाया था और इसके अंदर सूखी रोटी खा के उस शॉर्ट को सील किया था, लेकिन एक अनजान फिस्ट आया और इसे तोड़ दिया और हमारी शॉर्ट लेके चला गया। इसीलिए मैं तुम लोगों को एक काम देता हूँ कि चुपचाप लोअर वर्ल्ड के अंदर जाओ और पता लगाओ कि शॉर्ट कहाँ पे है और उसे फिर से वापस लेके आओ और जिस किसी ने भी ये हरकत करने की जरूरत की है उसकी हड्डियां तोड़ देना और उसे मार देना। इसी के बाद हम लोग चैंग को देखते हैं जिसको होश आता है और उसे याद आता है कि
खाली पेट होने की वजह से वो बेहोश हो गया था। तभी उसके सामने मिट्टी आके गिरती है और वो सोचता है कि चलो मिट्टी खा के पेट भर लेते हैं, लेकिन वो बाद में मिट्टी फेंक के कहता है कि मैं 21वीं सदी का बंदा हूँ, इतने बुरे दिन नहीं आए हैं कि मिट्टी खा के अपना पेट भरूंगा। जिसके बाद मिंग सोचता है कि चलो बाहर चल के कुछ खाना ही ढूंढ लेते हैं, शायद में कचड़े में कुछ मिल जाएगा। लेकिन वो जैसे ही अपनी डोमेन से बाहर हाथ रखता है तब उसे एक बहुत बड़ा झटका लगता है, जिससे उसे समझ में आ जाता है कि आसपास जरूर कोई ना कोई डीमन है। जिसके बाद मिंग को ये भी समझ में आ जाता है कि उसकी डोमेन उसके साथ आगे नहीं बढ़ेगी, वो एक ही जगह पे रुकी रहेगी। मिंग को फील्ड पॉइंट का इस्तेमाल करके ही अपने डोमेन को बढ़ाना पड़ेगा, तभी वो आगे बढ़ सकता है। चैंग अपने डोमेन से बाहर तो जा सकता है, लेकिन वो फिर महामहिम और गॉड नहीं रहेगा, कोई भी उसको आके पेल सकता है। इसीलिए मिंग को डोमेन के अंदर ही रहना पड़ेगा अगर वो महामहिम बने रहना चाहता है। लेकिन उसी टाइम पे चैंग को बाहर से कुछ आवाज आती है और अगले ही पल एक लड़की उड़ते हुए उसके पास आके गिरती है। हम लोग देखते हैं कि उस लड़की का नाम लिंग बाओ था और उसका पीछा एक ड्रैगन इविल क्लैन का नाम का एक बंदा कर रहा था जिसका नाम ली साओ था। और वो लिंग से कहता है कि तुम चुपचाप मेरे पास आ जाओ, नहीं तो मुझे बेफालतू में ही तुम्हें मारना पड़ेगा। लिंग उसे कहती है कि तुम्हारे पास कोई भी अधिकार नहीं है कि तुम मुझे मार सकते हो, नहीं तो मेरे डैडी का क्लैन तुम्हें तबाह कर देगा। वहीं पे चैंग जो पीछे खड़ा था वो अपने मन के अंदर सोचता है अच्छा तो यहाँ पे लड़ाई हो रही है, इसीलिए अच्छे बच्चे की तरह इनसे दूर ही रहता हूँ। लेकिन उसी टाइम पे उसे याद आता है कि इनके पास खाने के लिए कुछ हो सकता है और उसकी आंखों में आंसू आ जाते हैं। जिसके बाद मिंग लिंग से कहता है ओए ये मेरा इलाका है, यहाँ पे आए हो शोर मचाए हो तो फिर इसके बदले में तुम्हें मुझे थोड़ा सा खाना देना पड़ेगा, हो तो दे दो, भूखा हूँ। जिससे लिंग अपने मन के अंदर सोचती है ये पागल हो गया है क्या जो लीसाओ को उकसा रहा है खाना मांग के। लेकिन उसी टाइम पे लीसाओ आगे बढ़ता है जो कि लिंग को बालों से पकड़ लेता है और वो चैंग के ऊपर अपनी पावर से एक जोरदार अटैक करता है, जिससे चैंग की तरफ कुछ बहुत सा जाने लगता है। लेकिन वो जैसे ही उसकी डोमेन से टकराता है तो वो अटैक को ब्लॉक कर लेती है, जिससे मिंग को तो कुछ भी नहीं होता है। लेकिन वो लीसाओ से कहता है कि मैं तुम्हें मारना नहीं चाहता हूँ, लेकिन तुम मुझे मारना चाहते हो, ये तो गलत बात हुई, अब तुम्हें और खाना देना पड़ेगा। वह पे लिंग और लीसाओ अपने मन के अंदर सोचते हैं कि इसे अटैक की वजह से कुछ हुआ क्यों नहीं, ये तो नॉर्मल सा बंदा है, अब तक तो इसे मर जाना चाहिए था। फिर लीसाओ अपने मन के अंदर सोचता है कि इसने मेरे अटैक को ब्लॉक कर लिया है, इसीलिए अब तो इसे मरना ही पड़ेगा, इसके पास जीने की कोई भी वजह नहीं बची है। जिसके बाद चैंग लीसाओ से कहता है ओए स्कैरमैन, अगर तेरे पास हिम्मत है तो फिर तू मुझे मार के दिखा, मैं यहीं पे खड़ा हूँ, हिलूंगा भी नहीं। तो फिर लीसाओ अपने मन के अंदर सोचता है अच्छा ये बात है। इसके बाद वो भी अपनी एनर्जी को रिलीज करता है और वहां पे अपनी एनर्जी से एक वेपन को बना लेता है जो काफी शक्तिशाली था और उस वेपन को चैंग की तरफ फेंक देता है। वहीं पे चैंग अपने मन के अंदर सोचता है कि ये जैसे ही डोमेन के अंदर आया तो फिर इसकी जिंदगी मेरे हाथों में होगी। लेकिन चैंग अपने हाथ को ऊपर करता है और वो वेपन को पकड़ने के लिए तैयार हो जाता है। वहीं पे लिंग अपने मन के अंदर सोचती है कि ये पागल हो चुका है जो उस वेपन को अपने हाथों से रोकना चाहता है एक मॉडल होते हुए भी। वहीं पे ली चैंग के ऊपर हंसते हुए कहता है बेवकूफ कहीं के, क्या तुम्हें सच में लगता है कि तुम अपने छोटे मोटे हाथों से मेरे वेपन को रोक सकते हो, अगर वो तुम्हारी बॉडी से छू भी गया तो भी वो तुम्हारे चीथड़े उड़ा देगा। लेकिन चैंग अपने डोमेन के अंदर गॉड है, इसीलिए जैसे ही वो वेपन मिंग के साथ छूता है तो मिंग उसे आसानी के साथ रोक लेता है, जिससे लिंग काफी हैरान हो जाती है और सोचते हैं कि इसने इसे रोक कैसे लिया, वो भी 2 उंगलियों से। और वहीं पे ली साओ के पसीने छूटने लगते हैं ये सब होते हुए देख के। जिसके बाद चैंग उस वेपन के 2 टुकड़े करता है और उनमें से एक हिस्सा ली साओ के सर की तरफ फेंकता है जो उसके सर में घुसता है और वो एक ही झटके में मारा जाता है। चैंग जैसे ही ली साओ को मार गिराता है तो फिर उसे फील्ड पॉइंट मिलते हैं, वो भी 500। जिससे चैंग को समझ में आ जाता है कि अगर वो इमॉर्टल या फिर घोस्ट डीमन किसी को भी मारता है तो फिर उसे फील्ड पॉइंट मिलेंगे। जिसके बाद सिस्टम चैंग से पूछता है कि वो अपने डोमेन को बढ़ाना चाहता है, जिसके लिए चैंग मान जाता है। जिसके बाद चैंग की डोमेन को बढ़ा दिया जाता है और वो उसके पूरे घर को कवर कर लेती है, जिससे चैंग काफी खुश हो जाता है और वो लिंग को इग्नोर करते हुए ली साओ की बॉडी की तरफ चला जाता है स्टोरेज रिंग लेने के लिए। वहीं पे लिंग काफी ज्यादा हैरान होती है और वो सोचती है कि एक गोल्डन रियलम का बंदा एक नॉर्मल से मॉडल के द्वारा मार दिया गया, ये जरूर कोई ना कोई एक्सपर्ट होगा जो कि यहाँ पे चुप के रह रहा है। हम देखते हैं कि चैंग को स्टोरेज रिंग मिल तो गई थी लेकिन उसके पास जरा से भी कल्टीवेशन बेस नहीं थी। भले ही चैंग डोमेन के अंदर भगवान है लेकिन वो स्टोरेज रूम को खोल नहीं सकता था, इसलिए वो पीछे मुड़ के लिंग की तरफ देखता है और सोचता है कि इसी से खुलवा लेते हैं। लिंग जैसे ही चैंग को अपनी तरफ देखते हुए देखती है तो फिर वो चैंग को सब कुछ बता देती है कि वो शॉर्ट सेट के डिसाइपल है और उनकी एक बेटी भी, और उसके साथ कई सारे डिसाइपल यहाँ पे आए थे लेकिन ली साओ ने उनके ऊपर हमला किया और उन सभी को मार दिया, इसीलिए बाकी सारे डिसाइपल भी मर गए होंगे। इसके बाद लिंग चैंग को शुक्रिया कहती है उसकी जान बचाने के लिए। लिंग अपने मन के अंदर सोचती है कि चैंग ने बड़ी आसानी के साथ ली साओ को मार दिया जो कि गोल्डन रियलम पे था, इसीलिए चैंग को जरूर नासेंट सोल रियलम पे होना चाहिए जिसको हम लोग एनएस रियलम कहेंगे। लेकिन यूजो कॉन्टिनेंट के अंदर 100 साल से भी कोई भी एनएस लेवल का नहीं आया है, इसीलिए जरूर चैंग कोई ना कोई मास्टर होगा। खैर इसके बाद चैंग लिंग को वो स्टोरेज रिंग देता है और उसे कहता है क्या तुम इसके लिए मेरे लिए खोल दोगी, इसमें कई सारे आइटम्स होंगे जो मुझे चाहिए। लेकिन चैंग का असली मकसद तो खाना था। जिसके अगले सीन में हम लोग देखते हैं कि चैंग को उसकी मेहनत का फल मिल चुका था और उसे खाने के लिए एक चिकन मिल जाती है और वो अपने मन के अंदर सोचता है कि अगर वैसे ही वो फील्ड पॉइंट को इकट्ठा करता रहा तो फिर उसकी डोमेन पूरे एरिया को कवर कर लेगी, यानी कि पूरी दुनिया को। जिसके बाद वो इस पूरी दुनिया का इमॉर्टल बन जाएगा और उसे कोई भी नहीं हरा पाएगा, जिसके साथ वो अपने मास्टर को भी प्रोटेक्ट कर सकता है और शायद चैंग के पास 8 या 10 वाइफ भी हो सकती है। और वहीं पे लिंग पीछे खड़ी सोच रही थी कि इसको क्या हो गया, ये इतना खुश क्यों है। फिर हम लोग लिंग को देखते हैं जो अपने घुटनों पर बैठ जाती है और वो चैंग से कहती है सीनियर। हम लोग चैंग को देखते हैं जिसने बस 3 ही बाइट ली थी और वो लिंग से पूछता है कि क्या हो गया है। लिंग उसे कहती है कि तुमने मेरी जान बचाई है, इसलिए हम दोनों की किस्मत एक दूसरे से मिलना चाहती है, इसीलिए क्या सीनियर मुझको एक डिसाइपल के तौर पे एक्सेप्ट करेंगे। जिसपे चैंग काफी हैरान हो जाता है और कहता है अरे। जिसके बाद वो लिंग को मना कर देता है, लेकिन लिंग उसके पीछे ही पड़ जाती है और उसे कहती है कि तुम मुझे डिसाइपल के तौर पे एक्सेप्ट नहीं कर सकते हो, लेकिन तुमने मेरी जान बचाई है इसीलिए मैं रीपे करना चाहती हूँ, इसीलिए मैं तुम्हारे घर की नौकर बनके भी तुम्हारे लिए काम कर सकती हूँ। और वो अपने मन के अंदर सोचती है कि चैंग के पास बहुत ज्यादा माल है, इसीलिए मैं आसानी से चैंग को जाने नहीं दे सकती हूँ। लेकिन चैंग उसको डिसाइपल के तौर पे मना कर देता है और वो अपने मन के अंदर सोचता है कि अगर मैं इसे डिसाइपल के तौर पे ले भी लूं तो मैं इसे सिखाऊंगा क्या। पहले तो मैं ताश कुत्ते को खेलना सिखाया करता था, लेकिन मैं इसे ये भी नहीं
नहीं सिखा सकता हूँ, इसीलिए बेहतर यही होगा कि मैं लोगों को मिसलीड ना करूँ। लेकिन उसे बाद में याद आता है कि वो अपनी डोमेन से बाहर नहीं निकल सकता है, नहीं तो वो मारा जाएगा। और चैंग को किसी ऐसे की जरूरत थी जो उसके लिए खाना और पानी लेके आए बाहर से, नहीं तो वो यहीं पे भूखा मर जाएगा। उसी टाइम पे लिंग भी मासूमियत से चैंग की तरफ देखने लगती है और उसे कहती है प्लीज। इसीलिए चैंग अपने मन के अंदर सोचता है कि मुझे कोई टूल मिल रहा है जो बाहर से मेरे लिए खाना लेके आ सकता है, और वैसे भी मैं अपने डोमेन के अंदर महामहिम हूँ, मेरे जैसा शक्तिशाली इस डिसाइपल को और कोई भी नहीं मिलेगा। इसीलिए चैंग उसको एक्सेप्ट कर लेता है और वो लिंग से कहता है कि चैंग यहाँ पे 10,000 साल पुराने सेज ऑफ सिक्स पाथ को यहाँ पे पास करके आया है और वो एक इमोर्टल है। अगर लिंग उसको अपने मास्टर के तौर पे एक्सेप्ट करना चाहती है तो फिर उसको एक टेस्ट देना पड़ेगा, और जब लिंग उस टेस्ट को पास कर लेगी तब वो एक ऑफिशियल डिसाइपल बन जाएगी। इसलिए लिंग काफी खुश हो जाती है और वो अपना माथा चैंग के सामने टेक देती है और उसे कहती है कि उसे खुशी होगी। उसी टाइम पे सिस्टम चैंग को बताता है कि उसने लिंग को अपने डिसाइपल के तौर पे एक्सेप्ट कर लिया है, इसलिए उसको रिवॉर्ड के तौर पे 10 फील्ड पॉइंट दिए जाते हैं, जिसे चैंग खुशी के मारे उछलने लगता है और वो सोचता है कि डिसाइपल को एक्सेप्ट करके भी उसे रिवॉर्ड के तौर पे फील्ड पॉइंट मिल सकते हैं। लेकिन उसी टाइम पे लिंग आगे बढ़ती है जो कि चैंग को सूंघ के उसे कहती है कि तुम कितने दिन से नहीं नहाए हो। जिस पे चैंग आगे से कहता है कि फालतू की बकवास करना बंद करो और बाहर जाके बारिश हो रही है तो वहाँ पे बर्तन लगा दो और मेरे लिए नहाने का इंतजाम करो। जिसके बाद लिंग इंतजाम करने के लिए निकल जाती है और चैंग खुद को सूंघते हुए कहता है कि मैं सच में बदबू मार रहा हूँ। लेकिन जब वो खुद को सूंघता है तब वो कहता है कि हाँ थोड़ा बहुत, और इसके चेहरे से पता चल रहा है कि इसने कितने दिनों से नहीं नहाया था। उसी टाइम में हम लोग लिंग को देखते हैं जो कि बाहर नहाने का इंतजाम कर रही थी। तभी उसको सामने से एक डिमोनिक एनर्जी महसूस होती है और उसे पता चल जाता है कि सामने एक गोल्डन स्टेज का टाइगर डीमन है। इसीलिए वो भागते हुए चेंग के पास जाती है और उसे बता देती है कि बाहर एक डीमन है। लेकिन चेंग को जैसे ही पता चलता है कि वहाँ पे एक गोल्डन कोर स्टेज का डिमोनिक टाइगर है तो वो खुशी के मारे उछलने लगता है क्योंकि उसे कई सारे पॉइंट मिल सकते थे। इसलिए वो लिंग से कहता है कि चलो टाइगर हंटिंग का टाइम हो चुका है। उसी टाइम में हम लोग टाइगर डीमन को देखते हैं जो कि चेंग की इंटरनल बॉडी की वजह से सूंघते हुए यहाँ तक तो आ चुका था, लेकिन उसकी इतनी गीली हो चुकी थी डर के मारे क्योंकि उसने चेंग के दो लोगों को आसानी के साथ मारते हुए देख लिया था। इसीलिए वो बस दूर से खड़ा होकर चेंग की खुशबू ही ले रहा था। उसी टाइम में हम लोग चेंग को देखते हैं जो कि डोमेन के एकदम किनारे पे आ चुका था और वो अपने मन के अंदर सोचता है कि वो टाइगर डीमन को ललचाए तो ललचाए कैसे। जिसके बाद चेंग डोमेन से अपना हाथ बाहर निकालता है और उसकी खुशबू से जैसे ही टाइगर डीमन को उसकी नाक के अंदर पड़ती है तो वो दीवाना हो जाता है और सोचता है कि अब कंट्रोल नहीं होगा। इसके बाद वो भागते हुए चेंग की तरफ आगे बढ़ने लगता है। टाइगर डीमन चेंग के ऊपर अटैक करते हुए कहता है कि इससे कोई फर्क नहीं पड़ता है कि तुम कितने शक्तिशाली हो, भले ही मैं आज चाहे मर ही क्यों ना जाऊं लेकिन मैं तुम्हें खा के रहूंगा। लेकिन टाइगर डीमन जैसे ही डोमेन से टकराता है तो वो उसी जगह पे जाम हो जाता है और वो बेचारा हिल भी नहीं पाता है। चेंग उसे कहता है प्यारी किटी तुम्हारी किस्मत अच्छी नहीं थी कि तुमने मुझे खाने के लिए चुना, लेकिन आज मैं तुमको खाऊंगा। उसी टाइम पे लिंग अपनी स्वॉर्ड को बाहर निकालती है और वो अपने मन के अंदर सोचती है कि मैं इस टाइगर को मार के आज मास्टर को दिखा दूंगी कि मैं कितनी टैलेंटेड हूँ। लेकिन वो जैसे ही अपनी स्वॉर्ड टाइगर की बॉडी से टच करती है तब उसकी स्वॉर्ड के चिथड़े उड़ जाते हैं और उसका बेचारी का पोपट हो जाता है और वो मास्टर की तरफ उदास मुंह से देखने लगती है। तो फिर चेंग लिंग से उसकी स्वॉर्ड मांगता है और वो एक ही स्लैश मारता है और टाइगर के 2 टुकड़े कर देता है, जिसे लिंग काफी हैरान हो जाती है कि मास्टर ने एक ही झटके में टाइगर के 2 टुकड़े कर दिए। खैर चेंग के पास टाइगर को मारने की वजह से इतने पॉइंट हो चुके थे कि वो डोमेन को फिर से एक्सपैंड कर सकता था। जिसके बाद चेंग लिंग को उसकी स्वॉर्ड देता है और वो कहता है कि टाइगर की बॉडी को वो उसके हवाले छोड़ रहा है। लिंग जल्दी से टाइगर की बॉडी के टुकड़े टुकड़े करे और उसका मीट पका के चेंग को दे ताकि चेंग खा सके। उसी टाइम पे सिस्टम चेंग को बताता है कि वो डोमेन के 2.0 वर्जन का इस्तेमाल कर सकता है अपग्रेड करके, जिससे चेंग को ये एबिलिटी मिल जाएगी कि डोमेन के अंदर जितने भी लिविंग थिंग्स होंगे जैसे कि पेड़ बकरी बालू सब कुछ वो उनको कंट्रोल कर सकता है और उनकी ताकत को बढ़ा सकता है और घटा भी सकता है। लेकिन चेंग को अभी भी समझ में नहीं आया था कि वो लिविंग थिंग्स को कंट्रोल करके क्या ही हासिल कर लेगा। तो फिर सिस्टम उससे कहता है कि होस्ट अपग्रेड करके तो देखो तब तुम्हें पता चल जाएगा। तो फिर चेंग सिस्टम से कहता है कर दो भाई। जिसके बाद कुछ ही देर बाद सिस्टम जो है वो पूरे सिस्टम को अपग्रेड कर देता है और डोमेन को 2.0 कर देता है। जिसके बाद सिस्टम चेंग को बताता है कि वो इस डोमेन के अंदर क्या क्या कर सकता है। चेंग के पास जितने भी लिविंग थिंग्स होंगे वो उनकी ताकत को बढ़ा सकता है और उन्हें समझदारी विजडम दे सकता है, जिससे चेंग काफी ज्यादा खुश हो जाता है और सोचता है कि ये स्किल तो काफी ज्यादा कमाल की है। जिसके बाद वो लिंग से कहता है कि यहाँ पे एक घास का टुकड़ा लेके आना, और वो अपने मन के अंदर सोचता है कि चलो चेक ही कर लेते हैं कि ये फंक्शन कैसे काम करता है। जिसके बाद लिंग चेंग को आके घास देती है और चेंग जैसे ही घास को पकड़ता है तो फिर वो घास की कल्टीवेशन को बढ़ाना शुरू कर देता है, जिसको देखते हुए लिंग के मुंह से पानी आने लगता है और चेंग जैसे ही उसको देखता है तब वो हैरान हो जाता है और उसे पूछता है कि मुंह से पानी क्यों बह रहा है। जिसपे लिंग उसे बताती है कि उसने जो घास अभी पकड़ रखी थी वो नॉर्मल घास है, अब एल्जियर में बदल चुकी है जो कि हाई लेवल का हर्ब है। लेकिन चेंग लिंग को दूर करते हुए कहता है हटो हटो इसके पास नहीं आना है। जिसके बाद चेंग को अभी भी समझ में नहीं आया था कि फंक्शन कैसे काम करता है, लेकिन वो लगातार उस ग्रास को अपडेट करते रहता है। हम लोग देखते हैं कि चेंग ने उस ग्रास को इस हद तक कल्टीवेट करवा दिया था कि वो ग्रास एक छोटी सी फेरी में बदल जाता है, जिसको देख के लिंग काफी खुश हो जाती है और वो कहती है कि ये तो ट्रांसफॉर्म हो गई। लेकिन वो फेरी लिंग के ज्यादा बोलने की वजह से डर जाती है और वो चेंग के पीछे जाके छुप जाती है। चेंग लिंग से कहता है कि चिल्लाओ नहीं, देखो तुम उसको डरा दे रही हो। जिसके अगले सीन में हम लोग देखते हैं कि चेंग एक गेहूं के दाने को एक एल्जियर में बदल देता है जिसके अंदर लाइफ एसेंस की मात्रा बहुत ज्यादा थी। जिसके बाद वो एल्जियर को खाने के लिए लिंग को दे देता है, जिसको पाके लिंग काफी ज्यादा खुश हो जाती है और वो अपने मन के अंदर सोचती है कि उसका मास्टर बहुत कमाल का है, उसके पास एक नॉर्मल सी चीज भी आ जाए तो वो उसको कमाल के एल्जियर में बदल देती है। जिसके बाद लिंग जल्दी से उस एल्जियर को खा लेती है और वो जैसे ही उसको खाती है तो वो ब्रेक थ्रू कर जाती है। जिसके बाद लिंग वहीं पे बैठ जाती है और वो कल्टीवेट करके एसेंस को एब्जॉर्ब करने की कोशिश करने लगती है। चेंग अपने मन के अंदर सोचता है कि लिंग ने ब्रेक थ्रू कर लिया है तो फिर मुझे पॉइंट मिले हैं, अगर मैं इसी तरह से कई सारे डिसाइपल्स को अपना बना लूं तो फिर मुझे ज्यादा देर नहीं लगेगी इस दुनिया के ऊपर अपने डोमेन को फैलाने में, जिसके बाद मैं इस दुनिया का राजा बन जाऊंगा। उसी टाइम पे चेंग उस फेरी का नाम सौ बैन रख देता है। जिसके बाद चेंग अपने मन के अंदर सोचता है कि 2 वर्जन के सेकंड इन्फेक्शन क्या हो सकता है और उसकी एबिलिटी क्या होगी। लेकिन उसी टाइम पे चेंग को कुछ
महसूस होता है और उसी के सामने एक सॉर्ड आके गिरती है। वो लोग सोच ही रहे थे कि ये सॉर्ड आखिर है क्या चीज। उसी टाइम पे लिंग चैंग को बताती है कि ये इमोर्टल का ट्रेजर भी हो सकती है जो डायरेक्ट अपर वर्ल्ड से आया होगी। लेकिन चैंग को कुछ भी समझ में नहीं आता है कि इमोर्टल ट्रेजर क्या होता है। तो फिर लिंग उसे बताती है क्या तुम्हें पता नहीं कि कल रात किसी ने आसमान के ऊपर एक पंच मारा था और उस पंच ने अपर वर्ल्ड को चीर दिया था, इसीलिए वो ट्रेजर ऊपर से नीचे गिरा होगा। जिसमें चैंग कहता है कि ये तो बड़े दुख की बात है कि मैं अपनी आंखों से इसे देख नहीं सका। जिसके बाद चैंग आगे बढ़ता है जो कि उस सॉर्ड को ऊपर उठा लेता है और वो अपने मन के अंदर सोचता है कि इसके ऊपर तो जंग लगी हुई है और ये काफी कमजोर भी है, इसीलिए क्यों ना मैं अपनी स्किल का इस्तेमाल करके इसको अपग्रेड कर देता हूँ। जिसके बाद चैंग अपनी स्किल का यूज करता है और वो इमोर्टल सॉर्ड को एकदम नई नवेली बना देता है। यहाँ तक कि वो सॉर्ड भी काफी ज्यादा खुश हो जाती है। लेकिन चैंग अपने मन के अंदर सोचता है कि इसको रिपेयर करने के बावजूद ये शक्तिशाली तो हो गई है, लेकिन अगर मैं अपनी हल्की सी भी ताकत को बढ़ा दूं तो फिर इस सॉर्ड के टुकड़े टुकड़े हो जाएंगे। पता नहीं ये लोग इसके पीछे क्यों दीवाने हैं, जिससे वो सॉर्ड गुस्सा होने लगती है क्योंकि चैंग उसकी बेइज्जती जो कर रहा था। इसीलिए चैंग उस सॉर्ड को लिंग को दे देता है और उसे कहता है कि तुम इसे रख लो अगर ये तुम्हें इतनी पसंद आई है। लिंग जैसे ही उस सॉर्ड को अपने हाथों में पकड़ती है तब उसको महसूस होता है कि ये सॉर्ड सच में शक्तिशाली है, कि उस सॉर्ड के अंदर से एनर्जी का ड्रैगन भी बन रहा था और वो अपने मन के अंदर सोचती है कि मास्टर के रिपेयर करने के बाद ये और ज्यादा शक्तिशाली हो गई है। जिसके बाद वो खुशी के मारे रोते हुए चैंग से कहती है कि चैंग काफी ज्यादा दयालु है जो चैंग ने उसको ये सॉर्ड ऐसे ही दे दी। जिसके बाद लिंग अपने मन के अंदर सोचती है कि चैंग काफी दयालु है, इसीलिए वो हमेशा उसकी सेवा करती रहेगी। चैंग लिंग से कहता है कि चलो मैं तुम्हारी मदद कर देता हूँ थोड़ी साफ सफाई में। जिसके बाद चैंग अपनी डोमेन का इस्तेमाल करता है और पूरे एरिया को एक ही बार में चकाचक कर देता है, जिससे लिंग काफी हैरान हो जाती है क्योंकि उसे काफी मेहनत करनी पड़ती थी इस पूरे एरिया को साफ करने में, लेकिन चैंग ने बस चुटकी बजाते ही उसे साफ कर दिया। जिसके बाद वो दोनों ही अपने टेम्पल को इस तरह से चमकता हुआ देख के खुश हो जाते हैं। तभी चैंग देखता है कि सौ बैन सो चुकी थी और उसे समझ में नहीं आता है कि वो इतनी कमजोर कैसे हो सकती है कि वो थोड़ी ही देर में सो जाती है और उसे लगता है कि ट्रांसफॉर्मेशन करने की वजह से वो थोड़ा सा वीक पड़ गई है। लेकिन उसी टाइम पे हम लोग देखते हैं कि वहाँ पे टेम्पल को तोड़ते हुए ली बा टियान नाम का एक बंदा आता है जो कि गोल्डन कोड के 9th लेवल पे था और ये इविल ड्रैगन का लॉर्ड है जो कि वहाँ पे लिंग को ढूंढते हुए आया था और वो जैसे ही लिंग को जिंदा देखता है तो वो काफी गुस्सा हो जाता है। उसी टाइम पे वहाँ पे 2-3 लोग और आ जाते हैं जो कि ली साओ को ढूंढ रहे थे और ली साओ इन्हीं लोगों का आदमी था। वहीं पे लिंग डरते हुए चैंग को बताती है कि ये सभी लोग इविल ड्रैगन से हैं और ये सभी लोग बुरे लोग हैं और ये सभी लोग ली साओ का यहाँ पे बदला लेने के लिए आए हैं। बाटियान अपने मन के अंदर सोचता है कि ली साओ यहाँ से गायब है और जो इमोर्टल सॉर्ड है वो पहले ही शॉर्ट सेक्टर वालों के हाथों में जा चुकी है, लेकिन उसी टाइम पे वो डोमेन के अंदर थे इसीलिए वहाँ पे स्पिरिचुअल एनर्जी बहुत ज्यादा थी और उन्हें पूरा यकीन हो जाता है कि ये पूरी जगह स्पिरिचुअल लैंड के लिए ही बनी है, इसीलिए स्पिरिचुअल सॉर्ड यहाँ पे आके गिरी। उसी टाइम पे वहाँ पे घोस्ट बोन सेक्ट के लोग भी आ जाते हैं जिनके साथ उनका पैट्रियार्च कियान टू भी था और उसकी नजर जैसे ही चैंग के कंधे के ऊपर बैठी हुई सौ बैन के ऊपर पड़ती है तो वो अपने मन के अंदर सोचता है कि यहाँ पे स्पिरिचुअल ग्रास की ट्रांसफॉर्मेशन वाली फॉर्म भी है। यहाँ पे कई सारी ऐसी चीजें हैं जो कि ये पूरी जगह एक ही मॉडल लैंड में बदल जाती हैं, इसीलिए मैं इन सभी चीजों को रखने वाला हूँ। उसी टाइम पे बाटियान कियान टू के ऊपर अटैक करते हुए कहता है कि ये पूरी जगह मेरी है और यहाँ पे हर एक चीज भी मेरी है, इसीलिए अब तुम यहाँ से दफा हो सकते हो। कियान टू भी आगे से अपने वेपन को बाहर निकाल लेता है और वो कहता है कि ये जगह किसकी है अब तो सिर्फ फाइट करने से ही पता चलेगा। जिसके बाद वो दोनों एक दूसरे से फाइट करने के लिए रेडी हो ही रहे थे कि उसी टाइम पे वहाँ पे चैंग जाग उठता है और वो उन लोगों से कहता है कि तुम लोग पहले ही इस बात के ऊपर आ चुके हो कि कौन इस जगह को लेने वाला है, लेकिन क्या तुमने पहले इस बारे में जाना भी है कि ये जगह किसकी है? इस जगह का मालिक मैं हूँ और तुम लोग यहाँ से एक पत्ती भी नहीं ले जा सकते हो। बाटियान चैंग से कहता है कि तुम इस जगह के ओनर हो, जिसके बाद वो उनके ऊपर अटैक करते हुए कहता है कि ये पूरी जगह मेरी है और इस जगह का पूरा अधिकार मेरे पास है। उसी टाइम पे कियान टू भी आगे से हमला करते हुए कहता है कि ये पूरी जगह घोस्ट बोन वालों की है, यहाँ पे कोई भी अपना अधिकार नहीं जमा सकता है और वो दोनों ही चैंग को पूरी तरीके से इग्नोर कर रहे थे। चैंग अपने मन के अंदर सोचता है कि ये दोनों बुढ़े आपस में ही व्यस्त हैं, मैं अभी की अभी इन्हें पलक झपकते ही मार सकता हूँ, लेकिन ये दोनों अभी तक डोमेन के अंदर नहीं आए हैं इसीलिए मैं कुछ भी नहीं कर सकता हूँ। उसी टाइम पे लिंग उन दोनों बुढ़ों के ऊपर चिल्लाते हुए कहते हैं कि मास्टर का यहाँ पे होना ही बहुत खतरनाक है और शाओलिन पहले ही यहाँ पे मारा जा चुका है, जिससे बाटियान काफी ज्यादा हैरान हो जाता है और वो चैंग से पूछता है क्या तुमने सच में उसे मार दिया? जिसपे चैंग आगे से कहता है कि वो कुछ ज्यादा ही उड़ रहा था इसीलिए मैंने उसे मार दिया है, लेकिन बाटियान को चैंग की बातों के ऊपर विश्वास नहीं होता है। जिसके बाद वो नीचे उतर आता है और वो चैंग से कहता है कि तुम झूठ बोल रहे हो। जिसके बाद वो अपने पास से एक सील को बाहर निकालता है और वो बताता है कि उसने कई सारे लोगों की जिंदगियां ली है इस सील को बनाने के लिए और उसने इतने ज्यादा लोगों को मारा है कि उसे भी नहीं पता है कि उसने कितने खून किए हैं। उसी टाइम पे कियान भी आगे बढ़ता है, जिसके बाद वो दोनों एक साथ चैंग के ऊपर हमला करने के लिए आगे बढ़ने लगते हैं। चैंग अपने मन के अंदर कहता है कि बहुत सही, दोनों के दोनों आ जाओ, लेकिन उसी टाइम पे हम लोग निंग को देखते हैं जो कि इस बात से नाराज हो जाती है कि वो दोनों मिलकर चैंग की बेइज्जती कर रहे थे। जिसके बाद निंग चैंग को बताती है कि बाटियान की वजह से ही उसके सारे साथी मारे गए थे और ली साओ को बाटियान ने ही उनके पीछे भेजा था। बाटियान लिंग से कहता है क्या उसको ऐसा लगता है कि अगर लिंग शॉर्ट सेट की बेटी है तो फिर वो उसको नहीं मारेगा। इसके बाद बाटियान अपनी सील का यूज करता है और उसके साथ वो लिंग के ऊपर हमला कर देता है। वहीं पे चैंग अपनी डोमेन की पावर का यूज करते हुए सोचता है कि डोमेन के अंदर वो हर किसी चीज को कंट्रोल कर सकता है, फिर वो चाहे सील हो या फिर किसी की कल्टीवेशन। हम देखते हैं कि चैंग अपनी डोमेन की पावर का इस्तेमाल करता है और वो सील को एक ही बार में धुएं की तरह गायब कर देता है। जिसके बाद चैंग बाटियान की जितनी भी कल्टीवेशन थी उसको भी मिटा देता है और उसे नॉन कल्टीवेटर कल्टीवेटर बना देता है, जिसे बाटियान और उसके सारे साथी हैरान हो जाते हैं कि उन सभी की कल्टीवेशन कहाँ पे चली गई। जिसके बाद चैंग लिंग से कहता है कि वो सभी लोग कल्टीवेशन के बिना कुछ भी नहीं है, अब वो सभी की रिफाइनिंग पे आ चुके हैं और तुम जाके उन्हें आसानी के साथ मार सकती हो। कियान चैंग की ताकत को देख के काफी हैरान हो चुका था कि चैंग ने इतनी आसानी के साथ नासन रियलम्स के कल्टीवेटर्स को बेकल्टिवेटर बना दिया है और कियान को डर लगने लगता है कि अगर वो फिर से नीचे गया तो चैंग उसकी भी कल्टीवेशन को मिटा देगा। बाटियान चैंग से कहता है कि तुमने हमें धोखा दिया है ये दिखा के कि तुम कल्टीवेट नहीं कर सकते हो, लेकिन तुम असल में नासन सोल रियलम पे हो। जिसपे चैंग आगे से मुस्कुराते हुए कहता है कि तख्ता पलट चुका है इसीलिए अब तुम कुछ भी कह सकते हो लेकिन सच नहीं बदलेगा। इसके
बाद चैंग लिंग से कहता है कि जाओ और जाके अपना बदला ले लो, जिसपे लिंग भागते हुए उनकी तरफ जाने लगती है और वो कहती है यस मास्टर, अभी मैं इनके टुकड़े टुकड़े कर देती हूँ। इसके बाद लिंग अपनी इमोर्टल स्वॉर्ड को बाहर निकालती है और वो बाटियान से कहती है कि मैं अपने भाइयों और बहनों की बदला लूंगी जो तुमने उन्हें मार दिया था। लेकिन बाटियान को पूरा यकीन था कि भले ही वो की रिवाइनिंग पे आ चुका है, लेकिन उसके पास इतना एक्सपीरियंस है और इतनी ताकत है कि वो आसानी के साथ लिंग को मार सकता है। इसके बाद बाटियान अपने आर्मर को बाहर निकालता है और वो फाइट के लिए रेडी हो जाता है। लेकिन बाटियान को पता ही नहीं था कि लिंग गोल्डन कोर रियलम पे आ चुकी है और साथ ही में उसके हाथों में इमोर्टल स्वॉर्ड है। इसके बाद लिंग इमोर्टल स्वॉर्ड का इस्तेमाल करते हैं और सामने की तरफ एक स्लैश मारती है और उस स्लैश में इतना ज्यादा दम था कि वो बाटियान के सिर्फ जूतों को छोड़ता है और उसके पूरे शरीर को निगल जाता है। जिसकी ताकत को देख के तो लिंग भी घबरा जाती है और वो सोचती है कि ये तो अच्छी तो है लेकिन कुछ ज्यादा ही डरावनी है। वहीं पे कियान अपने मन के अंदर सोचता है कि उस लड़की के हाथों में जरूर हेवनली ट्रेजर होगा, तभी वो इतना ताकतवर स्लैश कर पाई है और इतनी दूरी से मैं आसानी से उसके ऊपर अटैक कर सकता हूँ और उसके पास फाइट बैक करने का भी टाइम नहीं होगा। जिसके बाद मैं वो स्वॉर्ड लेके यहाँ से भाग जाऊंगा, जिसके बाद मेरा घोस्ट बोन सेट काफी ज्यादा ऊंचे दर्जे में आ जाएगा। और कियान ये सब सोचते हुए अपनी पैनी मुस्कान दे ही रहा था कि तभी उसको चैंग का भयानक ऑरा महसूस होता है और उसे याद आता है कि वो चैंग के बारे में भूल ही चुका था। अगर कियान ने 1 इंच भी आगे अपना कदम बढ़ा दिया होता तो चैंग ने उसे वहीं पे खत्म कर दिया होता। इसीलिए कियान सोचता है कि उसे अभी के लिए यहाँ से कल्टी मार लेनी चाहिए और कुछ दिनों बाद वो अपने पूरे सेक्ट के साथ आएगा स्वॉर्ड को लेने और चैंग को मारने के लिए। जिसके बाद वो लोग वहाँ से जा ही रहे थे कि तभी हम लोग लिंग को देखते हैं जो कि मुस्कुराते हुए कहते हैं कि मास्टर अभी भी यहाँ पे कई सारे बुरे लोग बचे हुए हैं। जिसके बाद लिंग उनकी तरफ बढ़ते हुए कहती है कि डरो नहीं, पास ही में रहो, मैं बड़े प्यार से मारूंगी। वो सभी जैसे ही लिंग को अपनी तरफ आते हुए देखते हैं तो तुरंत वहाँ से भागने लगते हैं। लेकिन उसी टाइम पे लिंग स्वॉर्ड का इस्तेमाल किसी तीर की तरह करती है और वो स्यूं स्यूं करके ऊपर की तरफ एनर्जी को शूट करती है। वो एनर्जी जैसे ही उन लोगों से टकराती है तो फिर वो फलों की तरह नीचे गिरने लगते हैं। लिंग जैसे ही उन लोगों को मारती है तो जो फील्ड पॉइंट है वो सभी चैंग को मिलते हैं, जिसे चैंग को समझ में आ जाता है कि अगर लिंग उसकी तरफ से किसी को मारती है तो उसे फील्ड पॉइंट मिलेंगे। खैर चैंग फील्ड पॉइंट का तुरंत यूज कर लेता है और अपने डोमेन के साइज को बढ़ा देता है, जिससे जो बेचारे वहां से भागने की कोशिश कर रहे थे वो बेचारे भागे नहीं पाते हैं और वहीं पे कैद हो जाते हैं। जिसके बाद लिंग फिर से चैंग के पास आती है और वो बड़े प्यार से कहती है कि घोस्ट बोन वाले काफी ईवल लोग हैं, वो जिंदा इंसानों को रिफाइन करते हैं और उन्हें घोस्ट स्लेव में बदल देते हैं, इसलिए उनका पूरा सेट ईवल सेट है। इसलिए मास्टर चलो हम लोग स्वॉर्ड से उनके टुकड़े टुकड़े कर देते हैं। कियान जैसे ही ये सभी बातें सुनता है तो वो लिंग से कहता है कि झूठ बोलना बंद करो, क्या हमको मरवाओगी? तो फिर कियान उड़ते हुए आता है और वो अपने घुटनों पर बैठ जाता है और वो बड़े प्यार से चैंग को मक्खन लगाते हुए कहता है सीनियर, हम तो बड़े प्यार से लोगों को पकड़ते हैं और बड़ी मेहनत से उन्हें रिफाइन करते हैं, जिसके बाद उन्हें स्लेव बना देते हैं, अब इसमें हमारा क्या कसूर है? जिसके बाद कियान अपने लोगों से कहता है आओ रे, और वो सभी बैठ जाते हैं और चैंग के सामने अपने घुटनों पर बैठ के उसे माफी मांगने लगते हैं और उससे कहते हैं कि एक बार हमें बस यहाँ से जाने दे दो, जिसके बाद हम लोग अच्छे इंसान बन जाएंगे। और उन सभी की मीठी मीठी बातें सुन के चैंग को ऐसा महसूस होने लगता है कि वो यहाँ पे गिल्टी है। खैर चैंग उनके ऊपर जरा सी भी दया नहीं खाता है और उनसे कहता है क्या तुम्हें लगता है कि मैं अंधा हूँ? इसके बाद कियान अपने लोगों से कहता है कि दाल नहीं गली है, एक साथ उसके ऊपर हमला कर दो। जिसके बाद वो सभी लोग एक साथ आगे बढ़ते हैं और चैंग के ऊपर हमला कर देते हैं। लेकिन चैंग ने भी कच्ची गोलियां नहीं खेली थी, वो अपनी डोमेन की पावर का इस्तेमाल करता है और एक ही बार में उन सभी की गर्दनें उड़ा देता है और उसे काफी सारे फील्ड पॉइंट भी मिल जाते हैं। लेकिन कियान इसी मौके का फायदा उठाता है और वो तुरंत डोमेन से बाहर निकल जाता है। लिंग चैंग को बताती है कि अगर कियान यहाँ से भाग गया तो फिर वो किसी को भी इमोर्टल ट्रेजर के बारे में बता सकता है, जिससे कई सारे लोग यहाँ पे ट्रेजर को लेने के लिए आएंगे और वो आपका शिकार शुरू कर देंगे। चैंग अपने मन के अंदर सोचता है कि मैं क्या करूँ, अगर वो लोग ज्यादा तादाद में नहीं आए तो फिर मुझे फील्ड पॉइंट नहीं मिलेंगे, इसीलिए उसे जाने दो। फिर हम लोग घोस्ट बोन सेट को देखते हैं जहाँ पे कियान ये प्लानिंग बना रहा था कि वो चैंग से बदला कैसे लेगा और स्वॉर्ड को कैसे वापस करेगा। उसी टाइम पे वहाँ पे एक बंदा भागते हुए आता है जो कि कियान को बताता है कि 5 साल पहले जो उनके इंसेक्टर इमोर्टल बन चुके थे वो फिर से वापस आ गए हैं, लेकिन सेट के अंदर कोई भी नहीं था, इसीलिए वो लोग वहाँ पे इंतजार कर रहे हैं और सीनियर कुछ ज्यादा ही गुस्से में है। जैसे कियान भी काफी ज्यादा हैरान हो जाता है कि उसका इंसेक्टर अपर वर्ल्ड से नीचे क्यों आ गया है। तो मैं उम्मीद करता हूँ कि तुम लोगों को याद होगा कि वनरेबल जनरल ने 12 के 12 जनरल यहाँ पे नीचे आए हैं, इसलिए इंसेक्टर उनमें से एक है घोस्ट बोन वालों का। लेकिन कियान इस बात से काफी खुश हो जाता है क्योंकि उसको एक मौका मिल चुका है चैंग को मारने का। जिसके बाद वो सभी लोग भागते हुए अपने इंसेक्टर को ग्रेड करने के लिए जाते हैं। तो फिर इंसेक्टर वहाँ पे अपनी एनर्जी को रिलीज कर रहा था और उसकी एनर्जी इतनी ज्यादा थी कि कियान के पसीने छूटने लगते हैं और वो अपने मन के अंदर सोचता है कि अगर इंसेक्टर इमॉर्टल वर्ल्ड से नीचे आ गए हैं तो फिर लोअर वर्ल्ड के अंदर ऐसा कोई भी नहीं होगा जो कि घोस्ट बोन सेक्ट वालों के खिलाफ कुछ कर सके और घोस्ट बोन सेक्ट पूरी दुनिया के ऊपर डोमिनेट कर सकता है। लेकिन इंसेक्टर उसकी मन की बात पढ़ लेता है और उसे बताता है कि वो यहाँ पे अकेला नहीं आया है, 12 के 12 इमॉर्टल जनरल्स वो सभी एक साथ नीचे आए हैं और उन सभी को एक बहुत जरूरी काम दिया गया है। अगर वो काम पूरा नहीं हुआ तो उन सभी की जानें ले ली जाएंगी और वो काम होता है होली स्वॉर्ड को ढूंढ के निकालना, यानी कि इमॉर्टल स्वॉर्ड को। इंसेक्टर कियान को बताता है कि कुछ ही दिनों पहले यहाँ पे एक बहुत बड़ा धमाका हुआ था जिससे अपर वर्ल्ड का रास्ता खुल चुका था और होली स्वॉर्ड नीचे आके गिरी थी, इसीलिए अगर होली स्वॉर्ड उन्हें नहीं मिलती है तो सभी इमॉर्टल एक साथ मिलकर उस पूरी दुनिया को तबाह कर देंगे। जिस पे कियान आगे से बताता है कि उसे पता है कि होली स्वॉर्ड कहाँ पे है। तो फिर इंसेक्टर चिल्ला के पूछता है कि जल्दी से बताओ कहाँ पे है। तो फिर कियान उन्हें बता देता है कि इमॉर्टल स्वॉर्ड इमॉर्टल टेंपल के अंदर है, यानी कि चैंग डोमेन के अंदर। उसी टाइम पे हम लोग चैंग और लिंग को देखते हैं जहाँ पे लिंग ने उसके लिए सूप बनाया था। लिंग चैंग से पूछती है कि सूप कैसा बना है, जिस पे चैंग आगे से कहता है बढ़िया तो है, बस अगली बार नमक डालना मत भूलना। खैर इसके बाद चैंग बिना नमक का सूप पीते हुए सोचता है कि वो डोमेन के अंदर बाहुबली है, वो किसी को भी श्यू श्यू करके मार सकता है। लेकिन जैसे ही वो डोमेन से बाहर जाता है तब वो इतना कमजोर बन सकता है कि वो लिंग को भी प्रोटेक्ट नहीं कर सकता है। इसीलिए चैंग अपने मन के अंदर सोचता है कि यहाँ पे कोई ऐसा तरीका हो सकता है जिससे लिंग की कल्टीवेशन को जल्दी बढ़ाया जा सके। और थोड़ा सा दिमाग चलाने के बाद उसे याद आता है कि जैसे उसने 100 वाइन की टेक्निक को बढ़ा दिया था उसकी एनर्जी को बढ़ा के, उसी तरह से वो लिंग के ऊपर भी उसकी कल्टीवेशन बढ़ा सकता है क्योंकि वो सभी लोग डोमेन के
अंदर ही है। इसीलिए चैंग काफी खुश हो जाता है, जिसके बाद वो लिंक को पकड़ता है और उसे अपने साथ ले जाने लगता है और उसे बताता है कि उसे एक ऐसी टेक्निक के बारे में पता चला है जिससे कि लिंक की कल्टीवेशन काफी ज्यादा बढ़ जाएगी। जिसके बाद चैंग लिंक को पकड़ के उसे कहता है कि ये कल्टीवेशन का तरीका थोड़ा सा दर्दनाक हो सकता है क्योंकि ये पहली बार है, लेकिन अगर लिंक उस दर्द को सहन कर लेगी तो उसे थोड़ी देर बाद अच्छा लगने लगेगा, जैसे कि वो हेवन में है। जिसे लिंक शर्माने लगती है और वो अपना दिमाग चलाते हुए सोचती है पेनफुल पहली बार, जिसके बाद हेवन में, और उसका शैतानी दिमाग ये सोच लेता है कि चैंग वहाँ पे डुअल कल्टीवेशन के बारे में बात कर रहा है। इसीलिए वो शर्माते हुए कहती है कि ये थोड़ा सा दर्दनाक हो सकता है, लेकिन मैं रेडी हूँ। चैंग उसे कहता है कि ये भी मेरा पहली बार है। इस पे लिंक शर्माते हुए उसे मारने लगती है और कहती है कि मुझे शर्म आ रही है, लेकिन चैंग उसे कहता है कि शर्म को मारो गोली, हम लोग शुरू करने वाले हैं। जिसके बाद लिंक भी रेडी हो जाती है और वो कहती है या आई एम रेडी, लेट्स गो। लेकिन चैंग आगे से टेक्निक को यूज करते हुए उसे बताता है कि उसे अपने दिमाग सही सलामत रखना होगा, नहीं तो उसकी जिंदगी चली जाएगी। जिससे लिंक काफी हैरान हो जाती है कि चैंग डुअल कल्टीवेशन के बारे में बात नहीं कर रहा था, इसलिए वो उसे कुछ कहने ही वाली थी कि उससे पहले ही चैंग उसके सर को पकड़ता है और वो अपने टेक्निक को शुरू कर देता है और वो लिंक की बॉडी के अंदर अपनी एनर्जी को ट्रांसफर करने लगता है, जिससे लिंक को काफी तेज दर्द होने लगता है उस तरीके से और वो चीखने और चिल्लाने लगती है। लेकिन तभी सिस्टम चैंग को बताता है कि लिंक के अंदर जरा से भी इंप्रूवमेंट नहीं दिख रही है, इसलिए चैंग सोचता है कि उसे अपनी एनर्जी को बढ़ाना पड़ेगा। जिसके बाद वो अपनी एनर्जी को बढ़ा देता है और जल्दी जल्दी लिंक के अंदर एनर्जी को ट्रांसफर करना शुरू कर देता है, जिससे लिंक को और भी ज्यादा दर्द होने लगता है और वो और जोरों से चिल्लाने लगती है। लेकिन चैंग अपनी एनर्जी को रोकता नहीं है और उसे और ज्यादा बढ़ा देता है, जिससे लिंक और ज्यादा चिल्लाने लगती है और वैसे वाले एक्सप्रेशन देने लगती है और सोचती है कि उसकी बॉडी अब इसे और ज्यादा नहीं झेल सकती है और कुछ ही देर में वो एनर्जी के कारण फट जाएगी। जिसपे चैंग लिंक से कहता है कि उसे कोई ना कोई रीजन ढूंढना ही पड़ेगा कि वो ताकतवर क्यों बनना चाहती है, वो ताकतवर किस लिए बनना चाहती है। जिसपे लिंक को याद आता है कि वो अपनी स्वॉर्ड एकेडमी के लिए ताकतवर बनना चाहती थी ताकि वो उसे सपोर्ट कर सके, क्योंकि उसके पास जरा सा भी टैलेंट नहीं है और उसके फादर हमेशा उसे कहा करते थे कि वो बिना टैलेंट के पैदा हुई है, वो यूजलेस है। लेकिन इसके बावजूद उसके फादर उसे काफी पसंद करते थे, इसीलिए लिंक को उसका रीजन मिल जाता है कि वो अपनी स्वॉर्ड एकेडमी को इनहेरिट करना चाहती है और वो उससे पहले नहीं मर सकती है और उसे चैंग के साथ अभी पूरी दुनिया घूमनी है, इसीलिए वो ऐसे तो नहीं मरने वाली है। इसके बाद वो सारी एनर्जी को एब्जॉर्ब कर लेती है। उसी टाइम पे हम लोग आसमान से एक बिजली नीचे गिरते हुए देखते हैं, जो कि डोमेन के ऊपर गिरती है लेकिन डोमेन के अंदर नहीं जाती है और हमें पता चलता है कि ये थंडर सुप्रीम है और ये किसी की भी कल्टीवेशन बढ़ा सकती है और ये चैंग के ऊपर काफी जोरों से गुस्सा है क्योंकि चैंग इसकी पावर को बिना किसी इजाजत के यूज कर रहा था। खैर ये सुप्रीम थंडर साइड कैरेक्टर है, इसीलिए चैंग का कुछ भी नहीं उखाड़ सकती है। इसके बाद चैंग लिंक को अपनी गोद में उठा लेता है और वो अपने मन के अंदर सोचता है कि यहाँ पे 9 लेवल्स होते हैं, लेकिन लिंक की जो क्वालिफिकेशन है वो चैंग की एबिलिटी की वजह से काफी ज्यादा बढ़ गई है। इसीलिए चैंग सोचता है कि पता नहीं लिंक की क्वालिफिकेशन किस हद तक आगे बढ़ गई है। उसी टाइम पे हम लोग सुप्रीम थंडर को देखते हैं, जो कि उन दोनों के इस तरह से प्यार मीठी बातें करते हुए देख के गुस्सा हो चुका था। इसीलिए वो जंगल के बीच में अपनी थंडर गिराता है, जिससे वो सभी को बता देता है कि उसकी पावर को किसी ने इनहेरिट किया है। बेसिकली सुप्रीम थंडर चैंग के लिए गड्ढा खोद रही थी, क्योंकि अगर किसी को भी पता चल गया कि लिंक ने सुप्रीम थंडर की इनहेरिट हासिल की है, इसलिए कई सारे डीमन लिंक को लेने के लिए जाएंगे ताकि वो उसे अपने डिसाइपल बना सके और उसके लिए उन्हें चैंग से फाइट करनी पड़ेगी। उसी टाइम पे हम लोग 3 डीमन किंग को देखते हैं, जिनमें से पहली फॉक्स डीमन थी और ये नासेंट सोल रियलम पे है और इसका नाम होंग ही है। उसी के पीछे हम लोग 2 और डीमन किंग को देखते हैं, जिनमें से बुल वाले का नाम था टोबा और ये भी सोल नासेंट रियलम पे है। उसी के पीछे हम लोग आखिरी डीमन किंग को देखते हैं और इसका नाम है स्नेक इनवर्स और ये भी सोल नासेंट रियलम पे है। उसी टाइम पे उन तीनों की नजर लिंक के ऊपर पड़ती है, जो कि सुप्रीम थंडर के पास जा रही थी उसकी पावर को एब्जॉर्ब करने के लिए, जिसको भाई बेसिकली चैंग ने समन किया था। उन तीनों की नजर जैसे ही लिंक के ऊपर पड़ती है तो वो तीनों उसी की तरफ आगे बढ़ने लगते हैं ताकि वो तीनों उनमें से कोई एक लिंक को अपना डिसाइपल बना सके। उसी टाइम हम लोग सुप्रीम थंडर को देखते हैं, जो कि चैंग के ऊपर गुस्सा हो जाती है और उसे कहती है कि तुमने चीटिंग की है, अगली बार बुलाया तो तुम्हें मार दूंगी। हम देखते हैं कि वो तीनों जैसे ही चैंग की डोमेन के पास पहुंचते हैं तब उन्हें दिखाई देता है कि लिंक बैठ के कल्टीवेट कर रही थी और उसकी जितनी भी एबिलिटीज थी वो सभी हाई क्वालिटी पे जा चुकी थी और उसकी क्वालिफिकेशन काफी ज्यादा हाई चुकी थी और लिंक अभी 18 साल की थी और वो जैसे जैसे बड़ी होती जाएगी तो फिर उसकी जो पावर है वो और भी ज्यादा बढ़ती जाएगी। इसीलिए वो तीनों आपस में कहते हैं कि उन्हें हेवनली शॉट नहीं चाहिए, अब वो लोग सिर्फ लिंक को चाहते हैं, क्योंकि अगर वो लोग लिंक को अपना डिसाइपल बना लेंगे तो ये और ज्यादा अच्छी बात रहेगी। उसी टाइम पे लिंक जैसे जैसे कल्टीवेट करके वो ब्रेक थ्रू कर रही थी तो फिर चैंग को लगातार फील्ड पॉइंट मिलते हुए जा रहे थे और उसे करीब कम से कम 10-15 हजार फील्ड पॉइंट मिल चुके थे। जिसके बाद वो दोनों चुपचाप आके घास के पीछे छुप जाते हैं और आपस में बात करते हुए कहते हैं कि ये अभी सिर्फ कल्टीवेट कर रही है, लेकिन कल्टीवेट करते हुए इसकी क्वालिटी और ज्यादा बढ़ती जा रही है। होंग उन दोनों से कहती है कि मैं और ज्यादा रुक नहीं सकती हूँ, मुझे ये लड़की चाहिए। जिसके बाद वो तुरंत लिंक की तरफ आगे बढ़ने लगती है, लेकिन उसी टाइम पे टोबा उसकी पूंछ पकड़ लेता है और उसे कहता है कि मुझको भी वो चाहिए, मैं चाहता हूँ कि वो मुझे अपना मास्टर बने। होंग उसे कहती है कि तुम्हारा जैसा बुल डीमन उसे क्या सिखाएगा। जिसके बाद वो दोनों आपस में ही लड़ने लगते हैं, ये कहते हुए कि वो मेरी है। लेकिन उसी टाइम पे स्नेक आगे बढ़ता है और वो कहता है कि तुम लोग लड़ते रहो, मैं उसे अपना बना लूंगा। लेकिन होंग तुरंत अपनी फॉक्स फॉर्म में आ जाती है, जो उसके ऊपर हमला कर देती है। तो फिर स्नेक भी अपनी स्नेक फॉर्म में आ जाता है और वो दोनों आपस में लड़ने लगते हैं। इसीलिए टोबा भी अपनी बुल फॉर्म में आ जाता है, लेकिन वो उन दोनों से लड़ता नहीं है और उनसे कहता है क्यों ना हम लोग चल के उस लड़की से ही पूछ लेते हैं कि वो किसकी डिसाइपल बनना चाहती है, बेफालतू में लड़ने का कोई भी फायदा नहीं है। उसी टाइम पे हम लोग लिंक को देखते हैं, जिसको होश आ चुका था। चैंग उसके सर को सहलाते हुए कहता है कि ये बहुत अच्छी बात है कि तुम गोल्डन कोर की पीक रियलम पे ब्रेक थ्रू कर चुकी हो और तुमने जो कुछ भी हासिल किया है ये तुम्हारी खुद की मेहनत पे है। जिससे लिंक काफी ज्यादा खुश हो जाती है और वो सोचते हैं कि गोल्डन कोर रियलम की पीक इस लेवल पे तो मेरे सेट के एल्डर रहते हैं। जिसके बाद लिंक वहां से जा ही रही थी कि तभी चैंग उसे 3-4 स्टोरेज रिंग देता है और उसे कहता है कि ये तुम्हारा रिवॉर्ड है कि तुमने काफी अच्छे से लेवल अप किया है और इसी के साथ इसके अंदर जितने भी रिसोर्स है तुम उनका इस्तेमाल कर सकती हो। जिससे लिंक और ज्यादा खुश हो जाती है और वो सोचती है कि उसका मास्टर कितना ज्यादा अच्छा है जो उसको सब कुछ फ्री में ही दे देता है। लेकिन चैंग कोने में जाके सोचता है कि वो इन सभी रिसोर्स का इस्तेमाल खुद नहीं कर सकता है, क्योंकि वो डोमेन के अंदर खुद ब खुद
एक गॉड है। लेकिन उसी टाइम पे वो तीनों डीमन लिंक से कहते हैं छोटी लड़की यहाँ पे देखो। सबसे पहले टोबा आगे बढ़ता है जो कि अपने बारे में लिंक को सब कुछ बता देता है कि वो फॉरबिडन डीमन किंग है। जिसके बाद वो अपने पास से 3 गोल्डन पेटल निकालता है जो कि एसेंस होती है और वो लिंक बताता है कि अगर वो इनको एब्जॉर्ब कर लेगी तो उसकी बॉडी टेम्पर हो जाएगी और वो आसानी के साथ नासन सोल्ट रियलम के अंदर चली जाएगी। लेकिन स्नेक टोबा को साइड में कर देता है और उससे कहता है कि ये सिर्फ 3 ही पेटल्स हैं, तुम इनका इस्तेमाल क्या ही करोगी। जिसके बाद स्नेक अपने पास से अपना ट्रेजर बाहर निकालता है जो कि होता है गोल्डन फ्रूट और ये फ्रूट को उगने में कम से कम 10,000 साल लगते हैं क्योंकि ये फ्रूट सिर्फ अपर वर्ल्ड में ही मिलता है और इसको यूज करने के बाद बॉडी टेम्पर हो जाती है और वो हमेशा के लिए जवान ही रहती है। स्नेक लिंक से कहता है कि अगर वो स्नेक को अपना मास्टर मान लेगी तो फिर वो उसे ये रिवॉर्ड के तौर पे दे देगा। वहीं पे चैंग अपने मन के अंदर सोचता है कि इमोर्टल फ्रूट काफी ज्यादा कीमती होता है, शायद मुझे ये छीन लेना चाहिए। लिंक अपने मन के अंदर सोचती है कि अगर मैं इस इमोर्टल फ्रूट को खा लेती हूँ तो मैं हमेशा के लिए जवान रहूंगी। जिसके बाद वो इस बारे में सोचने लगती है कि उसे स्नेक के ऑफर को एक्सेप्ट कर लेना चाहिए। लेकिन उसी टाइम पे होंग हंसते हुए कहती है कि स्नेक तुम्हारा रिवॉर्ड तो काफी अच्छा है, लेकिन अगर लिंक मुझे अपनी डिसाइपर के तौर पे एक्सेप्ट करती है तो फिर वो मुझे फॉलो करेगी जिससे वो हमारे सबसे फेमस एशियन फॉक्स क्लैन को ज्वाइन कर सकती है, जिसके साथ वो वहाँ पे ट्रेनिंग करेगी और उसके पास ये मौका रहेगा कि वो आगे जाके एक इमोर्टल भी बन सकती है। जिससे वो दोनों काफी ज्यादा हैरान हो जाते हैं और सोचते हैं कि होंग के गिफ्ट के सामने हमारे गिफ्ट की तो कोई भी औकात नहीं है। लेकिन लिंक आगे से उन तीनों को ही मना कर देती है जिससे वो तीनों हैरान हो जाते हैं। जिसके बाद लिंक अपनी नाक ऊंची करके उन तीनों को बताती है कि उसके पास पहले से ही एक मास्टर है और अगर वो अपने इस मास्टर को फॉलो करती है तब उसके लिए इमोर्टल बनना चुटकियों का खेल है। होंग लिंक से पूछती है तो फिर तुम्हारा मास्टर कौन है, जिसपे चैंग आगे से कहता है अपन है रे। लेकिन होंग उसे कहती है कि तुम्हारे पास कोई कल्टीवेशन भी नहीं है और तुम एक नॉर्मल से इंसान हो और तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई कि कोई गोल्डन कोर पीक का बंदा तुम्हें अपना मास्टर मान सके। वहीं पे स्नेक होंग से कहता है कि ये बस एक चींटी है, इसे मार देते हैं जिसके बाद हम लोग बाद में डिसाइड कर लेंगे कि वो लड़की किसको अपना मास्टर मानती है। उसी टाइम पे टोबा अपनी पावर्स को रिलीज करते हुए कहता है कि अगर तुम उसके मास्टर हो तो फिर क्या तुम मुझे दिखा सकते हो कि तुम्हारे पास कितनी स्ट्रेंथ है। तो फिर चैंग आगे से कहता है कि अगर ऐसी बात है तो फिर आ जाओ, देखते हैं कि डीमंस के अंदर कितना दम होता है। जिसके बाद टोबा अपनी एनर्जी को निकालते हुए चैंग के ऊपर एक जोरदार हमला कर देता है और उसे कहता है कि मेरी एक उंगली तुम्हें पाउडर में बदल देगी। वहीं पे स्नेक अपनी मन के अंदर सोचता है कि इस सांड ने अपनी ताकत को बढ़ा लिया है चुपके से और मुझे पता भी नहीं चला। होंग अपने मन के अंदर सोचती है कि इसने मेरी स्पॉटलाइट ले ली, नहीं तो मैं अपने डिसाइपल के सामने कूल बन सकती थी। लेकिन जब टोबा चैंग के ऊपर हमला करता है तब चैंग अपनी एक जगह से भी नहीं हिला था और चैंग उससे कहता है क्या हुआ सांड, क्या कुछ खाया नहीं हो जो तुम मुझे 1 इंच भी नहीं हिला सके। और चैंग की ताकत को देख के वो तीनों ही काफी ज्यादा हैरान हो चुके थे और सोचते हैं कि अब ये कौन आ गया। इसके बाद चैंग उन दोनों से कहता है कि अब मेरे बारे में क्या ख्याल है, क्या मैं भी थोड़ी सी ताकत आजमा लूं। इसके बाद चैंग अपनी एक उंगली से टोबा के ऊपर अटैक करता है तो टोबा के सीने के अंदर एक छेद हो जाता है, जिसको देख के इसने काफी हैरान हो जाता है और वो सोचता है कि इसने एक उंगली से टोबा के सीने के अंदर छेद कर दिया, ये काफी ताकतवर है। होंग अपने मन के अंदर सोचते हैं कि इसकी पावर लेवल मुझसे ज्यादा होगी, इसलिए ये टोबा को इतनी बुरी तरीके से घायल कर पाया है। जिसके बाद चैंग उन लोगों से कहता है कि तुम दोनों भी ट्राई क्यों नहीं कर लेते हो, मैं अभी भी यहीं पे हूँ। इस पे वो दोनों भाई नाना करने लगते हैं। तो फिर चैंग उन लोगों से पूछता है कि अब क्या ख्याल है, क्या मैं लिंक के लिए क्वालिफाइड मास्टर हूँ। जिसपे वो दोनों अपने घुटनों पर बैठ जाते हैं और आगे से कहते हैं कि हम तो मजाक कर रहे थे, हम लोग तो चीटी हैं, हम लोग कहाँ से किसी मास्टर के लिए क्वालिफाइड हो सकते हैं। इसने आगे से कहता है कि हमने आपको परेशान किया है, इसलिए आपको ये फ्रूट के बारे में क्या ख्याल है, आप इसको रख सकते हैं। चैंग अपने मन के अंदर सोचता है कि इसने काफी अच्छा और समझदार है, इसे अच्छे से पता था कि मेरे पास कुछ भी नहीं है, इसलिए इसने मुझे फ्रूट का लालच दिया ताकि मैं इसकी साइड हो जाऊं। और चैंग अपने मन के अंदर सोचता है कि मेरे पास अभी कुछ भी नहीं है, क्यों ना मैं इन तीनों को अपने पास रख लेता हूँ, जिससे ये मेरे बाहर वाले काम कर देंगे। इस पे चैंग आगे से इमोर्टल फ्रूट को एक्सेप्ट कर लेता है और वो स्नेक से पूछता है कि उसको ये इमोर्टल फ्रूट कहाँ पे मिला है। जिसपे स्नेक आगे से बताता है कि ये इमोर्टल फ्रूट 3000 साल पहले पाइथन सेक्टर ने लिया था एशियंट बोन्स माउंटेन के अंदर से, जो कि फॉरबिडन एरिया के 3000 किलोमीटर के अंदर के दायरे में आता है। और ये फ्रूट तब तोड़ लिया गया था जब वो इमोर्टल ट्री सबकी नजर में आया था और उस अकेले इमोर्टल ट्री को छोड़ के इस पूरे लोअर वर्ल्ड के अंदर ऐसा ट्री और कहीं भी नहीं पाया जाएगा, क्योंकि ऐसे ट्री सिर्फ अपर वर्ल्ड में उग पाते हैं। लेकिन चैंग अपनी इस सोच में पड़ जाता है कि ऐसी कोई चीजें इस दुनिया में होती भी है जो कि फॉरबिडन एरिया के अंदर आती है और उसे लगता है कि जरूर इमोर्टल वहाँ पे कोई ना कोई छुपा हुआ होगा जो कि फॉरबिडन एरिया के अंदर रह रहा है। वहीं पे स्नेक अपने मन के अंदर सोचता है कि चैंग ने इमोर्टल फ्रूट को ले लिया है और उसने साथ में अपने सेट के बारे में भी बता दिया है जो कि काफी बड़ा सेट है, इसीलिए चैंग उसको जरूर बख्श देगा। जिसके बाद चैंग सबसे पहले लिंक के पास जाता है और उसे कहता है कि तुम इस फ्रूट को खा लो, लेकिन इसका जो बीज होगा वो तुम मुझे दे देना। जिसके बाद लिंक चैंग को शुक्रिया कहती है और उस फ्रूट को खा जाती है। चैंग अपने मन के अंदर सोचता है कि ये तो बिल्कुल मेटावर्स की तरह हो रहा है कि ये फ्रूट सिर्फ अपर वर्ल्ड में उगेगा, लेकिन इसकी पावर कुछ ज्यादा ही है, ये नॉर्मल बॉडी को इमोर्टल बॉडी में बदल भी सकता है। जिसके बाद लिंक उस फ्रूट को खा लेती है और उसका जो कोर था वो चैंग को वापस कर देती है। चैंग अपने मन के अंदर सोचता है कि इस फ्रूट को जरूर डोमेन के अंदर उग जाना चाहिए। जिसके बाद वो उस कोर को जमीन के अंदर डाल देता है। स्नेक आगे से कहता है मास्टर वो जो फ्रूट है ना वो सिर्फ अपर वर्ल्ड में उगता है, क्योंकि उसके लिए वातावरण काफी ज्यादा जरूरी होता है, बीज को बोने से फल नहीं उगेगा और न ही पेड़ बाहर आएगा। होंग अपने मन के अंदर सोचती है कि उसने उसे बोया भी नहीं है, बस ऊपर से ही डाल दिया है। लेकिन उसी टाइम वहाँ पे रोशनी चमकती है और वो तीनों काफी ज्यादा हैरान हो जाते हैं कि पेड़ 1 सेकंड में उग भी गया, उसके ऊपर कली भी आ गई और साथ ही में फल भी आ गया। इसके बाद चैंग उन तीनों से कहता है कि तुमने मुझे ये फ्रूट तो दिया है, लेकिन जो क्राइम तुम लोगों ने किया था ये उसकी भरपाई नहीं कर पाएगा, इसीलिए क्या तुम तीनों मुझे बता सकते हो कि मुझे तुम्हारे साथ क्या करना चाहिए। जिससे वो तीनों फिर से डर जाते हैं और रोने गाने लगते हैं और चैंग से कहते हैं कि हमें बख्श दो, हम यहाँ से भाग जाएंगे, फिर लौट के कभी भी नहीं आएंगे, या फिर उन्हें जीने का बस एक और मौका दे दिया जाए। चैंग उन लोगों से कहता है कि अगर ऐसी बात है तो फिर मैं तुम लोगों को एक चांस देता हूँ, तुम लोग मुझे अपने आप को सबमिट कर दो या फिर यहीं पे मारे जाओ। और वो अपने मन के अंदर सोचता है कि मेरी एक्टिंग इतनी भी बुरी नहीं है, शायद से ये लोग मान जाएंगे। लेकिन वो तीनों इतना ज्यादा डर चुके थे कि वो तुरंत अपना सर नीचे झुका
लेते हैं और चैंग को अपने मास्टर मानने के लिए राजी हो जाते हैं। चैंग उन लोगों से कहता है कि ये बहुत अच्छी बात है कि तुम लोग मुझे फ्यूचर में मास्टर कहने वाले हो, इसीलिए मैं तुम लोगों को बुरी तरीके से ट्रीट नहीं करूंगा बल्कि गिफ्ट में दूंगा। इसके बाद चैंग अपनी पावर्स का इस्तेमाल करता है और वो उन तीनों की क्वालिफिकेशन को बढ़ाने लगता है और उनकी कल्टीवेशन को बढ़ाना शुरू कर देता है। जिसके बाद वहाँ पे सुप्रीम थंडर फिर से आती है, जो कि चैंग को जैसे ही देखते हैं तो वो गुस्सा हो जाती है और कहती है कि साले तुमने मुझे फिर से बुला लिया। पिछली बार तुमने 1% का इस्तेमाल किया था मेरी पावर को एब्जॉर्ब करने के लिए, लेकिन इस बार तुम एक साथ 3 को इस्तेमाल करने वाले हो। ये बहुत क्रूअल है, लेकिन सुप्रीम थंडर सिर्फ साइड कैरेक्टर है, वो क्या ही कर सकती है। इसीलिए वो फिर से नीचे आती है और उन तीनों की क्वालिफिकेशन को बढ़ाने लगती है। लेकिन चैंग उन लोगों से कहता है कि अभी इतना डरो नहीं, अभी तो बिजली का तूफान आना बाकी है। इसके बाद वो अपनी ताकत को और बढ़ाता है, जिससे थंडर और ज्यादा बढ़ जाती है और वो टोबा की इंजरी को भी हील करना शुरू कर देती है। जिसके बाद सुप्रीम थंडर वहां से जाते हुए कहती है कि साले अगली बार मैं तुझे मार दूंगी। इसके बाद वो तीनों चैंग को शुक्रिया कहते हैं उनकी क्वालिफिकेशन को बढ़ाने के लिए। चैंग उन लोगों से पूछता है कि जरा बताओ तो तुम लोगों ने कितना अपग्रेड किया है। स्नेक आगे से अपने पास से एक क्वालिफिकेशन स्टोन निकालता है और वो बताता है कि ये हमारे ग्रेड के हिसाब से रंग चेंज करता है। हमारे पास कल्टीवेशन में 9th ग्रेड होते हैं, इसलिए इस स्टोन के कलर के भी 9th ग्रेड है। रेड, ऑरेंज, ग्रीन, ब्लू, येलो, इंडिगो, पर्पल, ब्लैक एंड ग्लो। रेड कलर फर्स्ट ग्रेड को आधारित करता है और गोल्ड कलर 9th ग्रेड को। इसके बाद वो तीनों अपने क्वालिफिकेशन को चेक करते हैं, तब वो स्टोन ब्लैक का हो जाता है, यानी कि ये लोग 8th ग्रेड पे हैं और ये लोग पहले 6th ग्रेड पे थे। जिसके बाद वो सभी खुशी के मारे नाचने और गाने लगते हैं और कहते हैं कि मैं तो 8th ग्रेड पे आ गया। लेकिन चैंग उन लोगों से कहता है कि ये तो बस शुरुआत है, अगर तुम तीनों मुझे फॉलो करते हो तो फिर फ्यूचर में मैं तुम तीनों को 9th ग्रेड का भी बना दूंगा। वहीं पे लिंक अपने मन के अंदर सोचते हैं कि पता नहीं मेरी क्वालिफिकेशन क्या होगी, आपने मेरी पावर भी तो बढ़ाई थी। हॉन्ग जल्दी से आगे बढ़ती है और वो लिंक को स्टोन देते हुए कहती है कि तुम इसका इस्तेमाल कर सकती हो। वहीं पे चैंग अपने मन के अंदर सोचता है कि उसने जब इन तीनों डीमंस की पावर को बढ़ाना शुरू किया था तब उसने काफी अच्छे से ध्यान दिया था कि वो सभी चीजों के ऊपर ध्यान दे और सभी लिविंग थिंग्स का यूज करे। लेकिन जब उसने लिंक की पावर को बढ़ाना शुरू किया था तब उसने जरा सा भी ध्यान नहीं दिया था और वो लगातार अपनी पावर को यूज करते हुए चला गया था। इसीलिए चैंग को भी नहीं पता था कि लिंक का क्वालिफिकेशन लेवल क्या होगा। जिसके बाद लिंक उस स्टोन को अपने हाथों में लेती है तो उसका कलर चेंज होकर पहले रेड होता है, जिसके बाद वो सभी कलर चेंज होते हुए आखिर में गोल्ड हो जाता है। इसीलिए सभी को यकीन हो जाता है कि लिंक की क्वालिफिकेशन 9th ग्रेड की है। लेकिन अचानक से वो पत्थर फिर से नॉर्मल हो जाता है और वो अपने सारे कलर को छोड़ देता है, जिससे वो दोनों डीमंस भी काफी ज्यादा हैरान हो चुके थे, क्योंकि पत्थर का कलर से गायब हो जाना ये कुछ ज्यादा ही अजीब था। इसीलिए सभी लोगों को यकीन हो जाता है कि लिंक के पास कोई भी कल्टीवेशन नहीं है। इसीलिए लिंक का भी आगे से रोने वाला मुंह बन जाता है, जिसके बाद वो चैंग के सामने रोना शुरू कर देती है और उससे कहती है मास्टर मेरी कल्टीवेशन चली गई। जिसपे स्नेक आगे से कहता है कि ऐसा भी हो सकता है कि लिंक की क्वालिफिकेशन अभी इमॉर्टल होगी और शायद से लिंक इमॉर्टल बन चुकी है। जिसपे लिंक आगे से एक्साइटेड हो जाती है और वो कहती है मास्टर तो फिर क्या मेरी क्वालिफिकेशन एक इमॉर्टल वाली हुई। जिसपे चैंग उसे कहता है कि ज्यादा उड़ो नहीं, ये बस छोटा सा इमॉर्टल क्वालिफिकेशन ही है। जिसपे चैंग उन लोगों को बताता है कि अपर वर्ल्ड के अंदर 9th ग्रेड के ऊपर भी कुछ ज्यादा क्वालिफिकेशंस होती हैं जो कि इमॉर्टल के ऊपर होती हैं। इसीलिए लिंक की क्वालिफिकेशन अभी एक इमॉर्टल की है और वो स्टोन इसे पता नहीं लगा पाया होगा। चैंग उन तीनों से वादा करता है कि अगर वो तीनों इसे फ्यूचर में इसी तरह से फॉलो करते रहेंगे तो इन तीनों के लिए इमॉर्टलिटी में जाना नामुमकिन नहीं होगा। वो तीनों भी अपने मन के अंदर यही सोचते हैं कि चैंग को बहुत ज्यादा नॉलेज है अपर वर्ल्ड के बारे में, इसीलिए चैंग जरूर अपर वर्ल्ड से ही आया होगा और वो तीनों उसे फॉलो करने के लिए मान जाते हैं। जिससे चैंग अपने मन के अंदर सोचता है कि मैं तो एक्टिंग करने में कुछ ज्यादा ही बादशाह हूँ, शाहरुख खान को हटा के मुझे रख लेना चाहिए। उसी टाइम पे स्नेक उन लोगों से कहता है कि लिंक पहले ही एक इमॉर्टल बनने के लिए क्वालिफाइड हो चुकी है, इसलिए स्नेक यहाँ से जिनपा माउंटेन जाना चाहता है क्योंकि वहाँ पे ड्रैगन टर्की किंग रहता है और वो उसका इस्तेमाल लिंक को ऑफर करने के लिए करेगा। लेकिन उन दोनों को पता ही नहीं था कि असल में ड्रैगन टर्की किंग क्या होता है। जिसपे हॉन्ग उन दोनों को बताती है कि इमॉर्टल टर्की किंग असल में एक इमॉर्टल बेस्ड है जिसकी ब्लड लाइन किसी के अंदर है और उसका मीट काफी ज्यादा डिलीशियस होता है। इसलिए लिंक और मास्टर उसे खा लेंगे तो वो उनके लिए ज्यादा फायदेमंद रहेगा। जिसकी बातें सुन के लिंक के मुंह के अंदर पानी आ जाता है और वो चैंग से पूछती है क्या मैं लेके आ जाऊं। जिसपे चैंग उसे कहता है हाँ तुम जाओ, तुम लाने में ज्यादा बेहतर रहोगी। उसी टाइम में हम लोग कियान और उसके 2-3 चमचों को देखते हैं जो कि लिंक के ऊपर नजर रखे हुए थे। हम लोग देखते हैं कि लिंक उन दोनों बिस्ट को पकड़ लेती है जो कि असल में मुर्गी थी और वो शॉर्ट के ऊपर खड़ी होकर पूरी स्पीड के साथ इमॉर्टल टेंपल की तरफ आगे बढ़ रही थी। उसी टाइम पे कियान और उसके 2-3 चमचे एक साथ लिंक के ऊपर हमला कर देते हैं और उससे कहते हैं और लिंक को चारों तरफ से घेर लेते हैं और उससे कहते हैं कि अगर तुम इमॉर्टल ट्रेजर हमारे हवाले कर देती हो तो फिर हम तुम्हारी बॉडी को बिना कुछ करे यहाँ से जाने देंगे। लिंक को एक ही झटके में पता चल जाता है कि जितने भी कल्टीवेटर्स यहाँ पे आए हुए हैं वो सभी सोल नासेंट रियलम पे हैं। इसके बाद लिंक कियान से कहती है कि कियान भूल चुका है कि वो कैसे डर के मारे यहाँ से भाग चुका था और उसके अंदर अभी भी इतनी हिम्मत बची हुई है कि वो दोबारा यहाँ पे चला आया है। और लिंक अपने मन के अंदर सोचती है कि वो अभी के लिए इन सभी के साथ एक साथ फाइट नहीं कर सकती है, इसीलिए उसको तुरंत यहाँ से भागना होगा, नहीं तो वो मारी भी जा सकती है। लेकिन कियान आगे से अपने वेपन को बाहर निकालता है और वो लिंक के ऊपर हमला करके कहता है कि तुम्हें मारने के बाद मैं तुम्हें स्लेव बना लूंगा, जिसके बाद शॉर्ट के साथ मैं तुम्हारे मास्टर को भी उसको एक घोस्ट स्लेव बना लूंगा। लेकिन तभी हम लोग देखते हैं कि वो शॉर्ट गुस्से में आ जाती है, जिसके बाद वो आगे बढ़ती है और वो लिंक को एक गोल्डन कोर में कवर कर लेती है, जिससे कियान के अटैक का असर लिंक के ऊपर बिल्कुल भी नहीं होता है और वो सभी लोग हैरान हो जाते हैं कि कियान कुछ दिनों पहले फाउंडेशन बिल्डिंग के अंदर थी, लेकिन वो कुछ ही दिनों के अंदर गोल्डन कोर रियलम की पीक पे आ चुकी है। और उनके जो एल्डर थे वो आपस में बात करते हुए कहते हैं कि इसका टैलेंट कुछ ज्यादा ही भयानक है और इसने ऊपर से हमारे सेट के खिलाफ गर्ज रखा हुआ है। अगर ये फ्यूचर में और ज्यादा ताकतवर हो जाती है तो इससे हमारे सेट को काफी ज्यादा खतरा होगा। इसीलिए वो दोनों कियान से कहते हैं कि जल्दी से उसे मार दो और शॉर्ट को अपने हवाले कर लो। जिसके बाद कियान अपनी पावर को रिलीज करता है और वो लिंक के ऊपर पूरी ताकत से अटैक करने को आगे बढ़ता है। लेकिन इमॉर्टल शॉर्ट जल्दी से आगे बढ़ती है और वो कियान के अटैक को ब्लॉक कर लेती है। इसके बाद कियान मौका देख के तुरंत वहां से भाग जाती है और सोचती है कि उसे तुरंत यहाँ से भागना पड़ेगा। लेकिन कियान इस बात से काफी ज्यादा हैरान हो चुका था कि लिंक ने उसके फुल पावरफुल अटैक को इतनी आसानी के साथ ब्लॉक कर लिया, जिसके बाद वो उसका पीछा करने लगता है। लेकिन इधर हम लोग देखते हैं कि वो तीनों मस्त बैठ के
गेम खेल रहे थे जहाँ पे वो तीनों तो लगातार हारते हुए जा रहे थे, लेकिन चैंग बार बार जीतता जा रहा था और वो खुद को कूल समझ रहा था। उसी टाइम पे चैंग उन लोगों से पूछता है कि लिंग को आने में और कितना देर लगेगा, उसे तो अब तक आ जाना चाहिए था। इस पे होंग आगे से कहती है कि वो बस आती ही होगी, माउंटेन ज्यादा दूर नहीं है। लेकिन अचानक से उसे महसूस होता है कि लिंग की जो ब्रेथ है वो धीरे धीरे करके कम होने लगी है। चैंग आगे से कहता है कि मुझे लिंग की इतनी चिंता क्यों हो रही है, वो पहले ही गोल्डन पीक रियलम पे आ चुकी है। जब तक उसका सामना किसी नासेंट सोल रियलम वाले बंदे से नहीं हो जाता है तब तक उसे कुछ भी नहीं होगा। लेकिन उसी टाइम पे वो तीनों अपने मन के अंदर सोच रहे थे कि उन्हें बता देना चाहिए कि लिंग की जो ब्रेथ है वो धीरे धीरे करके कम होने लगी है, शायद से वो खतरे में है। लेकिन होंग अपने मन के अंदर सोचते हैं कि शायद से मास्टर इस बात की उम्मीद कर रहे हैं कि लिंग उन सभी चीजों को खुद ही संभाल लेगी। उसी टाइम पे हम लोग लिंग को देखते हैं जो कि भागते हुए टेंपल के पास ही आ चुकी थी और वो थोड़ा सा खुश हो जाती है। लेकिन उसी टाइम पे हम लोग देखते हैं कि कोई लिंग के ऊपर एक जोरदार पाम अटैक करता है, जिससे लिंग काफी ज्यादा घायल हो जाती है और वो नीचे गिर जाती है। हमें पता चलता है कि लिंग के ऊपर अटैक करने वाली असल में एक लीडर थी जो कि घोस्ट बन सेक्ट की एक सुप्रीम एल्डर थी और वो बताती है कि लिंग उसके पाम के नीचे है, भले ही वो मरी ना हो लेकिन वो ज्यादा देर तक जिंदा नहीं रहेगी। जिसके बाद वो कियान से कहती है कि वो जल्दी से जाके ट्रेजर को ले ले और उसकी सोल को वापस ले जाए उसे एक घोस्ट स्लेव बनाने के लिए। लेकिन उसी टाइम पे हम लोग शॉर्ट को देखते हैं जो कि तुरंत वहां से भागने की कोशिश करने लगती है, लेकिन वो लड़की जल्दी से आगे बढ़ती है और वो शॉर्ट को पकड़ लेती है और उसे भी शॉर्ट की भयानक ताकत महसूस होती है और वो सोचती है कि लिंग ने अभी तक इसे कैसे रोक रखा था। उसी टाइम पे हम लोग कियान को देखते हैं जो कि लिंग के पास जाता है और वो उसे कहता है कि अब तुम मर सकती हो। इसके बाद वो लिंग के ऊपर हमला करता है और हम लोग देखते हैं कि किसी का खून उठता है, लेकिन हमें बाद में पता चलता है कि वो खून असल में कियान का ही था। दरअसल वहाँ पे वो तीनों डीमन आ चुके थे और हाँ, कियान के ऊपर हमला करते हुए कहती है कि तुम्हें किसने हिम्मत दी है कि तुम मास्टर की डिसाइपल के ऊपर हमला कर सकते हो। टोबा अपनी पावर को रिलीज करते हुए कहता है कि तुमने मास्टर की शिष्य को हाथ लगाया है, अब मास्टर तुम्हारी जान ले लेंगे। उसी टाइम पे वहाँ पे स्नेक भी आ जाता है जो कि कियान से कहता है कि ऐसा लगता है कि तुम ज्यादा जीना नहीं चाहते हो। उसी टाइम पे लिंग को होश आ जाता है जो कि होंग से पूछती है क्या मास्टर ने उसे यहाँ पे आने के लिए कहा था, जिसपे होंग बताती है कि हाँ, मास्टर ने ही कहा था और उसी ने ऑर्डर दिए थे। हमें बाद में पता चलता है कि होंग ने ज्यादा वेट नहीं किया था और उसने तुरंत ही बता दिया था कि भले ही लिंग के लिए ये टेस्ट हो लेकिन तभी उसे इतना आगे बढ़ने की जरूरत नहीं है और उसकी ब्रेथ कमजोर से कमजोर होती जा रही है। इसीलिए चैंग ने उन्हें तुरंत ऑर्डर दे दिया था कि वो जाके लिंग को देखें कि उसकी हालत कैसी है। इधर हम देखते हैं कि कियान उन तीनों डीमन से कहता है कि यहाँ पे 3 सुप्रीम एल्डर है और उनके होते हुए उनमें से कोई भी कियान को नहीं मार सकेगा। उसी टाइम पे वो लड़की भी आगे से कहती है कि मैं यहाँ की सुप्रीम एल्डर हूँ और मेरे होते हुए मेरे सेट को कोई भी कुछ नहीं कर सकता है। उसी टाइम पे हम लोग चैंग को देखते हैं जो कि माइक से चिल्ला के कहता है कि जल्दी हटो वहाँ से और जिस किसी ने भी मेरे लोगों को छूने की जरूरत की है उन्हें मार दो। फिर हम लोग देखते हैं कि टोबा और स्नेक दोनों अपनी डीमन फॉर्म में आ जाते हैं और उसी के साथ टोबा सुप्रीम एल्डर के ऊपर एक जोरदार अटैक करता है और उसकी ब्रूटल फोर्स की वजह से सुप्रीम एल्डर पीछे खिसक जाती है। इधर हम लोग चैंग को देखते हैं जो खुद को दोष देने लगता है कि उसे लिंग को वहाँ पे भेजने ही नहीं देना चाहिए था, नहीं तो लिंग को इस तरह की चीजें सहनी न पड़ती। और वो अपने मन के अंदर सोचता है कि वो एक लूजर है, उसके पास एक्सटर्नल बॉडी है, अगर वो थोड़ा सा भी कल्टीवेट कर पाता तो फिर वो लिंग को प्रोटेक्ट कर सकता था और ओल्ड मैन को भी। उसके जैसा लूजर कुछ भी नहीं कर सकता है। लेकिन बाद में चैंग खुद को थप्पड़ मार के याद दिलाता है कि अभी समय खुद को कोसने का नहीं है, उसे तुरंत के तुरंत अपने डोमेन को एक्सपैंड करना होगा ताकि वो सभी की रक्षा कर सके। इसके बाद चैंग वहाँ पे फील्ड पॉइंट का इस्तेमाल करता है और वो अपने डोमेन के साइज को बढ़ा कर देता है। उसी टाइम पे हम लोग कियान को देखते हैं जो कि अपने मन के अंदर सोचता है कि उसके पास यहाँ पे 3 सुप्रीम एल्डर हैं जिनके साथ वो अभी तक बैटल को होल्ड करे हुए हैं, नहीं तो वो अपनी गोल्डन कोर पीक रियलम के साथ भी इस बैटल को एक सेकंड के लिए रोक भी ना पाता। उसी टाइम पे हम लोग देखते हैं कि वो तीनों डीमन धकाधक एक दूसरे के साथ फाइट कर रहे थे और जितने भी सुप्रीम एल्डर थे उन सभी को धूल चटा रहे थे। उसी टाइम पे हम लोग देखते हैं कि डोमेन के बड़े हो जाने की वजह से लिंग एक कोर के अंदर आ चुकी थी, लेकिन उसी टाइम पे कियान शॉट लेके आगे बढ़ता है और वो अपने मन के अंदर सोचता है कि वो तीनों डीमन लिंग को बचाने की कोशिश कर रहे हैं। अगर कियान उसे बंदी बना लेता है तो फिर वो आसानी के साथ उन तीनों डीमंस को कंट्रोल कर लेगा और उन्हें मार देगा। लेकिन उसी टाइम पे चैंग उसको आगे बढ़ते हुए देख लेता है और वो तुरंत आगे की तरफ बढ़ता है और वहीं से चिल्ला के कहता है कि बुढ़े, तुझे किसने इतनी हिम्मत दी है कि तू इतना आगे बढ़ चुका है। जिसे कियान काफी ज्यादा घबरा जाता है और वो सोचता है कि ये साला कब यहाँ पे पहुंच चुका, मैंने तो इसकी ब्रेथ को महसूस ही नहीं कर पाया। उसी टाइम पे इमोर्टल शॉट भी आगे बढ़ती है जो कि अपनी शेप को चेंज कर लेती है और वो एक ग्लव में बदल जाती है जिसको चैंग अपने हाथों में पहन लेता है। जिसके बाद चैंग उसकी थोड़ी सी तारीफ कर देता है और कहता है कि तुम तो मेरे मन को भी रीड कर सकती हो, मुझे लगा कि मैं तुमको ग्लव की तरह इस्तेमाल कर सकता हूँ। जिसे वो शॉट थोड़ा सा खुश हो जाती है, लेकिन चैंग उसकी बेइज्जती भी कर देता है कि मैंने तुमको गलत समझ लिया, तुम उतनी ताकतवर नहीं हो। कियान जैसे ही देखता है कि चैंग इमोर्टल शॉट की शेप और उसकी विल को भी कंट्रोल कर सकता है तब उसकी फट जाती है और सोचता है कि भागने का टाइम आ चुका है। लेकिन चैंग उसे कहता है कि तुम कहाँ पे भाग रहे हो मेरे लोगों को इतना ज्यादा नुकसान पहुंचाने के बाद। जिसके बाद चैंग कियान के ऊपर इतनी जोर से घूसा मारता है और वो इतनी ज्यादा पावर को रिलीज करता है कि कियान की बॉडी के चीथड़े उड़ जाते हैं और उसकी बॉडी का एक कतरा भी नहीं बचता है। जिसके बाद चैंग कियान को इसी तरह से खत्म कर देता है और वो लिंग की बॉडी लेके फिर से वापस जाने लगता है। लेकिन हम लोग देखते हैं कि कियान अभी तक मारा नहीं था, उसकी भले ही बॉडी चिथड़े उड़ चुकी है और उसकी बॉडी न बची हो, लेकिन उसकी सोल अभी भी बच चुकी होगी और उसे मन में ये लगता है कि जो चैंग है उसकी सोल को सेंस नहीं कर पा रहा है, इसीलिए वो अभी तक इतनी जिंदा है। लेकिन बाद में उसे पछतावा होने लगता है कि उसने हजारों साल की कल्टीवेशन को ऐसे ही जाया कर दिया, क्योंकि बॉडी के चले जाने के बाद वो बस सोल ही बचा है, उसके पास कोई भी कल्टीवेशन नहीं है। लेकिन उसी टाइम पे कियान को इंटरनल बॉडी की महक आती है और जब वो पीछे मुड़ के देखता है तब उसे पता चलता है कि चैंग के पास इंटरनल बॉडी है और उसे याद था कि जो भी इंटरनल बॉडी वाले ओनर होते हैं उनके पास कल्टीवेशन नहीं होती है। इसीलिए कियान अपने मन के अंदर सोचता है कि भले ही चैंग उसे अभी के अभी मार सकता है, लेकिन उसके पास अभी भी मौका रहेगा कि वो इंटरनल बॉडी को खा सकता है। इधर चैंग लिंग को पेड़ के नीचे लिटा देता है और जब वो चेक करता है तब लिंग की इंजरी कुछ ज्यादा ही सीरियस थी। जिसके बाद वो अपने पास एक पिल निकालता है जो वो लिंग को खिला देता है, जिसके बाद लिंग की बॉडी धीरे धीरे करके रिकवर होने के लगती है और उसे होश आ जाता है। चैंग लिंग से माफी मांगता है कि उसने ही उसे चिकन लेने के भेज दिया था, नहीं तो लिंग के साथ ऐसा कुछ भी ना होता। लेकिन लिंग आगे से कहती है कि इसमें उसकी गलती बिल्कुल भी नहीं है और वो
चैंग को माफ कर देती है। उसी बात वो दोनों ऊपर की तरफ देखते हैं तो तीनों बेस्टों ने एक एक करके उन तीनों सुप्रीम एल्डर को हरा दिया था। होंग उस एल्डर के ऊपर अटैक करती है जिससे वो एल्डर नीचे आके धड़ाम से गिरती है और चैंग उसकी तरफ घूरते हुए देखने लगता है। वो एल्डर चैंग से कहती है कि मुझे इस तरह से मत देखो, तुम वेस्ट कहीं के। लेकिन चैंग पलक झपकते ही उसके पास आ जाता है और उसके मुंह के ऊपर एक खींच के थप्पड़ मारता है। वो सुप्रीम एल्डर फिर से कुछ कहने ही वाली थी कि चैंग फिर से उसके ऊपर एक खींच के थप्पड़ मारता है, लेकिन सुप्रीम एल्डर फिर भी नहीं रुकती है और वो फिर से चैंग से कुछ कहने को जाती है और कहती रहती है तुम। उसी टाइम पे चैंग फिर से आगे बढ़ता है और उसके मुंह के ऊपर इतनी जोर से थप्पड़ मारता है कि उस एल्डर का सर जमीन के अंदर घुस जाता है और उससे कहता है कि तुम क्या तुम कर रही हो। इसके बाद चैंग उसके सर के ऊपर पैर रख लेता है और अपना हाथ ऊपर की तरफ करके कहता है कि आ जाओ। वो दोनों सुप्रीम एल्डर जो कि ऊपर की तरफ उड़ रहे थे उन्हें यकीन ही नहीं होता है कि एक ऐसे बंदे ने जो कि कल्टीवेट भी नहीं कर सकता है उनके एक सुप्रीम एल्डर को धूल चटा दी। उसी टाइम पे होंग उन दोनों से कहती है कि तुम्हें चुपचाप नीचे आ जाना चाहिए, मेरे मास्टर को और ज्यादा गुस्सा मत दिलाओ। जिससे वो सुप्रीम एल्डर अपने मन के अंदर सोचती है कि एक डीमन जो कि नासेंट सोल रियलम पे है वो किसी ऐसे बंदे को अपना मास्टर कह रही है जो कि कल्टीवेट भी नहीं कर सकता है। इसीलिए वो सुप्रीम एल्डर अपने मन के अंदर सोचती है कि यहाँ पे कुछ तो काला है दाल में। जिसके बाद वो सोचती है कि वो अगली बार यहाँ पे इंसेक्टर के साथ आएगी, अभी के लिए उन्हें निकल जाना चाहिए। और उन्हें याद आता है कि उस बॉडी को उस आदमी ने पकड़ लिया है, इसीलिए वो उसे छोड़ के यहीं पे जाने का फैसला करती है। असल में वो एल्डर जो नीचे पड़ी हुई है वो एक बॉडी है, कोई बंदा नहीं है। लेकिन उसी टाइम पे वहाँ पे कियान आता है जो कि अपनी सोल फॉर्म में था, लेकिन वो सुप्रीम एल्डर उसे जरा सा भी भाव नहीं देती है और उसे कहती है कि तुम एक लूजर हो। जिसके बाद कियान उन दोनों को बता देता है कि चेंग के पास इमॉर्टल बॉडी है, जिसे वो सुप्रीम एल्डर ललचा जाती है और सोचती है कि इमॉर्टल बॉडी जो कि काफी कीमती है। जिसके बाद वो अपने तीसरे सुप्रीम एल्डर से पूछती है कि तुम क्या कहते हो, जिसपे वो सुप्रीम एल्डर आगे से कहता है कहना क्या है, हजारों सालों की कल्टीवेशन हमें एक दिन में ही मिल जाएगी, जिसके बाद हम लोग इमॉर्टल भी बन सकते हैं, इसीलिए चलो करके देखते हैं, हम उन सभी बेस्ट को संभाल सकते हैं। जिसपे वो एल्डर आगे से कहती है कि चेंग को पता ही नहीं है कि उसकी बॉडी क्या महत्व रखती है और वो एक इमॉर्टल बिल्कुल भी नहीं हो सकता है। जिसपे चेंग अपने मन के अंदर सोचता है कि आ जाओ, तुम बिल्कुल सही हो, मैं इमॉर्टल नहीं हूँ, मैं इमॉर्टल का भी बाप हूँ। जिसके बाद चेंग वहाँ पे जानबूझ के अपनी महक को रिलीज करने लगता है, जिससे वो दोनों सुप्रीम एल्डर ललचा जाते हैं और चैंग के ऊपर डायरेक्ट अटैक कर देते हैं। एक सुप्रीम एल्डर भागते हुए चैंग के ऊपर अटैक करता है और उससे कहता है कि मैं तुमको खा जाऊंगा। लेकिन वो सुप्रीम एल्डर जैसे ही चैंग के पास पहुंचता है, जब चैंग उसके सर को पकड़ता है और उसे उठा के जमीन पे पटक देता है और ये धमाका कुछ ज्यादा ही जोरों से था। जिसके बाद चैंग वहाँ पे एक डीमन की तरह हंसना शुरू कर देता है। जिसके बाद वो उस सुप्रीम एल्डर को पकड़ता है और उस सुप्रीम एल्डर को जिस तरह से उठा उठा के पटकता है और उसे दरिंदों की तरह मार देता है, उसको देख के होंग और टूबा की रूह कांप जाती है और उन्हें यकीन नहीं होता है कि ये उनका असली मास्टर है। खैर चैंग इस बात से काफी ज्यादा उदास हो चुका था कि उसे फील्ड पॉइंट काफी ज्यादा कम मिले थे, जबकि उसने एक नासेंट सोल रियलम के बंदे को मारा था और जब उसने पिछली बार किसी गोल्डन कोल रियलम वाले बंदे को मारा था तब उसे ज्यादा पॉइंट मिले थे। उसी टाइम पे होंग और टूबा अपने मन के अंदर सोचते हैं कि अभी जो महक आ रही थी वो अचानक से कहाँ गायब हो गई। स्नेक उन्हें बताता है कि शायद से मास्टर ने किसी आर्टिफैक्ट का यूज किया होगा उस महक को निकालने के लिए, जिससे वो किसी के भी मन को बहला सकते हैं। उसी टाइम पे हम लोग आखिरी सुप्रीम एल्डर को देखते हैं जो कि अपने मन के अंदर सोचती है कि यहाँ पे कुछ तो गड़बड़ है, मेरा दिमाग अभी इंटरनल बॉडी की वजह से चकरा चुका था, इसीलिए मैंने अपने आप से आपा खो दिया। लेकिन इस बच्चे की जो कल्टीवेशन है ये कुछ ज्यादा ही अजीब है और मुझे पूरा यकीन है कि ये मुझसे ज्यादा शक्तिशाली है, इसीलिए मुझे चुपचाप यहाँ से बाहर निकलना होगा। जिसके बाद वो एल्डर तुरंत वहाँ से दुम दबा के भाग लेती है। लेकिन चैंग उसे कहता है कि तुमसे किसने कहा कि तुम यहाँ से जा सकती हो। जिसके बाद वो आगे से अपने ट्रिक का इस्तेमाल करता है और सुप्रीम एल्डर की क्वालिफिकेशन को बढ़ा देता है। सुप्रीम एल्डर उसे पूछती है कि तुम मेरे साथ क्या कर रहे हो, जिसपे चैंग आगे से कहता है कि ज्यादा कुछ नहीं, बस तुम्हारी क्वालिफिकेशन को अपग्रेड कर रहा हूँ। यहाँ तक कि उस सुप्रीम एल्डर को भी यकीन नहीं होता है कि उसकी क्वालिफिकेशन इतनी आसानी के साथ बढ़ते हुए जा रही है। इसके बाद चैंग वहाँ पे सुप्रीम थंडर को फिर से बुला लेता है, लेकिन सुप्रीम थंडर आगे से रोते हुए कहती है कि तुम बहुत कमीने हो, मैं तुम्हारे साथ और नहीं खेलूंगी। जिसके बाद उस सुप्रीम एल्डर की जो कल्टीवेशन थी वो लगातार बढ़ते हुए चली जाती है और वो डायरेक्ट नासेंट सोल रियलम पे चली जाती है। वो सुप्रीम एल्डर अपने मन के अंदर सोचती है कि चैंग उसके लिए ये सब कुछ क्यों कर रहा है, कि चैंग उसके ऊपर फिदा तो नहीं हो गया है, लेकिन उसे पूरा यकीन था कि चैंग ऐसा बिल्कुल भी नहीं करेगा। उसी टाइम पे हम लोग कियान को देखते हैं जो कि कोने में चुपचाप बैठा हुआ था और जब इन अपनी आंखों से ये सब कुछ होते हुए देखता है तब वो अपने मन के अंदर यही सोचता है कि वो चैंग को उकसाएगा नहीं तो उसका हाल भी इसी तरह होगा। दूसरी तरफ होंग स्नेक से पूछती है कि मास्टर उसकी एबिलिटी को बढ़ा क्यों रहे हैं, जिसपे स्नेक आगे से कहता है कि हो सकता है कि मास्टर के पास उनके खुद के रीजन होंगे। उसी टाइम पे हम लोग सुप्रीम थंडर को देखते हैं जो कि अपनी हाई पीक पे आ चुकी थी, अब वो और ज्यादा एनर्जी को एब्जॉर्ब नहीं कर पा रही थी। इसीलिए सुप्रीम थंडर रोते हुए कहती है कि तुम बहुत बुरे हो, तुम लोगों को बुली करते हो मेरी एनर्जी का यूज करके, इसलिए अब मैं तुम्हारे साथ नहीं खेलूंगी, मैं जा रही हूँ पापा को अपने सब कुछ बताने। जिसके बाद हम लोग देखते हैं कि उस सुप्रीम एल्डर की बॉडी इतनी एनर्जी को एब्जॉर्ब नहीं कर पाती है, जिसके बाद उसकी बॉडी एक गुब्बारे की तरह फट जाती है और चैंग इस खतरनाक तरीके से एक सुप्रीम एल्डर को फिर से मार देता है और उसे 2000 फील्ड पॉइंट मिलते हैं। चैंग अपने मन के अंदर सोचता है कि अगर वो इस तरह की ट्रिक का इस्तेमाल करेगा तो वो काफी आसानी से कई सारे फील्ड पॉइंट को इकट्ठा कर सकता है। उसी टाइम पे हम लोग पहले वाली सुप्रीम एल्डर को देखते हैं जिसको होश आ चुका था और चैंग जैसे ही उसकी तरफ मुड़ के देखता है तब वो डर के मारे कांपने लगती है और पीछे की तरफ हटते हुए कहती है कि मेरे पास मत आना और मुझे मारना नहीं। चैंग उसे कहता है कि मैं तुम्हें नहीं मारूंगा, मैं तो तुम्हें कल्टीवेशन बूस्ट देने वाला हूँ। लेकिन जब वो वहाँ पे सुप्रीम थंडर को फिर से बुलाता है तो इस बार सुप्रीम थंडर नहीं आती है, यानी कि उसने जो कहा था उसने कर दिखाया कि वो नहीं खेलेगी। और चैंग को ऐसा लगता है कि इस तरह की चीजें कभी कभी काम करती है और कभी कभी नहीं। लेकिन इसके बाद वो अपने हाथ का इस्तेमाल करता है और सुप्रीम एल्डर का गला काट के उसे ऐसे ही मार देता है और चैंग 112 फील्ड पॉइंट मिलते हैं। उसी टाइम पे हम उन तीनों डीमंस को देखते हैं जो कि डर के मारे कांप चुके थे और वो अपने मन के अंदर सोचते हैं कि उन्होंने पूरी ताकत लगा थी उन तीनों सुप्रीम एल्डर से फाइट करने के लिए, लेकिन मास्टर ने उन्हें मक्खन की तरह मार दिया और यहाँ तक कि उन्हें कल्टीवेशन बूस्ट देके मारा। उसी टाइम पे सिस्टम चैंग को बताता है कि यहाँ पे एक बग मिला है कि चैंग थंडर का यूज करके किसी भी कल्टीवेशन को बढ़ा
सकता है, लेकिन कल्टीवेशन को बढ़ाने के बाद थंडर 1 महीने का ब्रेक लेगी, जिसके बाद वो फिर से आएगी। और सिस्टम चैंग को ये भी बता देता है कि यहाँ पे एक नया वर्जन मिला है जो कि वर्जन है 3.0। जिसके बाद चैंग सिस्टम को अपग्रेड कर देता है और साथ ही में अपनी डोमेन की साइज को भी बढ़ा देता है और उसे फिर से बड़ा कर देता है। उसी टाइम पे हम लोग कियान को देखते हैं, जिसकी पैंट गीली हो चुकी थी ये सब कुछ होते हुए देख के, और वो सोचता है कि उसे तुरंत यहाँ से भागना पड़ेगा। लेकिन चैंग उसे तुरंत ही पता लगा लेता है और उसे कहता है कि भागो नहीं, चुपचाप यहाँ पे आ जाओ। और चैंग अपने मन के अंदर सोचता है कि भले ही तुम बाहर हो, लेकिन अभी भी मेरी डोमेन के अंदर हो और इसीलिए तुम मेरी नजरों से बिल्कुल भी नहीं बच सकते हो। इसके बाद जब कियान बाहर आता है तब वो रोते हुए बाहर निकलता है और चैंग से माफी मांगने लगता है। जिसके बाद कियान चैंग को मस्का लगाने लगता है और उसके पैरों और हाथों को दबाते हुए उसे कहता है कि वो बहुत गलत था, उसे जिंदगी की भीख दे दी जाए। अगर चैंग यहाँ से बाहर निकलना चाहता है तो कियान उसकी मदद करेगा। अगर चैंग कल्टीवेशन के लिए किसी तरह की टेक्निक चाहता है तो भी कियान उसकी मदद करेगा। अगर चैंग चाहता है कि कियान उसके लिए कुत्ता घोड़ा बन जाए तो भी कियान करेगा। कियान सब कुछ करेगा, बस चैंग उसको माफ कर दे। और कियान की इतनी सारी बातें सुन के चैंग का सर उसी तरह से चकराने लगता है जैसा कि मेरा एग्जाम में चकराने लगता है कि क्या पढ़ूं। इसीलिए चैंग कियान को पकड़ता है और उसे खींचते हुए उसे कहता है कि तुम्हारी इच्छा के विरुद्ध तुम ची हुआ हुआ बनोगे। और ची हुआ हुआ असल में कुत्ते की सबसे छोटी ब्रीड मानी जाती है, यानी कि सबसे छोटा कुत्ता। जिसके बाद चैंग कियान को स्नेक के हवाले कर देता है और उसे कहता है कि जैसे ही लिंक को होश आ जाए तब इसको उसके हवाले कर देना और लिंक को इसके साथ जो करना था वो कर लेगी। हालांकि चैंग ऐसा चाहता तो नहीं था, लेकिन कियान ने उसकी सबसे प्यारी डिसाइपल को चोट पहुंचाई है, इसलिए कियान के साथ क्या होने वाला था अब लिंक ही डिसाइड करेगी। जिसके बाद होंग चैंग को याद दिलाती है कि लिंक चिकन लेने के लिए गई थी, इसलिए उन्हें चिकन को ढूंढ के फिर से पका लेना चाहिए। चैंग उसे कहता है कि जैसे लिंक को होश आता है तब उसे पका लेना और उसे पका के खाने की तैयारी करेंगे। उसी टाइम पे हम लोग भाई चिकन को देखते हैं, जिसकी इतनी ज्यादा फट चुकी थी उन लोगों की फाइट्स को देख के कि वो डर के मारे कांपने लगा था। और मैं इसके हालों को इस तरह से एक्सप्लेन करना चाहूंगा। वो लोग मुझे मार डालेंगे, वो लोग मुझे छोड़ेंगे नहीं। सुन सुन, कौन लोग? अरे बड़े खतरनाक लोग हैं। और इसी खतरनाक एक्सप्लेनेशन के साथ ये एपिसोड यहीं पे खत्म होता है। तो तुम लोगों को ये एपिसोड कैसा लगा कमेंट करके जरूर बता देना। कि चिकन कुछ ज्यादा ही डर चुका था, लेकिन इसके बावजूद इन तीनों ने उसे जाने नहीं दिया और उसे पकड़ के चिकन लेग पीस बना के बड़े चाव से खा रहे थे। उसी टाइम पे चैंग अपने मन के अंदर सोचता है कि उसके डोमेन ने माउंटेन के आधे हिस्से को अभी तक कवर करके रखा है, लेकिन चैंग को अभी के अभी पूरे अपने माउंटेन को कवर करना था ताकि वो पूरी डोमेन को फैला सके। और वो अपने मन के अंदर सोचता है कि अगर वो इंटरनल बॉडी का यूज करता है तो इसे कई सारे लोगों को खतरा हो सकता है और इन तीनों डीमन के मुकाबले कई सारे डीमंस यहाँ पे आ जाएंगे और ये इसे संभाल नहीं पाएंगे। लेकिन तभी चैंग की नजर इमोर्टल सॉर्ड के ऊपर पड़ती है, जिसके बाद वो इमोर्टल सॉर्ड को लेके जाता है और वो जमीन पे गाड़ के उससे कहता है कि अब तुम अपनी इमोर्टल ट्रेजर वाली ब्लड को रिलीज करो। जिसके बाद कई सारे डीमंस यहाँ पे भागते हुए आएंगे और मुझे कई सारे पॉइंट मिल जाएंगे। वो तीनों डीमन आपस में बात करते हुए कहते हैं कि मास्टर को अचानक से क्या हो गया। इस पे स्नेक आगे से कहता है कि मास्टर के अपने तरीके होंगे कल्टीवेट करने के, तभी तो वो इतने शक्तिशाली हैं। लेकिन हम लोग देखते हैं कि वहाँ पे वेट करते करते 4 घंटे बीत जाते हैं, जिसपे वो सभी लोग आराम से सो रहे थे। और चैंग काफी तेज गुस्सा हो जाता है और वो सॉर्ड के ऊपर चिल्लाते हुए कहता है कि तू किसी काम की नहीं है, नाजायज सॉर्ड। चैंग की इतने जोरों से चिल्लाने की वजह से उन चारों को होश आ जाता है और वो चारों जमाई लेते हुए सोचते हैं कि कौन कुत्ता इतनी जोरों से भूख रहा है। चैंग अपने मन के अंदर सोचता है कि यहाँ पे प्रॉब्लम क्या हो रही है। उसी टाइम पे कियान चैंग के पास आता है और उससे कहता है भाऊ मन ने पता है कि प्रॉब्लम है। कियान चैंग से कहता है भाऊ आप पीछे जो 4 मुस्तंडे देख रहे हैं ना, इनकी भयानक एनर्जी की वजह से किसी भी डीमन के अंदर इतनी हिम्मत नहीं है कि वो यहाँ पे आके इस सॉर्ड के ऊपर जरा सा भी हक दिखा सके। और वो चारों आगे से बड़े खतरनाक तरीके से पोज दे रहे थे और दिखा रहे थे कि वो सभी बाहुबली है। और चैंग उन लोगों की तरफ देखते हुए कहता है अच्छा तो ये तुम्हारी वजह से हो रहा था। वहीं पे वो तीनों बड़े आराम से कियान की तारीफ कर रहे हैं कि तुम काफी अच्छी तारीफ कर लेते हो। लेकिन उसी टाइम पे टियान चुटकी बजाता है और वो एक ही झटके में उन चारों की कल्टीवेशन को फिर से लेवल 1 पे ले आता है, जिससे वो तीनों बिल्कुल उस तरह से पिचक जाते हैं जैसे किसी ने गुब्बारे से हवा निकाली हो। खैर इसके बाद चैंग सॉर्ड की तरफ आगे बढ़ता है और उसे हंसते हुए कहता है तू तो गया बेटे। वो सॉर्ड इतना ज्यादा डर जाती है कि डर के मारे तुरंत वहां से भाग जाती है। लेकिन चैंग उसको पकड़ लेता है और उसे कहता है कि जाओगी कहाँ पे। जिसके बाद वो सॉर्ड को सेक्सी तरीके से बांध देता है और वो सॉर्ड भी आगे से सेक्सी तरीके से आवाजें निकालने लगती है। और चैंग उसकी तारीफ करते हुए कहता है बहुत अच्छे, इसी तरह से ठरकी एनर्जी बाहर निकालते रहो जिससे सारे डीमन यहाँ पे भागते हुए आएंगे। हम लोग देखते हैं कि वो सॉर्ड अपनी एनर्जी को रिलीज करती है तो आसपास के जितने भी डीमंस थे और उनके अंदर की हवस जाग उठती है और उनके मुंह के अंदर पानी आने लगता है। और हम देखते हैं कि वहाँ पे कई सारे डीमंस इकट्ठा हो जाते हैं जो कि चैंग के इमॉर्टल टेंपल को चारों तरफ से घेर लेते हैं और बस हमला करने के लिए शुरू ही हो रहे थे। चैंग उनकी तरफ आगे बढ़ते हुए कहता है कि बहुत सही आ गए, मुझे तुम्हारा ही इंतजार हो रहा था। जिसके बाद चैंग अपनी पावर को रिलीज करता है और वो बस आगे से एक ही हमला करता है और आसपास जितने डीमन तुम्हें पहले देख रहे थे वो सभी हवा में गायब हो जाते हैं। और चैंग एक ही झटके में लाखों डीमंस को यूं ही मार देता है, जिसको देख के उन पांचों के भाई पसीने छूट जाते हैं और वो पांचों एक साथ अपने मन के अंदर यही सोचते हैं कि वो फ्यूचर में कभी भी चैंग को जरा सा भी नाराज नहीं करेंगे, नहीं तो क्या पता कब चैंग उनकी भी कह के ले ले। लेकिन सिस्टम चैंग को बताता है कि उसे सिर्फ 3400 ही फील्ड पॉइंट मिले हैं, जबकि उसने इतने सारे लाखों डीमंस को मारा था। इसीलिए चैंग सोचता है कि उसे सिर्फ नासेंट सोरेडियलम के कल्टीवेटर्स को वही मारना पड़ेगा, तभी उसे काफी अच्छे पॉइंट मिलेंगे, नहीं तो वो ऐसे लाखों को मारता रहेगा लेकिन उसे जरा सा भी रिवॉर्ड नहीं मिलेगा। जिसके बाद वो सॉर्ड की तरफ देखते हुए सोचता है ऐसा लगता है कि जितने भी कल्टीवेटर्स ऊपर से आए थे वो सभी यहाँ पे नहीं पहुंचे हैं। इसके बाद चैंग पीछे मुड़ता है और उन तीनों डीमन से कहता है कि तुम्हारे लिए मेरे पास एक काम है। और चैंग उन लोगों से पूछता है कि आसपास के माउंटेन्स के आसपास तुम तीनों में से सबसे ज्यादा फेमस कौन है। इस पे स्नेक और हॉन्ग आगे से चिल्लाते हुए कहते हैं मैं। तो फिर चैंग उन लोगों से कहता है कि मुझे तुम्हारी बिल्कुल भी जरूरत नहीं है। इसके बाद वो टोबा से कहता है कि ये काम तुम्हारे लिए है, तुम्हें आसपास के डीमंस के पास जाना है
है और ये बात चारों जगहों पे फैला देनी है कि इमोर्टल शॉट यहाँ पे रखी हुई है और जैसे ही तुम्हारा ये काम पूरा हो जाएगा तो मैं तुमको बुरी तरीके से ट्रीट नहीं करूंगा। जिसके बाद चैंग अपने पास से 3 एलजीएस को बाहर निकालता है और वो टोबा को दे देता है और उससे कहता है कि ये तुम्हारा रिवॉर्ड हुआ। जिसके बाद अगला सीन एक हफ्ते बाद का होता है। हम लोग शॉर्ट सेट के सुप्रीम एल्डर और उसके मास्टर को देखते हैं और ये दोनों ही लिंक के ग्रैंडफादर और फादर है। सेक्टर मास्टर अपने सुप्रीम एल्डर से कहता है कि हमने सुना था कि कियानटो ने ये बताया था कि लिंक के हाथों में वो इमोर्टल शॉट है और जितने भी इमोर्टल्स हैं वो सभी ऊपर से नीचे आ चुके हैं। अगर लिंक के हाथों में वो शॉट देख ली जाती है तो इससे हमारे शॉट और लिंक को काफी ज्यादा नुकसान हो सकता है और पूरे सेट का खात्मा किया जा सकता है। इसीलिए कुछ भी दुविधा हो उससे पहले हमें ट्रेजर को वापस लौटा देना चाहिए। इसीलिए वो दोनों उड़ते हुए डायरेक्ट चैंग के टेंपल की तरफ आगे बढ़ने लगते हैं। उसी टाइम पे हम लोग चैंग को देखते हैं और चैंग चुपचाप आराम से बैठा हुआ अंगूर खा रहा था और कियान उसके पैर दबा रहा था। तभी चैंग को भी महसूस होता है कि उसके डोमेन के अंदर कोई तो आ गया है, इसीलिए वो उठ के काफी ज्यादा खुश हो जाता है। लेकिन कियान की उन दोनों की औरा से महसूस हो जाता है कि वो दोनों कौन है, इसीलिए वो चुपचाप वहां से खिसक लेता है क्योंकि उसे इस बात का डर था कि कहीं उन दोनों ने कुछ ज्यादा बक दिया तो चैंग उसे तुरंत की तुरंत ही मार देगा। जिसके बाद चैंग भागते हुए जाता है और उन दोनों से पूछता है कि वो दोनों यहाँ पे इमोर्टल शॉट को छीनने के लिए आए हैं। लेकिन उसी टाइम पे टेंपल के अंदर से लिंक बाहर निकलती है जो कि टेंपल की साफ सफाई कर रही थी और वो जैसे ही अपने फादर और ग्रैंडफादर को देखती है तब वो काफी ज्यादा खुश हो जाती है। जिससे चैंग अपने मन के अंदर सोचता है धत तेरी की ये तो सारे रिश्तेदार निकल गए, पैसे भी देके नहीं जाएंगे। लिंक के फादर उसे कहते हैं कि उसे तुरंत के तुरंत 9 सेक्टर वापस चलना पड़ेगा इससे पहले कि आपदा आ जाए। लेकिन लिंक आगे से जाने से मना कर देती है और वो कहती है कि वो कहीं भी नहीं जाएगी। लिंक के फादर आगे से कहते हैं कि तुमने अभी मास्टर कहा, कौन है तुम्हारा मास्टर? जिस पे चैंग आगे से अपनी तरफ इशारा करता है तो फिर लिंक के फादर कहते हैं ये चींटी है तुम्हारा मास्टर। जिससे लिंक काफी ज्यादा घबरा जाती है और वो सोचती है कि फादर ऐसा ही सब कुछ बकते हुए जा रहे हैं, अगर मास्टर को गुस्सा आ गया तो बहुत खतरनाक चीज हो सकती है। इसके बाद वो चिल्ला के कहती है फादर ऐसे मत कहिए, मास्टर बहुत खतरनाक आदमी है, वो अपने एक चट्टे से नासन सोलोरियलम के बंदे को यूं ही मार देते हैं। लेकिन लिंक के फादर को इन सभी चीजों के ऊपर यकीन नहीं होता है और वो आगे से कहते हैं कि अगर चैंग सिर्फ थप्पड़ मार के किसी नासन सोलोरियलम के बंदे को मार सकता है तो फिर वो अगली बार फूक मार के ट्राई करे। इस पे चैंग कहता है गुड आइडिया, आई कैन ट्राई दैट। लेकिन चैंग की इस हरकत को देख के वो और ज्यादा गुस्सा हो जाते हैं और उसके ऊपर अटैक करने के लिए आगे बढ़ने लगते हैं। लेकिन उसी टाइम पे जब वो अपने बगल में देखते हैं तब हम लोग देखते हैं कि वहाँ पे टोबा और हांग आ चुके थे, जिसको देख के वो दोनों काफी ज्यादा घबरा जाते हैं क्योंकि वो दोनों डीमंस काफी ज्यादा शक्तिशाली थे और उनकी एबिलिटी के साथ वो कभी भी डीमंस के साथ फाइट करने के बारे में सोचेंगे भी नहीं। हांग आगे से पूछती है क्यों भाई, क्या यहाँ पे शॉट लेने के लिए आए हो क्या? जिसपे वो दोनों बड़े प्यार से कहते हैं कि हम यहाँ पे अपनी आपसी फैमिली की मंजिल से आए हैं, हमारा शॉट से कोई भी लेना देना नहीं है। और वो अपने मन के अंदर सोचते हैं कि यहाँ पे डीमन आ चुके हैं जो कि नासन सोलोरियलम पे है, अगर इनके साथ फाइट होती है तो इसका अंजाम बेहद भयानक होगा और कोई भी जिंदा नहीं बचेगा। लेकिन उसी टाइम पे लिंक आगे बढ़ती है जो कि सिस्टर हांग को बताती है कि ये दोनों मेरे रिलेटिव्स हैं, आपको उनके साथ कुछ भी करने की जरूरत नहीं है। जिसपे हांग आगे से कहती है अच्छा ऐसी बात है और जिसके बाद वो दोनों आगे से माफी मांगने लगते हैं। जिसके बाद हांग आगे बढ़ती है जो कि मास्टर से कहती है कि आपने जो हमें काम दिया था वो पूरा हो चुका है और सारा काम सही सलामत हो गया है। और ये सब कुछ अपनी आंखों से होते हुए देख के लिंक के फादर हैरान हो जाते हैं और वो सदमे में चले जाते हैं और उन्हें कुछ भी समझ में नहीं आता है, ऐसा लगता है कि वो यहीं पे मरने वाले हैं। लेकिन लिंक के ग्रैंडफादर अपने मन के अंदर सोचते हैं कि दो ताकतवर डीमंस इस बंदे को अपना मास्टर कह रहे हैं तो फिर इसे पक्का एक गॉड होना चाहिए। और वहीं पे चैंग अपने मन के अंदर सोचता है कि ये लिंक के फैमिली मेंबर्स हैं, पता नहीं इनकी एबिलिटी क्या होगी और ये कितने ज्यादा शक्तिशाली होंगे। जिसके बाद चैंग उन लोगों से कहता है कि तो तुम लोग किस बारे में बात कर रहे थे, क्या दोबारा कह सकते हो? जिसपे लिंक आगे से अपने फादर से कहती है पापा कुछ तो बोलो, कुछ तो बोलो। लेकिन अफसोस लिंक के फादर कुछ भी बोलने लायक नहीं थे, इसीलिए ग्रैंडफादर उनकी जगह पे बोलते हैं और वो कहते हैं कि उन्होंने जो पहले गुस्ताखी की थी वो उसके लिए शर्मिंदा है। लेकिन वो दोनों यहाँ पे अपनी बेटी और पोती को वापस ले जाने के लिए आए हैं क्योंकि शॉर्ट सेक्टर को उसकी जरूरत है। इसीलिए लिंक के ग्रैंडफादर आगे से चैंग से कहते हैं कि उम्मीद करते हैं कि आप उसे रोकेंगे नहीं। लेकिन उसी टाइम पे लिंक आगे बढ़ती है जो कि रोते हुए कहती है कि वो मास्टर को फॉलो करना चाहती है और वो अभी के लिए अपने सेक्टर में वापस नहीं जाएगी। चैंग आगे से कहता है कि तुम दोनों ही उसके रिश्तेदार हो, इसीलिए मैं उसे रोकूंगा नहीं अगर वो खुद से जाना चाहती है। लेकिन अगर तुम लोग लिंक को फोर्स करते हो तो बेशक मुझे बीच में आना पड़ेगा और उसको यहीं पे रुकने के लिए बोलना पड़ेगा। इस पे लिंक के ग्रैंडफादर आगे से बताते हैं कि इमोर्टल्स अपर वर्ल्ड से नीचे आ चुके हैं और वो इमोर्टल ट्रेजर को लेने के लिए यहाँ पे आने वाले हैं क्योंकि वो इमोर्टल ट्रेजर यहाँ पे है और लिंक उसके साथ जुड़ी हुई है, इसीलिए इन सभी मामलों के बीच में उसकी जान को भी खतरा हो सकता है। इसीलिए लिंक की जान को कोई भी खतरा ना हो, इसीलिए हम लोग उसे वापस ले जाने के लिए आए हैं। यहाँ तक कि चैंग भी इस बात से काफी हैरान हो चुका था कि इमोर्टल इतनी जल्दी नीचे भी आ गए हैं। घोस्ट बोन सेक्टर का इंसेक्टर नीचे आ चुका है जो कि अपनी पूरी टीम को रेडी करेगा, जिसके बाद वो इमोर्टल ट्रेजर को लेने के लिए यहाँ पे आ जाएगा और हमारे पास जीतने का कोई भी चांस नहीं है। वहीं पे कियान काफी खुश हो जाता है कि उसके इंसेक्टर वापस यहाँ पे आने वाले हैं। लेकिन उसी टाइम पे वो दोनों आगे बताते हैं कि कियान काफी ज्यादा चतुर और चालाक है, अगर उन लोगों का सामना उसे होता है तो उन्हें तुरंत गिव अप कर देना चाहिए और ट्रेजर को उसके हवाले कर देना चाहिए क्योंकि इमोर्टल्स को समझ पाना नामुमकिन होता है। और उसने एक बार यहाँ पे आके ये भी कहा था कि उसे जैसे ही शॉट मिल जाती है तो फिर वो पूरी तरीके से लिंक और पूरे सेट को तबाह कर देगा। जिससे कियान की आंखें बाहर आने लगती हैं और वो सोचता है कि सालो तुम लोग बहुत हरामी हो, मेरे बारे में उल्टा सीधा बता रहे हो। इसके बाद वो भागते हुए चैंग के पास जाता है और उसके कंधे को दबाते हुए कहता है कि मैं तो आप ही का कुत्ता हूँ, मैं आपके साथ गद्दारी कैसे कर बे, आप ही बताइए, मैं तो पूरा टाइम आप ही के साथ ही रहता हूँ। और वो दोनों जैसे ही देखते हैं कि कियान को पहले ही मार दिया गया है और वो अपनी सोल फॉर्म में है और वो चैंग के कंधे दबा रहा है तो वो दोनों और ज्यादा हैरान हो जाते हैं और सोचते हैं क्या चैंग इतना शक्तिशाली है कि वो इमोर्टल के साथ भी मुकाबला कर सकता है। और इसने अभी अभी लिंक को अपनी फैमिली कहा था, जिसका मतलब ये हुआ कि हम लोग भी इसकी फैमिली मेंबर्स में से एक हुए हैं। लेकिन उन दोनों को अभी भी लिंक की काफी ज्यादा चिंता हो रही थी और वो दोनों अभी भी यही बारे में सोच रहे थे कि उन्हें लिंक को यहाँ पे छोड़ के जाना चाहिए या फिर नहीं जाना चाहिए। चैंग उन दोनों से कहता है ऐसा लगता है कि तुम दोनों अभी भी मेरे ऊपर शक कर रहे हो तो फिर 2 मिनट के लिए वेट करो, अभी कुछ ही देर में यहाँ पे कुछ मेहमान आने वाले हैं और देखना कि मैं उनकी मेहमान नवाजी कैसे करता हूँ। जिसके कुछ ही देर बाद हम लोग देखते हैं कि आसमान
में कई सारे डीमंस आ जाते हैं जो कि सोल्ड नासन रियलम पे थे और वो सभी होम से कहते हैं कि तुमने कहा था कि यहाँ पे ट्रेजर है और साथ ही में इंटरनल बॉडी वाला बंदा भी है, तो क्या बता सकती हो कि वो कहाँ पे है। होम उन लोगों से कहती है कि हाँ मैंने तुम लोगों के लिए दावत बिछा के रखी है, नीचे तो आओ। लेकिन उसी टाइम पे वो दोनों इतने सारे डीमंस को देख के काफी ज्यादा घबरा चुके थे क्योंकि उन्होंने कभी भी इतने सारे हाई लेवल के डीमंस को एक साथ इकट्ठा नहीं देखा था। उसी टाइम पे लिंक अपने पास इमोर्टल स्वॉर्ड को बाहर निकालती है और वो उन दोनों से कहती है कि डरने की बात नहीं है, जरा मेरे हाथों में तो देखो क्या है, ये चीज मुझे मेरे मास्टर ने दी है। इस पे वो दोनों उसे तुरंत कहते हैं कि वो स्वॉर्ड तुरंत के तुरंत छुपा लो, उन डीमंस को देखने मत देना कि तुम्हारे हाथ में ये स्वॉर्ड है। उसी टाइम पे हम उन सभी डीमंस को देखते हैं जो कि कहते हैं कि हमें स्वॉर्ड तो मिल चुकी है लेकिन इंटरनल बॉडी वाले के साथ क्या करें। जिसपे कुछ डीमंस कहते हैं कि वो बॉडी मेरी है, मैं उसको सिक कबाब बना के खाऊंगा। जिसके बाद चैंग उन दोनों में से किसी दो डीमन से कहता है कि तुम लोग आंखें खोल के देखना, ठीक है। जिसके बाद चैंग आगे बढ़ता है और वो अपने पैरों को फैला के वहाँ पे नाचना शुरू कर देता है, जिससे उन सभी डीमंस का मुंह बन जाता है और वो सभी सोचते हैं कि ये हमारी बेइज्जती कर रहा है। और उसी टाइम पे लिंक और उसके ग्रैंडफादर अपने मन के अंदर सोचते हैं कि ये सच में इन डीमंस को मार भी सकता है। लिंक उन दोनों को समझाते हुए कहती है कि मास्टर आमतौर पर ऐसा नहीं करते हैं, वो कुछ सोच रहे होंगे। लेकिन उसी टाइम पे हम लोग होंग को देखते हैं जो कि चेंग के ऊपर दीवानी हो चुकी थी। इसके बाद चेंग वहाँ पे अपनी पावर को रिलीज करता है और वो एक ही झटके में उन सभी डीमंस की पावर को बढ़ा के उन्हें गुब्बारे की तरह फोड़ देता है और एक ही बार में कई सारे डीमंस को मार देता है और उसे टोटल 15,000 फील्ड पॉइंट मिलते हैं। और चैंग टाइम बिल्कुल ना वेस्ट करते हुए तुरंत एरिया को बढ़ा देता है और साथ ही में डोमेन को अपग्रेड भी कर देता है। शुरुआत में उन्हें कुछ भी समझ में नहीं आता है, इसीलिए वो सभी हैरान रहते हैं, लेकिन जब उन्हें समझ में आता है तब वो सभी चिल्लाते हुए कहते हैं कि ये था क्या बे, क्या उसने अभी सच में लॉ ऑफ पावर का यूज किया था जिसकी मदद से उसने उन सभी डीमंस की पावर को बढ़ा के उन्हें गुब्बारे की तरह फोड़ दिया। फिर वो दोनों एक दूसरे से मन के अंदर बात करते हुए कहते हैं कि ये सच में एक इमॉर्टल बन चुका है। इस पे लिंक के ग्रैंडफादर बताते हैं कि अगर इमॉर्टल अपर वर्ल्ड से लोअर वर्ल्ड के अंदर आते हैं तब उनकी पावर को सरपास कर दिया जाता है लॉ की वजह से। इसीलिए वो चाहे जितने भी शक्तिशाली हो जाए लेकिन वो नीचे आने के बाद किसी की भी ताकत को नहीं बढ़ा सकते हैं और न ही लॉ की पावर का यूज कर सकते हैं। तो फिर लिंक के फादर आगे से कहते हैं कि वो बड़ी आसानी के साथ लॉ की पावर का इस्तेमाल कर सकता है। जब हमने उसे इमॉर्टल के बारे में बताया तब भी वो डरा नहीं, तो फिर क्या इसका मतलब ये हो सकता है कि वही लेजेंडरी इमॉर्टल स्लेयर है। वहीं पे चेंग अपने मन के अंदर सोचता है कि यही तो असली फायदा है मांगा मानवा पढ़ने का, सब कुछ कूल लग रहा है। अगर मेरा बस चले और मेरे पास फेल पॉइंट हो तो मैं इस पूरी दुनिया को अपने कंट्रोल में कर लूं और इस पूरी दुनिया को अपने उंगलियों पे नचाऊं। दरअसल वो सभी लोग डोमेन के अंदर है, तो डोमेन के अंदर जितनी भी चीजें होती हैं उन सभी को चेंग सुन सकता है, इसीलिए वो चाहे मन में बात करे या फिर बोल के चेंग उन्हें आसानी के साथ सुन सकता है। उसी टाइम पे सिस्टम चेंग को बताता है कि उसका अपग्रेडिंग पूरा हो चुका है और इसका सिस्टम नया बन चुका है और साथ ही में सिस्टम के अपग्रेड होने की वजह से चेंग को एक नई स्किल भी मिली थी जिसका नाम है ट्रू सोल्यूशन ऑफ इमॉर्टल पाथ। उसी के बाद हम लोग देखते हैं कि चेंग की बॉडी से उसका इमॉर्टल एसेंस यानी कि उसकी इंटरनल सेंट वो काफी जोरों से बाहर बहने लगती है, जिससे जितने भी लोग आसपास थे वो सभी दीवाने होने लगते हैं और चेंग को भी समझ में नहीं आता है कि उसकी इंटरनल बॉडी इतनी अचानक से बाहर क्यों निकलने लगी है और उसकी सील के साथ क्या हुआ। उसी टाइम पे वो सभी लोग उसके ऊपर झपट्टा मार देते हैं और उसे खाने के लिए आगे बढ़ने लगते हैं, लेकिन चेंग अपनी पावर का इस्तेमाल करता है और वो उन्हें दबा के नीचे गिरा देता है और उसे समझ में नहीं आता है कि उसकी सील के साथ क्या हो गया है, वो इतनी जल्दी गायब नहीं हो सकती थी। इसके बाद चेंग के सामने सिस्टम की विंडो आती है और सिस्टम उसे बताता है कि ऐसा उसकी नई स्किल द सॉल्यूशन ऑफ इमॉर्टल पाथ की वजह से हो रहा है और मैं ये नाम दोबारा नहीं लूंगा। तो फिर सिस्टम चेंग को बताता है कि उसकी मदद से उसकी जो एबिलिटी है यानी कि उसका नेचुरल टैलेंट जो कि है डीमंस को अट्रैक्ट करना अपनी इंटरनल बॉडी की वजह से वो और ज्यादा बढ़ जाएगी, यानी कि उसकी सेंट और ज्यादा बढ़ने लगेगी। खैर ये स्किल उसके जरा से भी यूज की नहीं थी, बल्कि वो और ज्यादा डिप्रेशन में चला जाता है क्योंकि बेचारा गलती से भी अगर डोमेन के बाहर चला गया और डीमन ने हमला कर दिया तो वो तुरंत के तुरंत वहीं पे सेक कबाब बन जाएगा। लेकिन उसी टाइम पे सिस्टम चेंग को खुश कर देता है और उसे ये बता के कि उसे एक गिफ्ट पैक भी मिला है, जिससे चेंग काफी ज्यादा खुश हो जाता है और वो कहता है कि लाओ भाई। इसके बाद गिफ्ट पैक खुलता है तब उसको एक एक्सपीरियंस कार्ड मिला था और चेंग इसका इस्तेमाल करके किसी भी ऑर्डिनरी आइटम को एक इमॉर्टल आर्टिफैक्ट में बदल सकता था। इसीलिए चेंग अपने मन के अंदर सोचता है कि अगर मैं इसका इस्तेमाल अपने ऊपर करूं तो फिर क्या मैं सच में एक इमॉर्टल बन सकता हूं, तो फिर क्या मेरी ब्लॉक हुई मेरिडियंस वो फिर से ठीक हो जाएंगे। लेकिन तभी सिस्टम उसे बताता है कि होस्ट आपसे कितनी बार कहा गया है कि गाड़ी साबुन से मत आया करिए, ये कार्ड सिर्फ आइटम्स के ऊपर इस्तेमाल होगा, आप तो कोई आइटम है नहीं, आप तो इंसान है। तो फिर चेंग अपने मन के अंदर सोचता है तो फिर ये कार्ड मेरे किस काम का, क्या मैं इसका इस्तेमाल अपने डोमेन के ऊपर कर सकता हूँ। इस पे सिस्टम उसे बताता है कि वो कर सकता है, लेकिन उसके लिए भी उसे फील्ड पॉइंट की जरूरत पड़ेगी। लेकिन जब वो इसका इस्तेमाल कर लेगा तब डोमेन पहले से और ज्यादा एक्सपैंड होगी और उसकी ताकत और ज्यादा बढ़ जाएगी और फ्यूचर में उसे कई सारे नए नए फीचर्स भी मिलेंगे। चेंग अपने मन के अंदर सोचता है कि सुनने में तो काफी अच्छा लग रहा है, चलो यूज ही कर लिया जाए। इसके बाद चेंग एक्सपीरियंस कार्ड का इस्तेमाल डोमेन के ऊपर करता है और उसकी जो डोमेन थी वो एक डोमेन से ना रह के पूरे ट्रेजर लैंड के अंदर बदल जाती है। और ट्रेजर लैंड का मतलब तुम लोग इतना समझ लो कि वो जगह एक इमॉर्टल लैंड बन चुकी है, यानी कि वहाँ पे हर पीली चीज सोना है। खैर उसी टाइम पे चेंग जब पीछे मुड़ के देखता है तो जो सौबैन थी उसका साइज बड़ा हो जाता है और वो फेरी से बच्चे में बदल जाती है, जो कि चेंग को मुस्कुराते हुए मास्टर कहती है। इसके बाद सौबैन भागते हुए चेंग के पास चली जाती है उससे मिलने के लिए और वहीं पे हॉन्ग उसके कंधे दबा रही थी। उसी टाइम पे हम उन दोनों को देखते हैं जो कि अपने मन के अंदर सोचते हैं कि फादर अभी हमने सिर्फ पलक झपकाई थी और ये पूरी जगह एक इमॉर्टल लैंड में कैसे बदल गई। इसके बाद लिंक के फादर अपने फादर से पूछते हैं क्या इमॉर्टल स्लेयर सच में इतना ज्यादा शक्तिशाली होता है, जिसपे उसके फादर उसे बताते हैं कि करीब 10,000 साल पहले एक इमॉर्टल स्लेयर पैदा हुआ था, जिसने अपर वर्ल्ड की ऐसी की तैसी कर दी थी और उसने कई सारे इमॉर्टल्स के सर को कलम कर दिया था और वो इस दुनिया का सबसे शक्तिशाली इमॉर्टल स्लेयर कहलाया गया था। लेकिन उसके बाद वो पता नहीं कहाँ गायब हो चुका है। और लिंक के ग्रैंडफादर आगे से कहते हैं कि जब तक चेंग उनके सामने खड़ा है तब तक उन्हें किसी भी इमॉर्टल से डरने की जरूरत नहीं है। जिसके बाद वो दोनों बाप बेटे एक दूसरे की तरफ देखते हैं और आंखों आंखों में ही कहते हैं कि वो इस मौके को जाने नहीं देंगे जब उनके हाथों में इतनी अच्छे सोने की मुर्गी लगी है। जिसके बाद वो दोनों आगे बढ़ते हैं और चेंग की आंखों के सामने अचानक से प्रकट होते हैं और उसके सामने झुक के उसे कहते हैं कि अभी जो परेशानी दी थी उसके लिए माफी मांगते हैं और उसके बाद हम लोग यहाँ से जाने वाले हैं। अब लिंक की सलामती
आपके हाथों में, उसका अच्छे से ख्याल रखिएगा और जब भी मन करे तभी आप हमारे घर पे आ सकते हैं खेलने के लिए। लेकिन चैंग लिंग के फादर से कहता है, अच्छा सुनो, रास्ते के बीच में अगर कोई इमोर्टल मिले तो उसको मेरा एड्रेस बता देना और बता देना कि मैं उसका इंतजार कर रहा हूँ और मेरे पास कई सारे ट्रेजर भी रखे हुए हैं। और चैंग अपने मन के अंदर सोचता है कि जितने ज्यादा इमोर्टल आएंगे उतने ज्यादा मुझे फील्ड पॉइंट मिलेंगे। वहीं पे लिंग के फादर अपने मन के अंदर सोचते हैं कितना अच्छा बच्चा है, हमारे सारे दुखों को अपने कंधों पे ले रहा है। जिसके बाद वो आगे से साइन मारते हुए कहता है कि चिंता न करो, रास्ते के बीच में जितने भी इमोर्टल मिलेंगे उन सभी को यहीं पे भेज दूंगा। जिसके बाद लिंग के फादर अपनी बेटी के पास जाते हैं और उसके सर को सहलाते हुए उससे कहते हैं, देखो बेटी, मास्टर को ज्यादा परेशान मत करना, अगर वो कहते पोकेमॉन में बदल जाओ तो फिर पोकेमॉन में बदल जाना, क्योंकि अब हमारे पूरे सेट का फ्यूचर तुम्हारे हाथों में है, इसीलिए तुम्हें फ्यूचर में उससे शादी करके उसको हमारे सेट का दामाद बनाना है। लेकिन लिंग को वो सभी बातें उसकी सर के ऊपर से जा रही थी और वो आगे से कहती है कि पापा आप ये कैसी अनाप शनाप बातें कर रहे हैं। उसी टाइम में हम लोग सौबैन को देखते हैं जिसका सर चकराता है और वो अचानक से फिर से छोटी हो जाती है। चैंग होंग से पूछता है कि जरा देखो तो सौबैन के साथ क्या हुआ है। होंग ये देख के हल्का सा तो हैरान होती है, जिसके बाद वो चैंग को बता देती है कि सौबैन ने डीमन पाथ को चुना है। होंग बताती है कि ज्यादातर स्पिरिचुअल ग्रास इल्फ में बदलती है और वो डिमोनिक पाथ को नहीं चुनती है, लेकिन अगर किसी को डिमोनिक पाथ चुनना होता है तो फिर उन्हें स्पिरिचुअल एनर्जी को एब्जॉर्ब करना पड़ता है मून एंड सन की। और होंग को कई साल लग चुके थे उसे डिमोनिक पाथ के अंदर आने के लिए, लेकिन जब वो डिमोनिक पाथ के अंदर आई तब वो एशियन फॉक्स क्लैन की सबसे जीनियस में से एक थी। लेकिन सौबैन को सिर्फ एक दिन भी नहीं लगा और उसने डिमोनिक पाथ को बड़ी आसानी के साथ चुन लिया है। सौबैन अपनी फिगर को अभी के लिए मेंटेन नहीं कर पा रही है क्योंकि उसकी स्पिरिचुअल एनर्जी अभी सही से संतुलित नहीं हुई है, लेकिन सौबैन का जो टैलेंट है वो पियरलेस है, वो जीनियस में से भी जीनियस है। लेकिन जब एक बार सौबैन अपनी स्पिरिचुअल एनर्जी को सही से एब्जॉर्ब कर लेगी और वो अपनी स्पिरिचुअल एनर्जी को मेंटेन करना सीख जाएगी, तब उसकी बॉडी फिर से चेंज होने लगेगी और वो एक नई शेप में आ जाएगी। जिसे चैंग के मन के अंदर एक विजन झम से आता है, जहाँ पे सौबैन फिर से बड़ी हो चुकी थी और वो चैंग से कहती है, थक चुके हो, आ जाओ मेरी गोद में लेट के आराम कर लो। जिसको सोच के चैंग अपने मुंह के ऊपर तिरछी मुस्कान देता है, बिल्कुल इस मीम की तरह। जिसके बाद चैंग होंग से कहता है कि होंग भी एक डिमन है, इसीलिए सौबैन की एक्सरसाइज और उसकी स्पिरिचुअल एनर्जी की जितनी भी जिम्मेदारी है वो सभी होंग के ऊपर जाती है, क्योंकि होंग चैंग की सबसे फेटफुल सबॉर्डिनेट में से एक है। जिसे होंग को एक बहुत बड़ा झटका लगता है और वो अपने मन के अंदर सोचती है सबसे ट्रस्टेड सबॉर्डिनेट, और वो अपने मन के अंदर सोचती है कि मास्टर के पास भी कमाल का टैलेंट है, वो सौबैन को खुद ही ट्रेनिंग दे सकते हैं और उसे एक अच्छा डीमन बना सकते हैं। लेकिन होंग अपने मन के अंदर सोचती है कि चैंग उसका टेस्ट लेने वाला है, क्योंकि भले ही होंग एक डीमन हो लेकिन उसके पास इतना अच्छा माना नहीं रहता है कि वो किसी को ट्रेनिंग दे सके। लेकिन चैंग ने फिर भी उसे ऐसा काम दिया है जो वो नहीं कर सकती है, शायद से चैंग उसका टेस्ट लेना चाहता है और वो आगे से कहती है कि वो भले ही सौबैन को सही से ट्रेनिंग करवा ना सके, लेकिन वो अपनी पूरी कोशिश करेगी कि सौबैन बहुत अच्छे से सीख सके। और होंग अपने मन के अंदर सोचती है कि वो सौबैन को अपने सेक्ट के अंदर लेके जाएगी, भले ही वो लोग किसी बाहर वाले को ट्रेनिंग नहीं देने देते हैं, लेकिन इसके बावजूद सौबैन का जो टैलेंट है वो काफी ज्यादा है, तो फिर शायद सेक्ट वाले मान जाएंगे। जिसके बाद चैंग सौबैन को होंग के हवाले करते हुए कहता है कि अब चैंग की खुशियां होंग के हाथों के अंदर है, उसे काफी अच्छी खुशियां लेके आनी है। जिसके बाद होंग सौबैन को लेके वहां से निकल जाती है और चैंग दुपट्टा लहराते हुए कहता है कि अगली बार आना तो खुशियां लेके आना। उसी के बाद टोबा शर्माते हुए चैंग के पास जाता है और उसे कहता है, मास्टर मैं अभी भी यहीं पे हूँ, मुझे भी कुछ काम दीजिए। चैंग उसे कहता है कि अभी तो मेरे पास कोई काम नहीं है, तो फिर टोबा उसी के ऊपर टूट पड़ता है और उसको चाटना शुरू कर देता है। चैंग उसे कहता है, हटो हटो वहां पे मत चाटो। और उसी टाइम पे हम लोग लिंग को देखते हैं जो कि चुपके से उन दोनों के इस प्यार को देख रही थी और वो हैरान रह जाती है। जिसके बाद अगला सीन हम लोग देखते हैं कुछ दिनों के बाद का होता है। हम देखते हैं कि चैंग बाहर की तरफ मस्त मौला घूम रहा था कि उसी टाइम पे उसके ऊपर एक स्नेक अटैक करता है और उसको खा जाता है। लेकिन चैंग वहां से अचानक से गायब हो जाता है और हमें बाद में पता चलता है कि वो बस एक चैंग का क्लोन था और चैंग पिछले 3 दिनों से वहां पे क्लोन को लगातार भेज रहा है, लेकिन वो कमीना सांप उसे बार बार मार दे रहा है। इसीलिए चैंग गुस्से में लिंग से कहता है कि वो आज स्नेक सूप पिएगा, जिसपे लिंग जल्दी से जाती है और वो स्नेक पकड़ के कहती है कि यस मास्टर अभी बना देती हूँ। इसी के बाद सिस्टम चैंग के सामने आता है और उसको बताता है कि उसका क्लोन काफी ज्यादा कमजोर है, क्योंकि उसकी कल्टीवेशन काफी ज्यादा कम है, लेकिन अगर चैंग क्लोन को बनाते समय उसमें फील्ड वैल्यू ऐड कर देगा तो फिर क्लोन की कल्टीवेशन बढ़ जाएगी और वो गॉड लेवल तक भी जा सकता है। चैंग अपने मन के अंदर सोचता है कि जितनी ज्यादा फील्ड वैल्यू हाई होगी उतनी ज्यादा कल्टीवेशन हाई होगी, और क्लोन बिल्कुल चैंग की तरह ही होता है, बिल्कुल शीशे की तरह। और जब एक बार क्लोन मर जाता है तो फिर उसकी सिर्फ यादें रह जाती हैं जो कि एक्सपीरियंस की तरह होती हैं। जिसपे चैंग बेड के ऊपर उछलते हुए सोचता है कि फील्ड वैल्यू काफी ज्यादा कम है, लेकिन जैसे ही इमॉर्टल यहाँ पे आ जाएंगे तो चैंग उन्हें मार के फील्ड वैल्यू इकट्ठा करेगा, जिसके बाद वो सफर के ऊपर निकल जाएगा। लेकिन उसी टाइम पे हम लोग देखते हैं कि उन दोनों को डिमोनिक एनर्जी महसूस होती है और उन्हें पता चल जाता है कि कोई दूसरा डिमन उनकी तरफ आगे बढ़ रहा है। जिसके बाद हम लोग देखते हैं कि वहाँ पे एक फॉक्स डिमन आती है जो कि दिखने में पूरी व्हाइट थी, बस थोड़े से बालों कलर को छोड़ के। चैंग और लिंग जैसे ही उसको देखते हैं तो वो दोनों दीवाने हो जाते हैं। लिंग कहती है कि इसकी टांगे कितनी सफेद है भाई, और वहीं पे चैंग तो उसके ऊपर फिदा हो चुका था। जिसके बाद वो अपने मुंह के अंदर गुलाब रखता है और उस फॉक्स के ऊपर लाइन मारते हुए कहता है कि चलती क्या 9 से 12। खैर वो फॉक्स ज्यादा नहीं उछलती है और वो अपना नाम बाई युवे बताती है और चैंग को बताती है कि उसे होंग ने यहाँ पे खुद भेजा है। चैंग उसे पूछता है कि होंग यहाँ पे क्यों नहीं आई है, तो फिर बाई युवे चैंग को बता देती है कि होंग जेल के अंदर डाल दिया गया है, जिससे चैंग हल्का सा नाराज हो जाता है और वो कितना नाराज हुआ है ये तुम देख ही सकते हो। उसी टाइम पे हम लोग शॉर्ट सेक्ट को देखते हैं जो कि निंग का सेक्ट है। हम लोग देखते हैं कि 12 के 12 इमॉर्टल ने वहाँ पे हमला कर दिया था और सभी लोगों को मार दिया था। जिसके बाद वो लोग उन लोगों से पूछते हैं कि जरा ये बताओ कि इमॉर्टल शॉर्ट कहाँ पे है। लिंग के ग्रैंडफादर अपने मन के अंदर सोचते हैं कि वो कभी भी नहीं बता सकते हैं चैंग के बारे में, लेकिन उसी टाइम पे एक इमॉर्टल आगे बढ़ता है जो कि सोल सर्च टेक्निक का इस्तेमाल करता है और उसे लिंग के ग्रैंडफादर की मेमोरी से पता चल जाता है कि चैंग कहाँ पे है और उसे इमॉर्टल स्लेयर के बारे में भी पता चल जाता है। और सोल सर्च टेक्निक इस्तेमाल करने का एक साइड इफेक्ट होता है, या तो पर्सन पागल हो जाएगा या फिर वो मारा जाएगा। लेकिन वो सभी लोग सोचते हैं कि इमॉर्टल स्लेयर तो हजारों सालों पहले ही गायब हो चुका था और उन्हें पूरा यकीन था कि लोअर वर्ल्ड के अंदर उनका अपोनेंट कोई भी नहीं है, वो लोग यहाँ पे बाहुबली है और किसी को
को भी पेल सकते हैं। खैर वो लोग 9 स्वॉर्ड सेट को वजूद मिटा देते हैं, जिसके बाद वो सभी चैंग की तरफ आगे बढ़ने लगते हैं उसे इमोर्टल स्वॉर्ड लेने के लिए। जिसके बाद हम लोग एशियन फॉक्स सेक्ट की मास्टर को देखते हैं, जो कि एक फॉक्स डीमन एम्परर है और उनका नाम है निंगजो। और उन्हें भी पता चल जाता है कि इमोर्टल लोअर वर्ल्ड के अंदर आ चुके हैं और उन्होंने तबाही मचाना शुरू कर दिया है। उसी टाइम पे वहाँ पे एक सर्वेंट आती है जो कि निंगजो से बताती है कि होंग यहाँ पे रहना नहीं चाहती है, इसीलिए उन्हें जबरदस्ती होंग को जेल के अंदर बंद करना पड़ा है। लेकिन वो निंगजो से मिलना चाहती है। वो सर्वेंट निंगजो से पूछती है कि वो लोग साओ बैन को अपने पास रख क्यों नहीं लेते हैं, और वैसे भी उसके पास कोई भी कल्टीवेशन नहीं है। जिसमें निंगजो आगे से कहती है कि तुम्हें भले ही नहीं दिखाई दे रहा है कि उसके पास कोई भी कल्टीवेशन नहीं है, लेकिन उसकी जो क्वालिफिकेशन है वो 9th ग्रेड को सरपास कर चुकी है और उसका जो ओरिजिन है वो बस एक नॉर्मली से घास से आता है जो कि एक जड़ी बूटी है और हमारे पूरे डीमन क्लैन के अंदर उसके जैसा कोई भी नहीं है। और अगर एक बार उसने कल्टीवेट करना शुरू कर दिया तो फिर उसकी कल्टीवेशन स्पीड जितनी हाई होगी उसके बारे में कोई सोच भी नहीं सकता है। इससे हमारे सेट को डेवलप होने में कोई नुकसान तो नहीं होगा। जिसके बाद निंगजो उसे कहती है कि चलो गद्दारों से मिलते हैं जाके। जिसके बाद निंगजो होंग से जाके मिलती है तो उन लोगों ने होंग को एक जगह पे बांध के रखा था। निंगजो होंग से पूछती है कि वो अभी भी सेट के अंदर नहीं रुकना चाहती है, जिसपे होंग आगे से हाँ कहती है और वो बताती है कि चैंग ने उसे मिशन दिया था और अगर वो लोग साओ बैन को अपने सेट के अंदर नहीं रखना चाहते हैं तो फिर वो लोग उन्हें जाने दें। लेकिन उसी टाइम पे जितने भी सर्वेंट पीछे खड़े थे वो सभी होंग की बेइज्जती करने लगते हैं, ये कहते हुए कि उसने किसी इंसान को अपना मास्टर मान लिया है लेकिन कोई भी इंसान उनका मास्टर नहीं बन सकता है। जिसके बाद वो सभी चैंग की बेइज्जती करने लगते हैं तो फिर होंग को गुस्सा आ जाता है। जिसके बाद वो अपनी पावर्स को रिलीज करते हुए आगे से कहती है कि उनके पास इतनी क्वालिफिकेशन नहीं है कि वो सभी चैंग की बेइज्जती कर सके। ग्रैंडमा भी होंग के कल्टीवेशन को इतनी जल्दी से बढ़ता हुआ देख के हैरान हो चुकी थी और वो उसे पूछती है कि ये हमारे क्लैन की सीक्रेट टेक्निक की वजह से हुआ है जो तुम इतनी जल्दी ब्रेक थ्रू कर चुकी हो। जिसपे होंग आगे से कहती है ठेंगा ये मास्टर की क्रेडिट है, उन्होंने अपनी कल्टीवेशन का इस्तेमाल किया था हमारी क्वालिफिकेशन बढ़ाने के लिए। और होंग ग्रैंडमा से कहती है सॉरी ये लोग ग्रैंडमा कह रहे हैं ना निंगजो को, तो वो मुंह से निकल गया। इसीलिए होंग निंगजो से कहती है कि अगर वो लोग मास्टर को फॉलो करते हैं तो फिर उनके सेक्ट को काफी ज्यादा फायदा होगा और उन्हें घाटा बिल्कुल भी नहीं होगा। लेकिन निंगजो आगे से कहती है कि इमोर्टल पहले ही लोअर वर्ल्ड के अंदर आ चुके हैं और भले ही उसका मास्टर कितना ही शक्तिशाली क्यों ना हो लेकिन वैसे भी वो बहुत कमजोर होगा और चैंग की कल्टीवेशन ज्यादा से ज्यादा गॉड ट्रांसफॉर्मेशन तक होगी जैसे कि अभी निंगजो की है। लेकिन इमोर्टल्स जो कि अपर वर्ल्ड में जा चुके हैं वो इससे भी ज्यादा शक्तिशाली होते हैं और अभी इमोर्टल स्वॉर्ड चैंग के हाथों में है, इसलिए उसका इमोर्टल से बच पाना नामुमकिन है। इसीलिए चैंग को अभी अपनी जिंदगी के बारे में सोचना चाहिए और उसे ये सोचना चाहिए कि वो अपनी जिंदगी इमोर्टल से कैसे बचाएगा। जिसके बाद निंगजो वहां से जाते हुए होंग से कहती है कि उसे अच्छे से सोचना चाहिए, क्या उसके मास्टर की जिंदगी ज्यादा जरूरी है उसकी जिंदगी से बढ़ के। इसीलिए होंग अपने मन के अंदर सोचती है कि उसे तुरंत यहाँ से निकलना होगा ताकि वो चैंग को बता सके कि इमोर्टल यहाँ पे आ चुके हैं। उसी टाइम पे हम लोग बायुवे को देखते हैं जिसको इमोर्टल्स का ऑरा महसूस हो जाता है और वो अपने मन के अंदर सोचती है कि उसे तुरंत यहाँ से निकलना होगा, नहीं तो वो इमोर्टल्स के चक्कर में फंस सकती है, क्योंकि होंग ने उसे भी यही कहा था कि वो बता के तुरंत यहाँ से निकल जाए। इसके बाद बायुवे चैंग की तरफ देखती है तब उसका मुंह थोड़ा सा अजीब था और उसे ऐसा लगने लगता है कि चैंग इमोर्टल के प्रेशर की वजह से डर चुका है। लेकिन हम लोग चैंग को देखते हैं जो कि इस बात से गुस्से में था कि निंगजुए ने उसके सबऑर्डिनेट को पकड़ के कैसे रखा है। जिसके बाद चैंग बायुवे से कहता है कि वो अपनी सो कॉल्ड ग्रैंड मदर को जाके बता दे कि अगर निंगजुए ने 3 दिनों के अंदर उसके सबऑर्डिनेट्स को रिलीज नहीं किया तो फिर फॉक्स क्लैन के साथ जो होगा उसके बारे में उन्हें अंदाजा भी नहीं है। जिसे बायुवे भी काफी ज्यादा हैरान हो चुकी थी कि चैंग को अपनी जिंदगी से ज्यादा उसे उसके सबऑर्डिनेट की चिंता है। जिसके बाद बायुवे चैंग से पूछती है कि उसे इमोर्टल की फिक्र नहीं हो रही है। जिसपे चैंग आगे से कहता है अच्छा वो मैं तो उनका कब से इंतजार कर रहा हूँ कि वो कब यहाँ पे आए और मुझे कब फील्ड पॉइंट मिलेंगे। उसी टाइम पे हम लोग निंगजुए को देखते हैं जो कि बड़े से पर्दे के अंदर देख रही थी कि कैसे इमोर्टल एक माउंटेन से दूसरे माउंटेन के ऊपर उड़ रहे हैं और इमोर्टल स्वॉर्ड को ढूंढ रहे हैं और उसके पीछे जितने भी सर्वेंट थे उन सभी की डर के मारे गीली हो चुकी थी। इसीलिए निंगजो अपने मन के अंदर सोचती है कि उसने बिल्कुल सही डिसीजन लिया था जो उसने साओ बैन और होंग को अपने पास बंद कर लिया है, क्योंकि अगर इमोर्टल्स को पता चल जाता कि स्वॉर्ड के चक्कर में डीमन सेट भी उनके साथ जुड़ा हुआ है तो इसे डीमन सेट के बहुत बुरे वाले लग सकते थे। इसीलिए उसे पूरा नाज था कि उसने पूरी तरीके से सही डिसीजन लिया है। जिसके बाद हम लोग 12 के 12 इमोर्टल्स को देखते हैं जो कि चैंग के टेरिटरी के पास पहुंच जाते हैं और वो लोग जैसे ही चैंग की डोमेन को अंदर देखते हैं तब वो काफी ज्यादा हैरान हो जाते हैं, क्योंकि चैंग की पूरी डोमेन एक ट्रेजर लैंड में बदल चुकी थी और वहाँ पे इमोर्टल फ्रूट भी थे और साथ ही में काफी ज्यादा इमोर्टल एनर्जी भी बह रही थी। इसीलिए घोस्टबोन सेक्ट का इंसेक्टर अपने मन के अंदर सोचता है कि अगर वो इस पूरे ट्रेजर लैंड को अपने कब्जे में कर लेता है तो फिर वो कल्टीवेशन को काफी जल्दी जल्दी बढ़ा सकता है और वो कई हजारों सालों की कल्टीवेशन एक दिन के अंदर पा सकता है। उसी टाइम हम लोग चैंग को देखते हैं जो कि अपने हाथों से दूरबीन बना के कहता है 1 2 3 हाँ पूरे टोटल 12 हैं, काफी अच्छे एक्सपीरियंस पॉइंट मिल जाएंगे। लेकिन हम लोग उसी टाइम पे लिंगजो और टोबा को देखते हैं जो कि काफी घबराए हुए थे इमोर्टल के प्रेशर की वजह से। चैंग उन लोगों से कहता है डरते क्यों हो भाई, मेरे हूं ना, तुम लोग क्यों डरते हो। लेकिन उसी टाइम पे कोई चीज नीचे से आके धड़ाम से गिरती है और हमें पता चलता है कि वो लिंग के ग्रैंडफादर थे। लिंग जैसे ही अपने ग्रैंडफादर को इस बुरी हालत में देखती है तब वो काफी ज्यादा गुस्से में आ जाती है और वो सभी इमोर्टल चैंग से पूछते हैं क्या तुम ही हो वो सो कॉल्ड इमोर्टल स्लेयर। चैंग आगे से कहता है कि अगर तुम्हें स्वॉर्ड चाहिए थी तो फिर तुम्हें मेरे पास आना चाहिए था, तुमने मासूम लोगों को इन सभी चीजों में क्यों घसीट लिया। इसलिए वो आगे से कहते हैं कि ये मासूम लोग नहीं है, जब हमसे इन्होंने सवाल पूछा तब इन्होंने बताने से मना कर दिया, इसीलिए हमें इन्हें मारना पड़ा और वैसे भी ये चीटी है, ये क्या ही कर सकती है। लेकिन उसी टाइम पे लिंग जल्दी से आगे बढ़ती है और वो स्वॉर्ड से उनके ऊपर एक जोरदार अटैक करती है, लेकिन उस अटैक से उन्हें कुछ भी नहीं होता है और वो आसानी के साथ उन्हें ब्लॉक कर लेते हैं। इंसेक्टर आगे से कहते हैं कि तुम्हारी जरूरत कैसे हुई उस स्वॉर्ड से हमारे ऊपर हमला करने की। इसके बाद इंसेक्टर आगे से एक जोरदार अटैक लिंगजो के ऊपर करते हैं, लेकिन चैंग तुरंत आगे बढ़ता है जो कि बड़े आराम से उस अटैक को ब्लॉक कर लेता है और उसे न्यूलीफाई कर देता है और वो सभी इमोर्टल हैरान हो जाते हैं कि चैंग ने बड़ी आसानी के साथ इंसेक्टर के अटैक को ब्लॉक कर लिया। यहाँ तक कि भी इंसेक्टर काफी ज्यादा हैरान हो चुका था क्योंकि वो अटैक काफी ताकतवर था। इंसेक्टर बाकी इमोर्टल
से कहता है कि उन्हें चैंग को हल्के में नहीं लेना चाहिए, उसके पास कोई ना कोई ट्रम्प कार्ड जरूर होगा। उसी टाइम पे हम लोग लिंग को देखते हैं जो कि रोते हुए चैंग से कहती है कि उसने अपने सभी को खो दिया है और उसके पास कोई भी घर नहीं बचा है। चैंग उसे संभालते हुए कहता है कि रोने की जरूरत नहीं है, चैंग लिंग का बदला जरूर लेगा और वो हर किसी को मिटा देगा जिसने भी उसकी आंखों में आंसू लाए हैं। जिसके बाद भाई चैंग इमॉर्टल स्वॉर्ड को पकड़ता है और वो आगे से पावर्स को रिलीज करते हुए कहता है कि वो हर एक इमॉर्टल को आज यहाँ पे मार देगा, जिसपे वो सभी इमॉर्टल उसके ऊपर हंसने लगते हैं और उससे कहते हैं कि एक बच्चा हमें मारने वाला है, वाओ। जिसके बाद उनमें से एक इमॉर्टल पावर को रिलीज करते हुए स्वॉर्ड को समन करने की कोशिश करती है, लेकिन 1 मिनट बीत जाता है, कुछ भी नहीं होता है, जिससे उन सभी के पैरों तले जमीन खिसक जाती है और वो सभी सोचते हैं कि दूर होने की वजह से नेटवर्क कम पड़ गए हैं। इसीलिए वो इमॉर्टल थोड़ा सा और पास जाती है और वो फिर से ट्राई करने की कोशिश करती है, लेकिन फिर से कुछ भी नहीं होता है, जिससे वो सभी और ज्यादा हैरान हो जाते हैं और उन्हें कुछ भी समझ में नहीं आता है कि इमॉर्टल स्वॉर्ड को क्या हो रहा है। उसी टाइम पे हम लोग इमॉर्टल स्वॉर्ड को देखते हैं जो कि हिलने लगी थी, लेकिन चैंग उससे कहता है कि अगर जाना है तो जाओ, मैं रोकूंगा नहीं। लेकिन वो स्वॉर्ड चैंग के हाथों से निकलती ही नहीं है, जिससे एक इमॉर्टल को काफी जोर से गुस्सा आता है और वो चैंग के ऊपर हमला करने के लिए आगे बढ़ रहा था, लेकिन एक इमॉर्टल उसे रोक देती है और वो बताते हैं कि चैंग कुछ ज्यादा ही अजीब है, इसीलिए उन्हें इंतजार करना चाहिए। इसके बाद वो लड़की एक बेहद खतरनाक टेक्निक का इस्तेमाल करती है, जिससे पूरा आसमान गूंजने लगता है और वहाँ पे बिजलियां चमकने लगती हैं। जिसके बाद हम लोग देखते हैं कि वहाँ पे सुप्रीम थंडर आती है, जो कि इस बार कुछ ज्यादा ही खुश थी क्योंकि उसे इस बार चैंग ने नहीं बुलाया था, उसे इमॉर्टल ने बुलाया था और इस बार सुप्रीम थंडर यहाँ पे किसी के टुकड़े टुकड़े करने के लिए आई थी। जिसके बाद वो नीचे की तरफ जाते हुए सोचती है कि चलो देखते हैं कि कौन इस बार चॉप होने वाला है, लेकिन जैसे ही उसकी नजर चैंग के ऊपर पड़ती है तो वो काफी घबरा जाती है क्योंकि चैंग अभी भाई बाहुबली मोड में है, इसीलिए वो डर के मारे तुरंत वापस चली जाती है और कहती है कि उसका पेट खराब है, वो बाद में आएगी। जिसको देख के चैंग हंसने लगता है और वो आगे से बेइज्जती करते हुए कहता है कि मैंने तो सोचा था कि तुम्हारी ताकत कुछ ज्यादा ही महामहिम होगी, लेकिन तुम तो जरा से भी ताकतवर नहीं निकले, जिससे उन सभी इमॉर्टल्स के बाल जल जाते हैं और वो सोचते हैं कि ये कुछ ज्यादा ही उड़ रहा है। जिसके बाद तो इमॉर्टल आगे की तरफ भागते हुए चैंग के ऊपर हमला कर देते हैं, तो फिर चैंग आगे से इमॉर्टल शॉट का इस्तेमाल करता है और वो सामने की तरफ से एक बेहद खतरनाक स्लैश उनकी तरफ मारता है। वो स्लैश इतना ज्यादा शक्तिशाली था कि वो सभी इमॉर्टल डर के मारे कांपने लगते हैं और तुरंत उस अटैक को अवॉइड कर लेते हैं। एक इमॉर्टल उनसे कहता है कि जल्दी से उस शॉट को अवॉइड करो, नहीं तो तुम्हारे टुकड़े टुकड़े हो जाएंगे। लेकिन उसी टाइम पे वो सभी इमॉर्टल देखते हैं कि चैंग के स्लैश की वजह से स्पेस में क्रैक पड़ चुका था और वहाँ पे वर्ल्ड खुल चुका था, जिससे वो सभी इमॉर्टल और ज्यादा घबराने लगते हैं और कहते हैं कि क्या हो अगर हम लोग अभी लौट चले और फिर से बाद में आए वनरेबल इमॉर्टल के साथ। लेकिन उसी टाइम पे वो लोग सोचते हैं कि ये जगह कॉन्टिनेंट है जो कि एक लोअर वर्ल्ड है और किसी के पास भी इतनी ताकत नहीं हो सकती है कि वो स्पेस के अंदर एक क्रैक ले आए, और कोई मॉडल तो ऐसा कर भी नहीं सकता है। लेकिन उसी टाइम पे उन लोगों की और फटना शुरू हो जाती है क्योंकि जो चैंग था वो स्पेस के अंदर अपना हाथ डालने लगता है, जिसपे वो सभी इमॉर्टल चिल्लाते हुए कहते हैं कि ये तो और भी ज्यादा खतरनाक हो सकता है क्योंकि स्पेस कोई ऐसी जगह नहीं है जहाँ पे कोई भी इमॉर्टल अपना हाथ घुसेड़ दे, क्योंकि उसके अंदर डिस्ट्रक्टिव पावर होती है जो कि एक ही झटके में इमॉर्टल को अपने अंदर निगल लेगी और जिसके बाद इमॉर्टल सायोनारा। इसीलिए वनरेबल इमॉर्टल भी उस स्पेस की पावर से डरते हैं और उससे घबराते हैं। लेकिन उसी पल चैंग अपने हाथ को बाहर निकालता है और वो स्पेस क्रैक को ठीक कर देता है और वो अपने मन के अंदर सोचता है मुझे तो लगा कि मैं सिस्टम से ब्लैकमेल होने वाला हूँ इस तरह की गड़बड़ करने के बाद, लेकिन किस्मत अच्छी है कि ये ठीक हो गया। जिसके बाद चैंग उनसे हंसते हुए कहता है कि आ जाओ, मैं तुम सभी को मारने के लिए रेडी हूँ। वो सभी इमॉर्टल एक साथ चैंग के ऊपर हमला कर देते हैं और कहते हैं कि एक साथ टूट पड़ो। मुझे पूरा यकीन है कि हम एक साथ उसे मार सकते हैं और उसके पास इतनी एबिलिटी नहीं रहेगी। लेकिन चैंग उनसे कहता है कि आ जाओ, और वो जैसे ही डोमेन के अंदर कदम रखते हैं तो फिर वो सभी इमॉर्टल एक ही जगह पे रुक जाते हैं और वो हिलते भी नहीं है। इसके बाद चैंग लिंग से कहता है कि अपनी आंखें खोलो प्यारी डिसाइपल, और अपनी आंखों से देख लो कि जिन्होंने भी तुम्हारे ग्रैंडपा और तुम्हारे फादर को परेशान किया था और उन्हें मार दिया है वो सभी यहाँ पे कितनी बुरी मौत मरने वाले हैं। जिसपे उन सभी इमॉर्टल की धीरे धीरे करके फटना शुरू हो जाती है और वो सभी आगे से चिल्लाने लगते हैं कि हम सभी अपर वर्ल्ड के इमॉर्टल्स हैं, इमॉर्टल जनरल्स। अगर हम सभी यहाँ पे मारे जाते हैं तो फिर वनरेबल इमॉर्टल और इमॉर्टल के खुद भी नीचे आएंगे और वो तुम्हें मार देंगे। लेकिन चैंग आगे से हंसते हुए कहता है कि मुझे घंटा फर्क नहीं पड़ता है, चाहे वो वनरेबल इमॉर्टल हो या फिर इमॉर्टल किंग, वो जैसे ही यहाँ पे आएंगे तो मैं उनको भी वहीं पे भेज दूंगा जहाँ पे तुम लोग जाने वाले हो। वो सभी इमॉर्टल अब कुछ भी नहीं कर पा रहे थे और डर के मारे कांपने लगते हैं। इसके बाद चैंग वहाँ पे डिवाइन फ्लेम को रिलीज करता है और उन सभी इमॉर्टल्स को जला के मारने लगता है और उनसे कहता है कि अपर वर्ल्ड के अंदर कई सारे कमजोर और मासूम लोग हैं जिनके साथ तुम कुछ भी कर सकते हो, इसलिए उनके लिए मैं खड़ा होऊंगा और मैं उनको इंसाफ दिलाऊंगा, भले ही चाहे वो तुम लोग ही क्यों ना हो। मैं तुम्हें सजा दूंगा और तुम्हें मार दूंगा। इसके बाद चैंग इमॉर्टल फ्लेम के जोर को और ज्यादा बढ़ा देता है और उन सभी को जला के मार देता है, जिसको देख के टूबा और कियन डर के मारे कांपने लगते हैं और उन्हें कुछ भी समझ में नहीं आता है। चैंग लिंग से कहता है कि उसे कल्टीवेट करके ताकतवर बनना है ताकि वो अपने ग्रैंडफादर और फादर की उम्मीदों के ऊपर खड़ी उतर सके। उसी टाइम में हम लोग निंजो को देखते हैं जो कि अपने मैजिक सर्कल से ये सब कुछ होते हुए देख रही थी, और वो जैसे ही उन सभी 12 के 12 इमॉर्टल्स को जल के राख बनते हुए देखती है तब उसके पैर कांपने लगते हैं और वो डर के मारे कांपने लगती है और उसे यकीन नहीं होता है कि लोअर वर्ल्ड के अंदर भी कोई बंदा ऐसा है जो कि डिवाइन फ्लेम का यूज कर सकता है। लेकिन हम लोग चैंग को देखते हैं जिसने सिर्फ इमॉर्टल्स को मारा ही नहीं था बल्कि उनको पिल में बदल दिया था और उनके लाइफ एसेंस को वो इकट्ठा कर लेता है और उसके पास 12 पिल हो जाती है। लेकिन उसे तभी पता चलता है कि कोई उनके ऊपर नजर रख रहा है, जिसके बाद वो अपनी एनर्जी को रिलीज करता है तो इधर निंजो का जो मैजिक सर्कल था वो टूट के बिखर जाता है और निंजो कांपते हुए अपने मन के अंदर सोचती है कि किसी बंदे ने 12 के 12 इमॉर्टल्स को एक ही स्लैश में राख बना दिया। तो फिर चैंग के सामने उसकी कल्टीवेशन की क्या औकात होगी और उसे डर के मारे पानी पीने का मन करने लगता है। उसी टाइम पे वहाँ पे बाई युवे आती है जो कि निंजो को बताती है कि चैंग ने उसे 3 दिन की मोहलत दी है कि वो होंग और साओ बैन को तुरंत के तुरंत छोड़ दे, जिसपे निंजो डर के मारे कहती है कि वो लोग उसे तुरंत ही छोड़ देंगे और एडिशन के तौर पे वो उससे माफी मांगने के लिए भी जा रहे हैं और वो अपने मन के अंदर सोचते हैं कि चैंग काफी दिल वाला होगा, इसीलिए शायद से वो निंजो को माफ कर सकता है। उसी टाइम पे हम लोग टोबा और कियान को देखते हैं जो कि
चैंग की तारीफ करते हुए कहते हैं कि चैंग तो कुछ ज्यादा ही कूल है, उसने एक ही झटके में 12 के 12 इमोटल्स को यूं ही जला के मार दिया। जिसके बाद चैंग उन 12 एसेंस को हार्वेस्ट करने लगता है, लेकिन उसी टाइम पे वो हंसते हुए सिस्टम से पूछता है कि मेरे फील्ड पॉइंट कहाँ पे हैं। तो फिर सिस्टम उसे कहता है कि होस्ट तुमने कुछ ज्यादा ही को मार दिया है, इसलिए थोड़ा सा टाइम लगेगा उन सभी फील्ड पॉइंट को कैलकुलेट करके तुम्हें बताने में। जिसमें चैंग को सांस में सांस आती है, नहीं तो उसे लगा था कि उसके सारे पॉइंट चले ही गए हैं। उसी टाइम पे लिंक आगे बढ़ती है जो कि चैंग के गले लग जाती है और उसे रोते हुए शुक्रिया कहती है। चैंग अपने मन के अंदर सोचता है कि उसे लिंक को कुछ बताना है, लेकिन अभी उसके हालात कुछ ज्यादा ही बुरे हैं। अगर वो इसे अभी के अभी कुछ बता देता है तो फिर आउटकम क्या आएगा चैंग को भी नहीं पता है। जिसके बाद चैंग लिंक से कहता है कि तुम अभी जाके आराम करो, जिसके बाद तुम बाहर आओगे तो मैं तुम्हें कुछ बता दूंगा। और हम देखते हैं कि टोबा और चैंग दोनों आराम से बैठ के चाय पी रहे थे। उसी टाइम पे वहाँ पे बायुए आती है जो कि निंगजू को अपने साथ लेके आई थी। निंगजू अपने मन के अंदर सोचती है कि उसने सिर्फ फोंग और साओबैन को सिर्फ बंदी किया था, इसीलिए चैंग उसे बख्श देगा और उसे मारेगा नहीं। लेकिन चैंग जैसे ही देखता है कि वो दोनों वहाँ पे आ चुकी हैं, तो फिर चैंग आगे से निंगजू को घूरते हुए कहता है कि अपने घुटनों पर बैठ जाओ। इस पे निंगजू तुरंत अपने घुटनों पर बैठ जाती है और वो हल्का सा भी रजिस्ट नहीं करती है। निंगजू अपने मन के अंदर सोचती है कि अगर चैंग उसे मारना चाहे तो फिर वो उसको बड़ी आसानी के साथ अपनी सिर्फ एक उंगली के साथ ही मार सकता है। जिसके बाद चैंग निंगजू से कहता है कि वो कुछ ज्यादा ही बहादुर हो गई है, वो पूरे फॉक्स क्लैन की टीमन एम्परर है और साथ ही में पूरा एशियन फॉक्स क्लैन उसे काफी ज्यादा पसंद करता है। इसीलिए शायद निंगजू कुछ ज्यादा ही आगे बढ़ चुकी है जो उसने चैंग के सबोर्डिनेट्स को जेल के अंदर डाल दिया था। निंगजू आगे से माफी मांगते हुए कहती है कि वो थोड़ा सा भटक गई थी, लेकिन अगर चैंग किसी को पनिशमेंट देना चाहता है तो वो सिर्फ निंगजू को दे। इसमें वो फॉक्स सेट को बीच में ना लाए, नहीं तो उससे काफी ज्यादा नुकसान हो जाएगा। लेकिन उसी टाइम में बायुए आगे बढ़ती है जो कि चैंग से कहती है कि वो चाहती है कि चैंग निंगजू और उसके फॉक्स क्लैन को कुछ भी ना करे और उसके लिए बायुए कुछ भी करेगी और वो किसी भी चीज के करने के लिए राजी थी। चैंग आगे से कहता है कि अगर मैं निंगजू और फॉक्स क्लैन को छोड़ देता हूँ तो फिर तुम कुछ भी करोगे। जिसपे बायुए आगे से हाँ कहती है। तो फिर चैंग अपने पास एक डंडा बाहर निकालता है और वो बायुए के पीछे जाके कहता है कि जरा मुझे तुम्हारी सिंसियरिटी चेक करने दो। जिसके बाद चैंग उस डंडे का इस्तेमाल करके बायुए को मारने लगता है। खैर चैंग का मारना और बायुए का चिल्लाना वो दोनों ही काफी अलग अलग थे, तुम लोग इमेज से पता लगा सकते हो और मैं बार बार मीम का यूज नहीं करता हूँ। लेकिन निंगजू ये सब कुछ देख के दंग रह गई थी और वो अपने मन के अंदर सोचती है कि ये बहुत कमीना है, ये हमारे सेक्टर और मुझे छोड़ के जाने देने के लिए ये कुछ भी करने को राजी है और ये अपनी ताकत का पूरी तरीके से इस्तेमाल कर रहा है। इससे जितना एवल इंसान मैंने आज तक नहीं देखा है और ये प्योर ईवल है। खैर उसी टाइम पे हम लोग चैंग को देखते हैं जिसके मुंह से ठड़क बहने लगी थी और उसके नाक से खून आने लगा था। और चैंग बताता है कि वो बायुए को मारते हुए उसके जितने भी मेरिडियंस हैं वो उनको अनलॉक कर रहा है और इसीलिए ये उसके लिए पनिशमेंट ना होकर एक ट्रीट बन गई है। और बायुए चैंग से आगे से कहती है यू कैन हिट मी हार्डर। खैर निंगजू से बायुए का इस तरह से टॉर्चर नहीं दिखा जाता है और वो आगे बढ़ के चैंग को मना कर देती है और कहती है कि वो बायुए को इस तरह से टॉर्चर न करे। खैर चैंग इसके बाद उसे टॉर्चर करना छोड़ देता है और बाहर जाके बैठ जाता है और निंगजू से कहता है कि वो जितनी जल्दी हो सके होंग और साओबैन को छोड़ दें, नहीं तो फॉक्स क्लैन के साथ आगे क्या होगा वो उसे अच्छे से पता है। जिसके बाद चैंग अपने पास से एक इमॉर्टल फ्रूट बाहर निकालता है जो कि वो बायुए को दे देता है, लेकिन हाथ दरअसल निंगजू ने फैलाया था, जिससे निंगजू काफी हैरान हो जाती है कि उसे डेविल फ्रूट नहीं मिला है। जिसके बाद निंगजू चैंग से कहती है कि अब से एशियन फॉक्स क्लैन उसको फॉलो करेगा और वो फ्यूचर में उसके खिलाफ कभी भी नहीं जाएगा। चैंग आगे से उसे घूरते हुए कहता है कि जाना भी नहीं चाहिए, नहीं तो अंजाम काफी ज्यादा बुरा होगा। जिसके बाद हम लोग देखते हैं कि वो दोनों अपने क्लैन की तरफ वापस जा रहे थे कि उसी टाइम में बायुए आगे से कहती है कि अब पता नहीं उसे कब दोबारा मौका मिलेगा कि चैंग उसे पनिशमेंट देगा। और बायुए आगे से कहती है कि जैसे जैसे चाबुक उसके बैक के ऊपर जोरों से पड़ रहा था वैसे वैसे उसकी मेरिडियंस स्मूथ होती जा रही थी। खैर निंगजू को ऐसा लगता है कि टॉर्चर ज्यादा होने की वजह से बायुए का मानसिक संतुलन बिगड़ चुका है, इसीलिए वो उसे कहती है बाबू परेशान मत हो, चलो वापस चलते हैं और मैं तुम्हें डॉक्टर को दिखा देती हूँ। जिसके बाद चैंग आके आराम करने ही वाला था कि उसी टाइम पे सिस्टम की विंडो उसके सामने आती है और उसे बताती है कि उसे कई सारे फील्ड पॉइंट मिले हैं और चैंग को टोटल 2,40,000 फील्ड पॉइंट मिले थे। इतने सारे फील्ड पॉइंट को देख के उसके अंदर के मन का कीड़ा जाग उठता है और वो चिल्लाने कूदने लगता है। जिसके बाद वो सिस्टम से कहता है कि अब यहाँ पे सिस्टम को अपग्रेड भी कर सकता है, यानी कि वर्जन 4.0, और साथ ही में वो उसको एक्सपेंड भी कर सकता था। खैर सिस्टम चैंग को बताता है कि उसे वर्जन को अपग्रेड करने के लिए कुछ कंडीशंस को पूरा करना पड़ेगा, यानी कि उसे माउंटेन का पूरा लॉर्ड बनना पड़ेगा और उसके लिए टाइम लिमिट भी थी। जिसपे चैंग आगे से उंगली दिखा के कहता है कि मैं तो नहीं करने वाला है, जो उखाड़ना है उखाड़ लो। तो फिर सिस्टम आगे से कहता है कम ऑन होस्ट यू कैन डू दिस, और अगर आप इसे अपग्रेड कर लेते हैं तो फिर आपको रिवॉर्ड के तौर पे सीक्रेट रियलम मिलेगी और सीक्रेट रियलम के अंदर ऐसे कई सारे सीक्रेट टेक्निक्स, मास्टर रियलम्स और साथ ही में मिथिकल पोकेमॉन भी होंगे और चैंग उनका भर भर के यूज कर सकता है। जिसपे चैंग आगे से सिस्टम को चाटते हुए कहता है कि अगर तुम ऐसी बातें कहोगे तो फिर मैं क्यों पैसे खर्चा करने के लिए नहीं मानूंगा। जिसके बाद चैंग तुरंत अपनी फील्ड पॉइंट का इस्तेमाल करता है और वो माउंटेन का लॉर्ड बन जाता है और वो डोमेन का साइज बढ़ा देता है। लेकिन इतना सब करने के बाद वो बेचारा सदमे में चला जाता है कि उसने एक ही बार में 1,90,000 फील्ड पॉइंट को यूज कर लिया। जिसके बाद वो बाहर की तरफ देखते हुए सोचता है कि पता नहीं लिंक के साथ क्या हो रहा होगा, मैंने उसे वहां पे भेज तो दिया है। उसी टाइम पे हम लोग लिंक को देखते हैं जो कि 9 शॉर्ट सेक्टर के पास गई थी, अपने सेक्टर के पास जहाँ पे वो सभी लोगों को मरा हुआ देखती है। लेकिन जब लिंक अपने फादर को इतने बुरे हालातों में देखती है तब उसकी आंखों में आंसू आ जाते हैं और वो रोना शुरू कर देती है। लेकिन उसी टाइम पे उसके डैड उसके सामने आते हैं और उसे कहते हैं कि रोना बंद करो, हम लोग अभी तक जिंदा हैं। लेकिन लिंक आगे से पूछती है कि वो लोग जिंदा कैसे हैं, उन्हें तो इमोर्टल्स ने मार दिया था। जिसपे लिंक के फादर आगे से बताते हैं कि उनके पास एक आर्टिफैक्ट था और वो सब कुछ पूरा एक इल्यूजन था। लिंक के फादर चैंग की तारीफ करते हुए कहते हैं कि उसने एक ही बार में सभी इमोर्टल्स को मार दिया, उसकी ताकत सच में भयानक है। जिसके बाद लिंक के फादर उसे बताते हैं कि जब वो घर छोड़ के जाने वाले थे तब चैंग ने उन्हें रोक दिया था और उनसे कहा था कि इसके बावजूद भले ही वो लोग कितनी भी सावधानी बरतते हैं, इमोर्टल्स उनके ऊपर हमला करके उन्हें मार सकते हैं। इसीलिए चैंग ने अपने पास एक आर्टिफैक्ट निकाला था जो कि इल्यूजन को क्रिएट करता है और वो इतना ज्यादा शक्तिशाली होता है कि वो आर्टिफैक्ट किसी को भी विश्वास दिला सकता है कि जो होने वाला है वो बिल्कुल सच है और जो हो रहा है वो भी बिल्कुल सच
है, जिसपे लिंक रोते हुए कहती है कि मास्टर बहुत ज्यादा अच्छे हैं और वो काफी ज्यादा दयालु हैं। लिंक के फादर उसे बताते हैं कि कल्टीवेशन की दुनिया में जहाँ ताकतवर कमजोर को खा जाते हैं तो फिर उनका सेक्टर काफी ज्यादा लकी है कि उनको एक ऐसा सीनियर मिला है जो कि शक्तिशाली होने के साथ साथ काफी ज्यादा दयालु और सत्यवादी भी है। जिसके बाद वहाँ पे हम लोग लिंक के ग्रैंडफादर को देखते हैं जो कि अपनी सोल फॉर्म में थे और वो अभी तक मरे नहीं थे। इसी के बाद लिंक के फादर को याद आता है कि उन्हें सिग्नल देना है, नहीं तो चैंग गुस्सा हो जाएगा। जिसके बाद वो वहाँ पे एक पटाखा फोड़ता है। हम लोग देखते हैं कि चैंग वहाँ पे एक पटाखों से मुंह बन जाता है जो कि कूल लग रहा था, जिससे चैंग को भी पता चल जाता है कि उनका सेक्टर सही सलामत है और उन्हें कुछ भी नहीं हुआ है। जिसके बाद हम लोगों को पता चलता है कि जब चैंग ने अपने सिस्टम को अपग्रेड किया था तब उसको इस करिश्मा के बारे में पता चला था और उसने सबसे पहले खुद के ऊपर टेस्ट किया था, जहाँ पे उसने सक्सेसफुली एक डोमेन तो बना दी थी लेकिन वो सही से काम नहीं कर रही थी। लेकिन डोमेन के अंदर का जितना भी फिकर था वो बिल्कुल असली लग रहा था छूने पर भी। इसीलिए चैंग ने उनके सेक्टर के ऊपर सिर्फ एक दाव लगाया था और उसका दाव चल गया। जिसके बाद हम लोग अपर वर्ल्ड को देखते हैं जहाँ पे हम लोग सेंगवू नाम के वनरेबल इमॉर्टल को देखते हैं और तभी उसके पास एक और इमॉर्टल आता है जिसको सेंट वू कहा गया है। सेंट वू सेंगवू से पूछता है कि मैंने सुना है कि तुम्हारे कुछ दिन सही नहीं चल रहे हैं और तुम्हें काफी ज्यादा परेशानी हो रही है, जरा मुझे बता दो तुम्हारा ये भाई किस काम में आएगा। इस पे सेंगवू उसे बताता है कि कुछ दिनों पहले उसकी एक शॉट चोरी हो गई थी अपर वर्ल्ड में किसी का घुस आने की वजह से। जिसके बाद उसने अपने 12 इमॉर्टल्स को नीचे भेजा लेकिन वो उस शॉट को वापस लाने में नाकाम रहे। किसी लोअर वर्ल्ड के बंदे ने उन्हें मार दिया है जिसको सभी लोग इमॉर्टल स्लेयर कर रहे हैं। सेंगवू से पूछता है क्या वो कुछ ज्यादा ही शक्तिशाली है। जिसपे सेंगवू आगे से कहता है कि मेरी आंखों के अंदर वो बस एक छोटी सी चींटी है जिसको मैं जब चाहे तब मसल सकता हूँ, लेकिन मैं किसी काम से यहाँ पे बिजी हूँ। सेंगवू से कहता है कि चिंता न करो, तुम्हारा ये काम मैं कर सकता हूँ और वैसे भी लोअर वर्ल्ड के अंदर मेरा कुछ पुराना हिसाब किताब बाकी है। इसके बाद सेंगवू बताता है कि उसके पास कुछ ऐसे बंदे हैं जो कि कुछ ज्यादा ही शक्तिशाली हैं और वो किसी भी इमॉर्टल स्लेयर का भी काम तमाम कर सकते हैं। जिसके बाद वो दोनों इसी बात के ऊपर हंसने लगते हैं और उसी टाइम पे वहाँ पे एक लड़की आती है जिसका नाम यू चैन था और ये भी एक इमॉर्टल है। जिसपे सेंगवू उसकी तारीफ करते हुए कहता है कि वो इमॉर्टल रियलम के अंदर सबसे सुंदर कन्या है और अगर कोई यू चैन को देख ले तो इसका मतलब यही है कि उसने अपनी आंखों से स्वर्ग को देख लिया है। यू चैन उन लोगों को बताती है कि वो यहाँ पे इमॉर्टल ट्री लेने के लिए आई है। उसी के बाद हम लोग चैंग के इमॉर्टल वर्ल्ड को देखते हैं जहाँ पे हम लोग इमॉर्टल ट्री को देखते हैं और उसके ऊपर कुछ ज्यादा ही फल लगे हुए थे और वो बिल्कुल सोने का पेड़ लग रहा था। उसी टाइम पे हम लोग चैंग को देखते हैं जहाँ पे लिंक उसकी कमर दबा रही थी और चैंग उसे कहता है कि थोड़ा सा राइट में और थोड़ा सा लेफ्ट में, और उन्हीं दोनों के ऊपर हम लोग कियान और शॉट को देखते हैं जहाँ पे कियान जल रहा था तो शॉट उसे तिरछी नजरों से देख रही थी। उसी टाइम पे हम लोग होंग को देखते हैं जिसके 100 बैन थी और साथ ही में उसके पास बाईयुए भी थी। लेकिन होंग को इस बात की चिंता हो रही थी कि उसने टास्क को विफल कर दिया है, इसीलिए चैंग उसके ऊपर गुस्सा हो सकता है और उसे पनिशमेंट भी दे सकता है। बाईयुए जैसे ही पनिशमेंट का नाम सुनती है तो फिर वो होंग से कहती है कि वो होंग की खातिर उस पनिशमेंट को अपने ऊपर ले लेगी। जिसपे होंग उसे कहती है कितनी प्यारी हो तुम, मन कर रहा है तुम्हें अभी पुच्ची ले लो। लेकिन दोस्तों वो तो हम लोग जानते हैं ना कि उसे पनिशमेंट क्यों चाहिए। लेकिन वो दोनों जैसे ही दरवाजे के पास पहुंचती है तब उन्हें दरवाजे के पीछे से आवाज आने लगती है पुश मी हार्डर। इसलिए उन दोनों को लगता है कि चैंग और लिंक दोनों एक साथ मिलकर मचा रहे हैं। लेकिन जब वो दोनों दरवाजा खोल के अंदर जाके देखते हैं तब लिंक अभी भी चैंग को बस मसाज दे रहे थे। जिसके बाद होंग आगे बढ़ती है और वो तुरंत अपने घुटनों पर बैठ जाती है और वो चैंग से माफी मांगती है और उसे कहती है कि वो पनिशमेंट के लिए तुरंत रेडी है। तो फिर उसी टाइम पे बाईयुए आगे बढ़ती है जो कि चैंग से कहती है कि वो होंग की जगह पे पनिशमेंट ले लेगी और जितनी भी पनिशमेंट है सिर्फ उसे दी जाए। लेकिन चैंग बाईयुए के सपनों के ऊपर पानी फेर देता है और उसे कहता है कि आज किसी को भी कोई पनिशमेंट नहीं मिलेगी, जिससे बाईयुए उदास हो जाती है और वो सोचती है कि पनिशमेंट नहीं मिलेगी। जिसके बाद चैंग आगे बढ़ता है और वो होंग रिवॉर्ड के तौर पे एक इमॉर्टल फ्रूट देता है और उसे कहता है कि मिशन फेल हो गया तो क्या हुआ, मेहनत तो तुमने की थी। लेकिन जब चैंग बाईयुए की तरफ देखता है तब वो सोचता है ऐसा लगता है कि इसको पनिशमेंट चाहिए थी लेकिन इसे नहीं मिली है इसीलिए उदास हो गई है। और वहीं पे बाईयुए अपने मन के अंदर सोचती है कि अगली बार पनिशमेंट कब मिलेगी, मुझे वो प्लेजर फिर से चाहिए। जिसके अगले सीन में हम लोग चैंग को देखते हैं और उसके पास अभी भी 50,000 पॉइंट बचे हुए थे, इसीलिए वो जल्दी से अपने पॉइंट का इस्तेमाल करता है और एक क्लोन बना लेता है और ये क्लोन कुछ ज्यादा ही शक्तिशाली था। जिसके बाद चैंग आगे बढ़ता है और उसके पास जितने भी स्किल थी सिस्टम के अंदर वो उन सभी को एक्वायर कर लेता है और खुशी के मारे उछलने लगता है। तो फिर चैंग अपने मन के अंदर सोचता है कि अब वो इतना शक्तिशाली हो चुका है कि वो किसी भी तरह की टेक्निक का इस्तेमाल कर सकता है। जिसके बाद चैंग वहाँ पे वन फिंगर यांग फिंगर टेक्निक का इस्तेमाल करता है और सामने की तरफ अपनी एक उंगली करता है तो सामने की तरफ एक बीम जाती है जो कि दीवार को तोड़ते हुए पार निकल जाती है। जिसके सोर्स जो सभी लोग काम कर रहे थे उन सभी का ध्यान भटक जाता है और चैंग अपने मन के अंदर उछलते हुए सोचता है कि अब वो किसी को भी कोई भी टेक्निक सिखा सकता है और वो साथ ही में लिंक को भी कल्टीवेशन में हेल्प कर सकता है और उसे कई सारी नई टेक्निक सिखा सकता है। जिसके बाद चैंग हंसते हुए बाहर निकलता है और वो लिंक से कहता है कि उसको कई सारी मार्शल आर्ट टेक्निक सीखनी है। जिसपे लिंक आगे से कहती है कि उसे हर तरह की मार्शल आर्ट टेक्निक सीखनी है। लेकिन चैंग उसके सर के ऊपर उंगली मारते हुए कहता है कि अभी मैं तुमको सिर्फ शॉर्ट स्किल सिखाऊंगा, उसके बाद मैं तुम्हें बाकी सारी मार्शल आर्ट सिखाऊंगा। इसके बाद चैंग आगे बढ़ता है और वो लिंक को कई सारी शॉर्ट टेक्निक्स, शॉर्ट फॉर्मेशन और सब कुछ बता देता है। इसके बाद लिंक चुपचाप बैठ जाती है और वो कल्टीवेट करना शुरू कर देती है। वहीं पे वो दोनों लोमड़ी दूर से खड़ी होकर बस यही सोच रही थी कि पता नहीं चैंग उन्हें कब इस तरह की कोई मार्शल आर्ट टेक्निक सिखाएगा। जिसके बाद हम लोग फिर से अपर वर्ल्ड को देखते हैं जहाँ पे जब यू चैन किसी से इमॉर्टल ट्री से इमॉर्टल फ्रूट लेने के लिए गई थी तब उस बंदे ने साफ मना कर दिया था और उसे पहले ही बता दिया था कि अपर वर्ल्ड के अंदर जितने भी इमॉर्टल ट्री हैं उन सभी से इमॉर्टल फ्रूट पहले ही ले लिए गए हैं। अब यहाँ पे ऐसा कोई भी ट्री नहीं बचा है जिसके पास इमॉर्टल फ्रूट होगा। लेकिन वो बंदा आगे से यू चैन को एक टिप दे देता है कि लोअर वर्ल्ड के अंदर किसी बंदे के पास इमॉर्टल ट्री है जिसके पास कई सारे फ्रूट लगे हुए हैं। यू चैन आगे से उसे शुक्रिया कहती है और वो अपने मन के अंदर सोचती है कि ओल्ड एनसेक्टर का टाइम जल्दी से खत्म होने वाला है, इसीलिए उन्हें कैसे भी करके कई सारे इमॉर्टल फ्रूट को ढूंढ के लाना ही पड़ेगा। जिसके बाद हम लोग लिंक को देखते हैं जो कि अभी भी कल्टीवेट करते हुए जा रही थी और वो धीरे धीरे करके ब्रेक थ्रू करना शुरू कर देती है और वो जैसे जैसे ब्रेक थ्रू करते जाती है और वैसे वैसे चैंग को पॉइंट मिलने लगते हैं। इसके बाद हम लोग देखते हैं कि लिंक ने इस कदर ब्रेक थ्रू कर लिया था कि वहाँ पे सुप्रीम थंडर खुद आई थी। लेकिन वो जैसे ही चैंग को वहाँ पे देखती है तब वो फिर से गुस्सा हो जाती है। लेकिन सुप्रीम थंडर एक साइड कैरेक्टर
कैरेक्टर है वो क्या ही कर सकती है, वो चैंग के खिलाफ जीत थोड़ी ना सकती है। इसीलिए वो जल्दी से आगे बढ़ती है और वो लिंक को अपनी पावर्स दे देती है, जिसके बाद लिंक सीधा नासेंट सोल रियलम के अंदर ब्रेक थ्रू कर जाती है और उसे काफी ज्यादा एक्सपीरियंस पॉइंट मिलते हैं और चैंग को पूरे 10,000 फील्ड पॉइंट मिलते हैं, जिससे चैंग की आंखें बाहर आ जाती हैं और वो सिस्टम से कहता है कि तुम्हारे अंदर कोई बग है। इस पे सिस्टम आगे से बताता है कि ये कोई बग नहीं है, सिस्टम को अपडेट करने के बाद जो एक्सपीरियंस पॉइंट होते हैं उन सभी की वैल्यू बढ़ जाती है, इसीलिए जब भी लिंक ब्रेक थ्रू करेगी तब उसका जितने भी एक्सपीरियंस पॉइंट होंगे वो सभी हाई होंगे। और वैसे भी मास्टर और डिसाइपल का रिलेशनशिप काफी अच्छी तरीके से चल रहा है, इसीलिए सिस्टम उसे बोनस भी दे रहा है। जिस पे चैंग उसे कहता है कि साले तूने मुझे पहले क्यों नहीं बताया, तो सिस्टम आगे से कहता है कि पूछा नहीं तो बताऊंगा क्यों। चैंग अपने मन के अंदर सोच ही रहा था कि उसे कई सारे एक्सपीरियंस पॉइंट कैसे मिलेंगे, लेकिन सिस्टम ने उसे खुद ही बता दिया है कि अगर उसका डिसाइपल जल्दी जल्दी ब्रेक थ्रू करता है तो उसे एक्सपीरियंस पॉइंट के साथ साथ बोनस भी मिलेगा, जिससे और ज्यादा एक्सपीरियंस पॉइंट मिलेंगे। इसीलिए चैंग बाई वे की तरफ देखते हुए सोचता है कि अगर मैं इसे अपने डिसाइपल बना लेता हूं तो फिर मुझे कई सारे एक्सपीरियंस पॉइंट मिल सकते हैं। लेकिन तभी सिस्टम चैंग को बताता है कि इससे कोई फर्क नहीं पड़ता है कि बाई वे उसकी डिसाइपल है या नहीं, लेकिन जब तक वो डोमेन के अंदर रहती है और वहां पे कल्टीवेट करके ब्रेक थ्रू करते हैं तब तक चैंग को फील्ड पॉइंट मिलते रहेंगे और उसे बोनस भी मिलता रहेगा। जिसपे चैंग उसके ऊपर एक घुसा मार के कहता है कि ये सभी चीजें पहले नहीं बता सकते हो, क्रिटिकल मूवमेंट पे सब कुछ बर्बाद कर देते हो। लेकिन उसी टाइम पे बाई वे अपने मन के अंदर सोचते हैं कि पता नहीं चैंग उसके बारे में क्या सोच रहा था और उसको गुदगुदी होने लगती है। उसी टाइम पे लिंक भागते हुए आती है जो कि चैंग को बताती है कि वो नासेंट सोल रियलम के अंदर जा चुकी है और वो बस इमोर्टल बनने के कुछ ही कदम दूर है। वहीं पे होंग अपने मन के अंदर सोचती है कि उसे लिंक से जलन होती है क्योंकि वो इतनी जल्दी इमोर्टल बनने वाली है, लेकिन होंग अभी तक कई सारे इमोर्टल फ्रूट की पिल खाते हुए जा रही है, लेकिन वो अभी तक इमोर्टल नहीं बन पाई है। उसी टाइम पे हम लोग देखते हैं कि एक लाइट उड़ते हुए आती है जो कि चैंग सीधा मन के अंदर घुस जाती है और चैंग को एक मैसेज देती है और ये लाइट दरअसल स्नेक की तरफ से थी। वो सभी लोग चैंग से पूछते हैं कि उसने क्या मैसेज भिजवाया है, जिसपे चैंग बताता है कि स्नेक ने वो जगह ढूंढ ली है जहाँ पे मुझे जाना था, इसीलिए मैं खुद से ट्रिप पे जाने वाला हूँ, यूनजाओ की ट्रिप के लिए। वो सभी लोग उसे कहते हैं कि हम लोग आपको फॉलो करें, जिसपे चैंग उन्हें बताता है कि वो खुद नहीं जा रहा है, दरअसल वो अपने क्लोन को भेजने वाला है और उसकी रियल बॉडी यहीं घर के अंदर ही रहेगी। और वो कहते हुए जाता है कि मेरी रियल बॉडी का अच्छे से ख्याल रखना। उसी टाइम पे हम लोग देखते हैं कि नीदर वर्ल्ड से एक दरवाजा खुलता है और उसके अंदर से एक घोस्ट बाहर निकलता है जिसका नाम ग्रीन हेयर था। जिसके बाद वो घोस्ट आगे बढ़ता है और शहर के अंदर जितने भी कल्टीवेटर थे वो उन सभी को खा जाता है और उनकी एनर्जी को एब्जॉर्ब कर लेता है। ग्रीन घोस्ट आगे से बताता है कि वो यहाँ पे चैंग को मारने के लिए आया है क्योंकि वनरेबल इमोर्टल ने ये बोली लगा दी है कि जो कोई भी उसकी शॉट को वापस लेके आएगा और साथ ही में चैंग को भी मार दिया जाएगा तो वो डायरेक्ट इमोर्टलिटी के अंदर आ सकता है और उसे अपर वर्ल्ड के अंदर आने दिया जाएगा। इसीलिए घोस्ट चैंग को मारने के लिए आया है और शॉट को वापस ले जाने के लिए आया है। इसके बाद वो घोस्ट आगे बढ़ता है और किसी जगह के ऊपर हमला करके फिर से कल्टीवेटर्स को खाने लगता है। जिसके बाद अगला सीन चैंग के घर का होता है तो हम लोग देखते हैं कि वो तीनों लड़कियां चैंग की बॉडी को गंदी नजरों से देख रही थी और वहीं पे होंग उन लोगों से कहती है कि मेरे पास एक कमाल का आइडिया है इस बॉडी का अच्छे से इस्तेमाल करने के लिए। उसी टाइम पे हम लोग चैंग को देखते हैं जो कि रास्ता भटक चुका था और वो पेड़ से नीचे के आके गिरता है और वो अपने मन के अंदर सोचता है कि उसे किसी से रास्ता पूछना पड़ेगा। लेकिन उसी टाइम पे हम लोग देखते हैं कि वहाँ पे एक कैट डीमन आती है जो वो भी आसमान से नीचे आके गिरती है। चैंग उसको देख के काफी ज्यादा हैरान हो जाता है और सोचता है कि कैट डीमन यहाँ पे कैसे आ गई और वैसे इसका नाम मियाओ है। हम लोग देखते हैं कि उसी टाइम पे वहाँ पे मियाओ के क्लैन वाले आ जाते हैं जो कि मियाओ से कहते हैं कि शैतानी करना बंद करो, अबे के अबे शादी के लिए चलो, कई लोग तुम्हारा इंतजार कर रहे हैं। जिसपे मियाओ आगे से कहती है कि अगर शादी करने का शौक उन्हें है तो फिर वो कर ले, वो एक नोबल है, वो किसी का कहा नहीं मानेगा और कोई भी किसी टकले बंदे से शादी करना नहीं चाहेगी। उसी टाइम पे हम लोग चैंग को देखते हैं जो कि ये सभी बातें सुनना तो नहीं चाहता था लेकिन उसने जबरदस्ती सुन ली थी। इसके बाद मियाओ आगे बढ़ती है और वो अपने क्लैन वालों के ऊपर हमला कर देती है। हम लोग देखते हैं कि मियाओ उनके साथ फाइट तो कर रही थी लेकिन वो सभी गोल्डन पीक रियलम पे थे, इसीलिए मियाओ का जीत पाना नामुमकिन था। चैंग अपने मन के अंदर सोचता है कि अगर ये हार गई तो फिर इसे टकले बंदे के साथ शादी करनी पड़ेगी, इसीलिए चैंग सोचता है कि उसे मियाओ की मदद कर देनी चाहिए। जिसके बाद वो आगे बढ़ने लगता है। उसी टाइम पे एक बंदा मियाओ के ऊपर एक जोरदार पंच मारता है तो वो पीछे हट जाती है, लेकिन उसी टाइम पे चैंग आगे बढ़ता है जो कि अपनी कल्टीवेशन का इस्तेमाल करके उन्हें डराने की कोशिश करता है और उनसे कहता है कि उस लड़की को जाने दो नहीं तो बुरा हाल कर दिया जाएगा। खैर वो सभी लोग डरते नहीं है और चैंग से कहते हैं कि ये उनका मामला है और चैंग बाहर वाला है। इसके बाद एक बंदा कहता है कि चैंग की कल्टीवेशन उनके बराबर की ही है, अगर वो सभी उसके साथ एक साथ गैंग बैंग कर देते हैं तो वो शायद जीत सकते हैं। उसी टाइम पे चैंग अपनी कल्टीवेशन को बढ़ा देता है तो उसके प्रेशर की वजह से वो सभी बंदे घबरा जाते हैं और उनके मुंह से खून निकलने लगता है। उसी टाइम पे मियाओ आगे बढ़ती है जो कि चैंग का पैर पकड़ लेती है और उसे कहती है कि मेरी हेल्प करो। चैंग अपने मन के अंदर देखता है और वो तुरंत समझ जाता है कि मियाओ बहुत चालाक लड़की है, उसे अच्छे से पता है कि हालातों का फायदा कैसे उठाया जाता है। इसके बाद मियाओ अपनी चाल आगे बढ़ाती है और वो चैंग से कहती है कि चैंग का प्रेशर कुछ ज्यादा ही शक्तिशाली है, इसीलिए मियाओ उसके प्यार में पड़ चुकी है, इसीलिए मियाओ चैंग की साइड पे रहना चाहती है और वो उसके साथ हमेशा रहेगी। चैंग अपने मन के अंदर सोचता है ये तो खुद को इस तरह से ऑफर कर रही है जैसे कि हारेम मांगा के अंदर होता है। खैर उसी टाइम पे वो सभी लोग फिर से खड़े हो जाते हैं और वो चैंग से कहते हैं कि ये मामला हमारा है, इसीलिए तुम्हें इससे दूर रहना चाहिए। लेकिन चैंग एनर्जी को रिलीज करते हुए उनसे कहता है कि भाग जाओ, इससे कि पहले मेरा मन बदल जाए और मैं तुम सभी को मार दूं। जैसे वो सभी बंदे डर के मारे तुरंत वहां से भाग जाते हैं। वहीं पे मियाओ अपने मन के अंदर सोचती है कि जब तक वो चैंग के साथ रहती है तब तक उसके फादर शादी को लेकर उसका कुछ भी उखाड़ नहीं पाएंगे। लेकिन तभी चैंग उसको पीछे हटाते हुए कहता है कि उसे बिल्लियां पालने का शौक नहीं है, इसीलिए मियाओ यहाँ से जा सकती है। लेकिन मियाओ उसे कहती है कि चैंग ने उसकी जिंदगी बचाई है, इसीलिए वो दोनों मरते दम तक एक साथ रहेंगे। तो फिर मियाओ आगे से उसके हाथ को चाटते हुए कहती है कि अगर चैंग को बिल्लियां नहीं चाहिए तो फिर वो उसकी वाइफ बनने के लिए भी रेडी है। खैर चैंग इस बात से घबरा जाता है और उसे कहता है कि अजनबियों का हाथ नहीं चाटा जाता है और क्या तुमको नहीं लगता है कि मैं कोई बुरा इंसान हो सकता हूँ। लेकिन मियाओ आगे से कहती है कि उसे चैंग के साथ ही रहना है। वहीं पे चैंग अपने मन के अंदर सोचता है कि उसके मास्टर ने उसे इमोर्टल टेंपल में एक वर्ड के जरिए लाया था और उसे रास्ता बिल्कुल भी नहीं पता है। अगर वो किसी भरोसे के नहीं जाता है तो फिर वो हमेशा के लिए यहीं पे घूमता रहेगा और खो जाएगा। इसीलिए चैंग मियाओ से कहता है कि अगर मियाओ उसे
सेटिस्फाई करती है तो फिर चैंग उसको अपने पास रख सकता है और सेटिस्फाई करने का मतलब उससे नहीं था। खैर मियाओ को ऐसा ही लगता है, डार्क जोक। इसके बाद चैंग मियाओ को पकड़ता है और उसे कहता है कि हमें यहाँ पे बात नहीं करनी चाहिए, हमें कहीं और पे चल के बात करनी चाहिए। इसके बाद वो मियाओ को पकड़ता है और फुल स्पीड से शहर की तरफ आगे बढ़ने लगता है। उसी टाइम पे हम लोग मियाओ के मंगेतर को देखते हैं जो कि सच में एक टकला है और वो मियाओ की घंटियों से उसके बारे में पता लगा लेता है और उसे कहता है कि तुम मुझसे बच के भाग नहीं सकती हो। जिसके अगले सीन में हम लोग चैंग और मियाओ को घोस्ट स्टेट के अंदर देखते हैं। जब चैंग के बगल से कोई नॉर्मल सा कल्टीवेटर निकलता है तो चैंग की कल्टीवेशन की वजह से उसके ऊपर इतना ज्यादा प्रेशर पड़ता है कि उसके मुंह से खून निकलने लगता है, जिसे चैंग हैरान होकर उसे पूछता है कि उसे क्या हो गया है। तो फिर मियाओ उसे बताती है कि उसकी हाई कल्टीवेशन की वजह से जितने भी नॉर्मल कल्टीवेटर हैं उनके ऊपर काफी ज्यादा जोर पड़ता है, इसलिए वो सभी बौखला जाते हैं। तो फिर चैंग अपनी कल्टीवेशन को कम लेता है और वो कल्टीवेटर तुरंत चैंग से माफी मांग के वहां से डर के भाग जाता है। जिसके बाद मियाओ चैंग से कहती है कि वो इस जगह को काफी अच्छे से जानती है, अगर चैंग को कहीं पे जाना है तो मियाओ उसको रास्ता बता सकती है। चैंग उसे पूछता है कि उसका पीछा वो सभी लोग क्यों कर रहे थे, जिसपे मियाओ आगे से रोते हुए बताती है कि उसके फादर किसी बुद्ध के साथ उसकी शादी करवाना चाहते हैं, लेकिन मियाओ किसी के साथ भी ऐसे ही शादी नहीं करना चाहती है, लेकिन वो सभी उसे काफी ज्यादा फोर्स कर रहे हैं, इसीलिए वो अपनी जान बचा के इधर से उधर भागती रहती है और कई सालों तक वो घोस्ट स्टेट के अंदर ही रही है, इसीलिए वो यहाँ से काफी ज्यादा वाकिफ हो गई है। और मियाओ इतने ज्यादा नौटंकी करने के बाद सोचते है कि चैंग उसकी मदद जरूर करेगा, क्योंकि मियाओ काफी ज्यादा छोटी है और साथ ही में वो बहुत बेसहारा है। लेकिन चैंग उसी टाइम पे अपने मन के अंदर सोचता है कि इसकी मदद करना यानी मुसीबत को मोल लेना, इसीलिए मैं इसको पीछे ही छोड़ देता हूँ, ज्यादा सही रहेगा। लेकिन चैंग अपने मन के अंदर सोचता है कि इस तरह की कहानियों के अंदर हमेशा लड़की को पकड़ लिया जाता है जिसके बाद उसकी शादी हमेशा तय किए गए दूल्हे के साथ ही होती है। लेकिन उसी टाइम में मियाओ चैंग से कहती है कि चैंग ने उसकी जिंदगी बचाई है, इसलिए मियाओ ने फैसला किया है कि वो चैंग की वाइफ बनेगी और चैंग को मरते दम तक उसके साथ ही रहना पड़ेगा। चैंग अपने मन के अंदर सोचता है कि ये तो कुछ ज्यादा ही सोच रही है, लेकिन उसी टाइम पे चैंग को कुछ स्पेशल एनर्जी महसूस होती है, जिसके बाद हम लोग देखते हैं कि वहाँ पे कई सारे मॉन्क आ जाते हैं जो कि उन दोनों को चारों तरफ से घेर लेते हैं, जिनके साथ मियाओ का फियांसे जियान किन भी था। जिससे मियाओ काफी ज्यादा हैरान हो जाती है और वो हमें बताती है कि जितने भी मॉन्क जियान के साथ आए हैं वो सभी स्पेशल फॉर्मेशन बना के किसी के ऊपर भी अटैक कर सकते हैं और नासेंट सोलियम के कल्टीवेटर को भी अच्छे के साथ पीट सकते हैं। जिसके बाद जियान मियाओ से कहता है कि उसे तुरंत के तुरंत टेपल में वापस चलना होगा, उसी पे वहीं पे उसकी फैमिली इंतजार कर रही है। मियाओ अपने मन के अंदर सोचती है कि चैंग कभी भी इनके खिलाफ जीत नहीं सकता है, इसीलिए वो जियान से कहती है कि अगर वो उसके साथ चलती है तो फिर क्या वो चैंग को जाने देगा। जिसपे जियान हाँ कहता है और कहता है कि जब तक वो उसके साथ जाती है तब तक किसी को कुछ भी नहीं होगा। मियाओ उसकी तरफ आगे बढ़ते हुए सोचती है कि वो एक बार शादी से भाग चुकी है तो फिर दोबारा भी भाग लेगी। खैर चैंग उसको जाने ही दे रहा था कि उसी टाइम पे सिस्टम चैंग को कुछ ऐसा बताता है जिसके बारे में चैंग ने सोचा भी नहीं था। सिस्टम चैंग को बताता है कि जो जियान है वो बुद्धा के 10वें बेटे का रिकार्नेशन है, जिसके बाद उसके पिछली लाइफ की सारी मेमोरीज है और साथ ही में उसने अपनी किस्मत अपने हाथों से लिखी है कि वो मियाओ के साथ शादी करेगा, जिसके बाद वो डायरेक्ट इमॉर्टल किंग के अंदर ब्रेक थ्रू कर जाएगा। और मैंने ये आगे से पढ़ा है और तुम्हें कंफ्यूजन ना हो तो बता दे रहा हूँ। दरअसल चैंग का काम ये है कि जितने भी इमॉर्टल का रिकार्नेशन अभी होने वाला है आगे वाले चैप्टर में उन्हें रोकना है और उन्हें मार देना है, जिससे लोअर वर्ल्ड के अंदर दिक्कत ना आए। इसीलिए सिस्टम चैंग से कहता है कि उसे जियान को ब्रेक थ्रू करने से रोक देना है। इसीलिए चैंग आगे बढ़ता है और वो मियाओ को पकड़ के कहता है कि ये मेरी है और मैं ये किसी को भी ले जाने नहीं दूंगा, अब से ये मेरे साथ रहेगी। जिससे आसपास के जितने भी लोग थे वो सभी चैंग के ऊपर हंसने लगते हैं। जियान भी आगे से चिल्लाते हुए कहता है कि एक कीड़े की हिम्मत कैसे हुई कि वो उठ के खड़ा होना चाहता है। जिसके बाद वो अपने सारे मॉन्क को एक साथ चैंग के ऊपर अटैक करने के लिए आगे भेजता है और वो सभी फॉर्मेशन में एक साथ उसके ऊपर अटैक करने वाले थे, लेकिन चैंग आगे से मुस्कुराते हुए कहता है अच्छा। जिसके बाद वो अपना पैर जमीन के ऊपर मारता है और एक ही बार में जितने भी मॉन्क उसकी तरफ आगे बढ़ रहे थे वो उन सभी को एक ही बार में खत्म कर देता है। जिससे चैंग और आसपास जितने भी लोग खड़े थे उन सभी का मुंह खुल जाता है और उनकी जबान लपलपाने लगती है। जिसके बाद जियान आगे से स्पेशल ट्रेजर का इस्तेमाल करता है और वो चैंग के ऊपर उसके साथ हमला करता है। हम देखते हैं कि एक बड़ा सा बर्तन घूमते हुए चैंग की तरफ जाता है, लेकिन चैंग उसे अपने हाथों में ही पकड़ लेता है और वो जियान से कहता है कि खाना रखने के लिए अच्छा बर्तन है। तो फिर जियान रुकने वाला कहा था, जिसके बाद वो वहाँ पे अपनी रियल बॉडी को समन करता है और बुद्धा के पाम का इस्तेमाल करते हुए चैंग के ऊपर एक जोरदार अटैक करता है। चैंग उसे कहता है कि अगर तुम ऐसी चीजों का इस्तेमाल करोगे तो फिर मुझे भी करना पड़ेगा। जिसके बाद वो भी वहाँ पे स्पिरिचुअल पावर का इस्तेमाल करता है और अपनी एनर्जी से एक सोनिक ड्रैगन बना देता है, जो कि इतना बड़ा था कि वहाँ पे आने की वजह से वो पूरी धरती ही हिलने लगी थी और आसपास जितने भी कल्टीवेटर उड़ रहे थे वो सभी उसको देख के घबरा जाते हैं। जिसके बाद सोनिक ड्रैगन उड़ते हुए जियान की तरफ आगे जाता है, जिसके बाद वो उसके ऊपर हमला करता है और उसकी रियल बॉडी के साथ साथ उसको भी निगल जाता है। जिसके बाद जियान की बॉडी पिघल जाती है और वो ऐसे ही मारा जाता है। चैंग इस बात से काफी खुश हो जाता है कि उसे और ज्यादा एक्सपीरियंस पॉइंट मिलने वाले हैं और आसपास जितने भी लोग खड़े थे वो सभी लोग हैरान हो जाते हैं कि चैंग के पास इतनी ज्यादा ताकत है। जिसके बाद सिस्टम चैंग को कुछ एक्स्ट्रा पॉइंट देता है क्योंकि चैंग ने रिकार्नेशन सन को मारा था और चैंग को पता चल जाता है कि अगर वो रिकार्नेशन सन को मारता है तो फिर उसे एक्स्ट्रा पॉइंट मिलेंगे। जिसके बाद वो मियाओ से कहता है कि उसने मियाओ की काफी बड़ी मदद की है, इसलिए फेवर के तौर पे मियाओ को चैंग की मदद करनी होगी ताकि वो युनजाओ के लिए फ्लाइंग बोर्ड पकड़ सके। और चियांग भाई युनजाओ सिर्फ इसलिए जा रहा है क्योंकि स्नेक ने उसे खबर दी थी कि 3 इमॉर्टल फैमिली एक साथ मिलकर लॉन्गविटी सेक्ट के ऊपर हमला कर रहे हैं और लॉन्गविटी सेक्ट टियान के मास्टर का सन है सेक्ट है। और तुम्हें पता ही होगा कि चैंग के मास्टर ने उसकी कितनी ज्यादा मदद की थी जब वो पहली बार अपनी दुनिया से इस दुनिया के अंदर आया था। जिसके बाद मियाओ चैंग के ऊपर लेट जाती है और उसके साथ चलते हुए आगे बढ़ने लगती है। उसी टाइम में हम लोग चैंग की असली बॉडी का माहौल देखते हैं, तब वो दोनों कमरे से बाहर निकलती है और हाफते हुए कहती है कि चैंग कुछ ज्यादा ही कमाल का है, लेकिन उन लोगों से कहती है कि अगली बारी उसकी है और वो लोग उसकी बारी काट नहीं सकते हैं। जिसपे होंग उसे कहती है कि वो लोग मास्टर को चुराएंगे नहीं, वो दोनों साथ में भी कर सकते हैं। लेकिन उसी के बाद उन तीनों को एक खतरनाक ऑरा महसूस होता है और ये ऑरा शॉर्ट सर्किट को भी महसूस हुआ था। जिसके बाद वो अपने सभी कल्टीवेटर्स को लेते हैं और चैंग की मदद करने के लिए आगे बढ़ने लगते हैं। जिसके बाद हम लोग निंजो को देखते हैं और उसको भी ये ऑरा महसूस होता है और वो बताती है कि ये ऑरा इमॉर्टल के ऑरा से भी ज्यादा खतरनाक है और इसने सभी पत्थरों को हिला दिया है। जिसके बाद वो भी चैंग के इमॉर्टल टेंपल की तरफ आगे बढ़ने लगती है उसकी मदद करने के लिए। जिसके
बाद हम लोग देखते हैं कि चैंग के इमोर्टल टेंपल के ऊपर हमला उसे ग्रीन हेयर घोस्ट ने किया था, जो कि हमें पहले दिखा था। हम देखते हैं कि वो डीमन जैसे ही टेंपल के अंदर आता है तो लड़कियां उसे पूछती है कि वो कौन है, जिसमें वो घोस्ट उसे कहता है कि वो यहाँ पे सभी को मारने के लिए आया है। जिसके बाद वो अपनी एनर्जी से उन तीनों के ऊपर हमला करता है, जिससे वो तीनों ही काफी ज्यादा पीछे खिसक जाती है। लेकिन लिंक अपने पास से इमोर्टल शॉट को बाहर निकालती है और वो अटैक को ब्लॉक करते हुए और घोस्ट से कहती है कि वो अपने गंदे मुंह से चैंग का नाम ले। लेकिन वो घोस्ट जैसे ही लिंक के हाथों में इमोर्टल शॉट को देखता है तब वो अपने मन के अंदर सोचता है कि वो जैसे ही इसके हाथों से इमोर्टल शॉट ले लेगा तब वो चैंग को मारने में और ज्यादा कामयाब हो सकता है। जिसके बाद लिंक उसके ऊपर अटैक करने के लिए आगे बढ़ती है, लेकिन घोस्ट कुछ ज्यादा ही शक्तिशाली था और वो आसानी के साथ लिंक को डोमिनेट कर देता है और उसे पकड़ लेता है। जिसके बाद वो लिंक को खाने ही वाला था कि उसी टाइम पे हॉन्ग और बायुवे उसके ऊपर हमला करती है और बायुवे घोस्ट के ऊपर हमला करने के लिए आगे बढ़ती है और हॉन्ग उसी टाइम पे जाके लिंक को बचा के ले आती है। लेकिन घोस्ट जैसा कि पता है ज्यादा शक्तिशाली था, इसीलिए वो बायुवे के ऊपर एक ही अटैक करता है, जिससे बायुवे नीचे जाके गिरती है और वो काफी ज्यादा घायल हो जाती है। लेकिन उसी टाइम पे हम लोग देखते हैं कि उस घोस्ट के ऊपर कोई टील से अटैक करता है, लेकिन वो घोस्ट उसको आसानी के साथ ब्लॉक कर लेता है। जिसके बाद हम लोग देखते हैं कि आसमान में ग्रैंडमा आ चुकी थी, यानी कि निंगजुए, जो कि अपनी स्वीट फॉर्म में थी और साथ ही में वहाँ पे शॉर्ट सेट के लोग भी आ चुके थे। लिंक जो है उन लोगों से कहती है कि वो यहाँ पे उन लोगों को सपोर्ट देने के लिए आई है। उसी टाइम पे लिंक के फादर जैसे ही उस घोस्ट को देखते हैं तब उन्हें एक ही झटके में पता लग जाता है कि ये घोस्ट हेल से आया है, ये कोई नॉर्मल घोस्ट नहीं है, ये घोस्ट का भी घोस्ट है। जिसके बाद निंगजू लिंक के फादर से कहती है कि वो उसे सपोर्ट करे और वो दोनों मिलकर उस घोस्ट के ऊपर एक साथ हमला करेंगे। जिसके बाद वो दोनों अटैक करने के लिए घोस्ट के ऊपर आगे बढ़ने लगते हैं। वही भी घोस्ट अपने मन के अंदर सोचता है कि चैंग उसे डर गया है, इसीलिए वो छोटे मोटे चींटों को आगे भेज रहा है उसे लड़ने के लिए। लेकिन वो इस बात से और भी ज्यादा खुश था क्योंकि वो इन सभी को खा के इमोर्टल पहले ही जा सकता है। जिसके बाद वो चैंग का भी खेल आसानी के साथ खत्म कर देगा। जिसके बाद वो घोस्ट बस वहाँ पे अपनी एनर्जी को रिलीज करता है तो फिर उसका धमाका इतना ज्यादा था कि सभी लोग घायल हो जाते हैं और पीछे जाके गिरते हैं और उन सभी के मुंह से खून आने लगता है। जिसके बाद निंगजू अपने मन के अंदर सोचती है कि यहाँ पे सिर्फ हाई लेवल के एंजल्स ही होते हैं जो कि नियम को सरपास कर पाते हैं। नियम से यहाँ पे मतलब पावर लेवल है, लेकिन लोअर वर्ल्ड के नीचे सिर्फ इमोर्टल स्लेयर ही होता है जो कि नियम को सरपास कर पाता है। इसीलिए बेशक घोस्ट इमोर्टल स्लेयर के सेम लेवल पे था। जिसके बाद हम लोगों को अपर रियलम के पावर लेवल दिखाए जाते हैं कि कौन सबसे ज्यादा ताकतवर होता है। सबसे पहले आता है ह्यूमन रियलम इमोर्टल और आखिर में आता है वर्ल्ड ऑफ इमोर्टल। और ये चल तुम लोग देख सकते हो, लेकिन मैं नहीं पढ़ने वाला। जिसके बाद वो घोस्ट आगे बढ़ता है और वो बायुवे को गले के अंदर रस्सी बांध के उसको लटका देता है और कहता है कि वो सबसे पहले बायुवे को खाएगा और अपने मन के अंदर सोचता है कि वो बायुवे को खाने के बाद चैंग के पास जाएगा और उससे फाइट करेगा। खैर इसने बहुत बड़ी गलती कर दी है बायुवे को लटका के, ये चैंग इसके साथ जो करने वाला है वो किसी ने भी नहीं सोचा था। जिसके बाद वो घोस्ट बायुवे को खाने ही वाला था कि उसी टाइम पे निंगजू उसे अपने आप को ऑफर कर देती है, ये कहते हुए कि निंगजू की कल्टीवेशन ज्यादा है, इसीलिए अगर घोस्ट उसे खाएगा तो उसे ज्यादा एनर्जी मिलेगी। लेकिन वो घोस्ट आगे से इसके लिए मना कर देता है। जिसके बाद वो बायुवे के सर को काटने ही वाला था कि उसी टाइम पे हम लोग देखते हैं कि सिस्टम चैंग को वार्निंग देता है कि उसका एक सबऑर्डिनेट मरने वाला है और उसे जल्दी करनी होगी, नहीं तो वो मारा जाएगा। हम देखते हैं कि वो बस काटने ही वाला था कि उसी टाइम पे चैंग वहाँ पे झम्म से आता है और उसके मुंह के ऊपर एक जोरदार घूंसा मारता है, जिससे वो उड़ते हुए जाके पीछे जाके गिरता है, जिससे वो घोस्ट पीछे जाके धड़ाम से गिरता है। जिसके बाद चैंग बायुवे को अपनी गोद में उठा लेता है और वहाँ पे एनर्जी को रिलीज करने लगता है, जिससे वो धीरे धीरे हील होने लगती है। बायुवे उसे घोस्ट के बारे में बताती है तो फिर चैंग उससे कहता है कि वो यहाँ पे आ चुका है, अब उसे डरने की जरूरत नहीं है और वो उस कमीने का ख्याल रख लेगा। जिसके बाद वो डीमन तुरंत चैंग के ऊपर अपने दोनों हाथों से हमला करता है, लेकिन चैंग शिव से उसके अटैक को डॉज करता है और उसके बालों को पकड़ लेता है और उससे हंसते हुए कहता है कि चलो कुछ खेलते हैं। इसके बाद वो उसके बालों का इस्तेमाल करते हुए उसे उठा उठा के पटकता है, इधर मारता है उधर मारता है और जब तक उसके बाल सर से अलग नहीं होते हैं चैंग उसको तब तक मारते ही रहता है। खैर उसके बाल टूटने की वजह से उसकी जान बच जाती है। जिसके बाद वो चिल्लाते हुए चैंग से कहता है कि वो उसे खा लेगा। उसी टाइम पे चैंग शिव से गायब होता है और उसके पीछे जाके उसके मुंह के ऊपर मुक्कों की बरसात कर देता है और मार मार के उसका मुंह सुझा देता है। वो घोस्ट मार खाते हुए भी अभी तक गिव अप नहीं किया था और वो सोचता है कि वो अभी भी चैंग के खिलाफ जीत सकता है। लेकिन उसी टाइम पे उसके मुंह के ऊपर एक क्रिटिकल हिट पड़ता है और उसके दांत टूट के बाहर जाके गिरते हैं और तब जाके उसे यकीन हो जाता है कि चैंग कुछ ज्यादा ही शक्तिशाली है और वो उसे नहीं हरा पाएगा। जिसके बाद चैंग उसके ऊपर एक जोरदार घूंसा मारता है, जिससे वो डीमन जमीन को तोड़ते हुए जाके नीचे घुस जाता है। वो सभी लोग सोचते हैं कि चैंग तो उसके साथ बच्चों की तरह खेल रहा है। जिसके बाद चैंग सोचता है कि चलो कुछ नया किया जाए। जिसके बाद वो अपने इमोर्टल वर्ल्ड के अंदर जितने भी एल्जियर थे उन सभी को कंट्रोल करते हुए उस डीमन को खिलाने लगता है और चैंग उसे कहता है कि तुम्हें खाना काफी ज्यादा पसंद है ना, चलो आज मैं तुम्हें खिलाता हूँ, देखता हूँ कि तुम कितना खा सकते हो। इसके बाद चैंग उसे एल्जियर खिलाते रहता है और वो अपने मन के अंदर सोचता है कि उसे पॉइंट की काफी ज्यादा जरूरत थी और घोस्ट उसके सामने खुद ही आ गया। इसके बाद वो एल्जियर का इस्तेमाल इसलिए कर रहा था क्योंकि सुप्रीम थंडर अभी इस समय नाराज है तो नीचे नहीं आ रही है और चैंग को ये टेस्ट भी करना था कि अगर वो एल्जियर से किसी की कल्टीवेशन को बढ़ाता है तो क्या सिस्टम उसे रिकॉग्नाइज करेगा। लेकिन वो घोस्ट इस बात से और ज्यादा खुश हो जाता है कि चैंग उसको और ताकतवर बना रहा है। उसी के बाद हम लोग देखते हैं कि वहाँ पे सुप्रीम थंडर भी आ जाती है और चैंग ने इसे जबरदस्ती बुलाया है और वो सभी लोग सोच रहे थे कि चैंग उस डीमन की कल्टीवेशन को क्यों बढ़ा रहा है। सुप्रीम थंडर जैसे ही घोस्ट के ऊपर पड़ती है तब वो अपनी इमोर्टल स्टेज के अंदर आ जाता है। जिसके बाद सुप्रीम थंडर भी उसे पावर देने लगती है, लेकिन वो घोस्ट इस बात से हैरान हो जाता है कि अब उसकी कल्टीवेशन बढ़ना रुक क्यों गई है। वो जैसे ही इमोर्टल की 9th स्टेज पे आता है तब वो इवॉल्व करना रोक देता है और उसका पेट पावर की वजह से धीरे धीरे करके बढ़ने लगता है। उसी टाइम पे हम लोग देखते हैं कि सुप्रीम थंडर चैंग की तरफ आगे बढ़ने लगती है, लेकिन वो चैंग के कंधे के ऊपर बस हल्का सा टच मार के वापस लौट जाती है और हंसते हुए सोचते हैं कि उसने ये कर दिखाया और चैंग अपने मन के अंदर सोचता है कि ये तो कुछ ज्यादा ही बदमाश है। खैर उसी टाइम पे उस घोस्ट का समय चक्र पूरा हो जाता है और वो घोस्ट बूम बोल के वहीं पे मारा जाता है और चैंग को पूरे 3 लाख पॉइंट मिलते हैं क्योंकि चैंग ने उसकी कल्टीवेशन को बढ़ा दिया था। इसके बाद वो सभी लोग चैंग की तारीफ करने लगते हैं कि चैंग कुछ ज्यादा ही शक्तिशाली है। चैंग उन लोगों को एक एक करके हीलिंग पिल देता
लेता है और उनसे कहता है कि वो लोग चोट खा चुके होंगे, इसीलिए वो इसे खा के अपने इंजरीज को पूरा कर ले। जिसके बाद वो सभी लोग वहाँ पे बैठ जाके हैं और पिल खा के उसे एब्जॉर्ब करने लगते हैं। उसी टाइम पे चैंग अपने मन के अंदर सोचता है कि खतरा बढ़ते हुए जा रहा है, उसीलिए अपने डोमेन को उसे बढ़ा लेना चाहिए। लेकिन सिस्टम उसे बताता है कि उसे डोमेन को लगातार कंटिन्यू करने के लिए पॉइंट की काफी ज्यादा जरूरत पड़ेगी, क्योंकि उसके पास पॉइंट काफी ज्यादा कम हो चुके हैं। चैंग अपने मन के अंदर सोचता है कि उसने पिछली बार कई सारे डीमंस को यहाँ पे बुला लिया था, इसलिए उसके पास कई सारे पॉइंट हो चुके थे, लेकिन वो हर बार ऐसा नहीं कर सकता है। यहाँ पे मैं चीजों को बिल्कुल साफ साफ बताने वाला हूँ। चैंग अपने मन के अंदर सोचता है कि अगर वो जितने भी लोग हैं उन सभी को अपनी डोमेन के अंदर बुला लेता है तो उसे सिस्टम की वजह से कई सारे एक्सपीरियंस पॉइंट मिलेंगे, क्योंकि जितने ज्यादा लोग होंगे और वो ब्रेक थ्रू करेंगे तो फिर चैंग को उतने ही ज्यादा एक्सपीरियंस पॉइंट मिलेंगे। लेकिन चैंग को अभी भी निंजो के ऊपर यकीन नहीं था, क्योंकि निंजो डर के कारण ही उसे लॉयल है, वो उसे पूरी तरीके से फॉलो नहीं करती है। खैर चैंग का इन सभी चीजों की वजह से दिमाग घूमने लगता है, तो फिर वो सिस्टम से कहता है कि जरा चेस्ट बाहर निकालना, उसे खोल के देखते हैं। इसके बाद वो चेस्ट सामने की तरफ आती है तो वो काफी कमाल तरीके से खुलती है, इसीलिए चैंग को ऐसा लगता है कि इसके अंदर से कोई दमदार चीज बाहर निकलेगी। लेकिन सिस्टम चैंग को बताता है कि उसे बस 50,000 पॉइंट मिले हैं, ज्यादा कुछ नहीं। इसके साथ ही चैंग काफी ज्यादा गुस्सा हो जाता है, लेकिन सिस्टम उसे बताता है कि अब उसके पास इतने पॉइंट हो चुके हैं कि वो डोमेन को एक्सपेंड कर सकता है। तो फिर चैंग तुरंत अपने डोमेन को बढ़ा देता है और उसे रिवॉर्ड के तौर पे उसे एक मैथिक सीक्रेट की मिलती है, और ये की पता नहीं क्या है, इसके ऊपर ब्लर कर दिया गया है। क्योंकि चैंग की डोमेन ने पूरे माउंटेन को कवर कर लिया है, इसीलिए चैंग को एक नया टाइटल मिलता है जो कि होता है लॉर्ड ऑफ फीजियन माउंटेन। इसके बाद सिस्टम चैंग को बताता है कि ये आइटम डिवाइन ग्रेड का है और एक बार खुलने के बाद ये अपने आप ही डिस्ट्रॉय हो जाएगा, क्योंकि इसे एक ही बार इस्तेमाल किया जा सकता है और इसकी एबिलिटी स्ट्रेंज है। खैर चैंग को समझ में नहीं आता है कि ये क्या है और क्या कर सकता है, इसीलिए चैंग उसको पकड़ता है और कहता है कि खड़े हो जाओ, जल उठो और दग जाओ। जिसके बाद वो आइटम ऐसा ही करता है और ऊपर जाके दग जाता है और उजाला कर देता है। और मेरे हिसाब से हेंटाई एक्सपीरियंस बता रहा है कि ये उत्तेजित कर देने वाला यंत्र है। इसके बाद सिस्टम चैंग को ये भी बता देता है कि नया वर्जन आ गया है, तो चैंग उसको तुरंत अपडेट कर देता है और इसमें उसे एक नई स्किल मिली थी जिसका नाम था फुल स्कोर। और ये स्किल बहुत ज्यादा अजीब है और चैंग को भी कुछ ज्यादा ही अजीब लगती है, लेकिन मैं तुम्हें इसका इस्तेमाल बता देता हूँ आगे के चैप्टर से। चैंग इस स्किल की मदद से फ्यूचर देख सकता है या फिर प्रेडिक्ट कर सकता है। इसके बाद चैंग उन सभी लोगों को इकट्ठा करता है और उन लोगों से कहता है कि वो सभी लोग अपने अपने लोगों को चैंग की डोमेन के अंदर लेके आ सकते हैं और यहाँ की जितनी भी चीजें हैं उन सभी का इस्तेमाल कर सकते हैं कल्टीवेशन को बढ़ाने और ब्रेक थ्रू करने के लिए। लेकिन चैंग उन दोनों को ही याद दिलाता है कि वो लोग सिर्फ उन्हीं बंदों को ला सकते हैं जिनके ऊपर उन्हें पूरा यकीन हो, और वो चाहे जैसे भी दिखते हो, चाहे काने हो या फिर लंगड़े हो, वो आ सकते हैं। लेकिन वो लोग गद्दारी कर ये वाले नहीं होने चाहिए, नहीं तो चैंग उन्हें मार देगा। जिसके बाद हम लोग देखते हैं कि काफी सारे डीमंस ने आके चैंग की डोमेन के अंदर अपना घर बसा लिया था और वहाँ पे रहने लगी थी। और जितनी भी डीमन गर्ल थी वो सभी अपने मन के अंदर बस यही सोच रहे थे कि चैंग कब उन्हें अपना सीनियर मान लेगा। उसी टाइम पे हम लोग चैंग को देखते हैं जो कि मस्त लेटा हुआ था और उसे धड़ाधड़ एक्सपीरियंस पॉइंट मिलते हुए जा रहे थे, वो भी सिर्फ उसके जूनियर्स के ब्रेक थ्रू करने की वजह से, और उसे काफी सारे एक्सपीरियंस पॉइंट भी मिल रहे थे और साथ ही में बोनस भी मिल रहा था। इसके बाद चैंग अपने मन के अंदर सोचता है कि पता नहीं मेरा क्लोन अभी क्या कर रहा होगा। इसके बाद चैंग की नींद लग जाती है और वो फिर से वहाँ पे सो जाता है। तभी वो तीनों लड़कियां वहाँ पे आती है और कहती है कि मास्टर फिर से चले गए हैं, चलो हम लोग बारी बारी से अपना काम शुरू करते हैं। उसी टाइम हम लोग डबलगैंगर को देखते हैं, यानी क्लोन को, और जब उसकी नींद खुलती है तब उसके सामने 3 लड़कियां खड़ी थी। दोस्तों मैं तुम लोगों को बता देता हूँ कि यहाँ से एक नया आर्क शुरू होने वाला है जिसका नाम है क्योसो इवेंट, और जितनी भी चीजें अब यहाँ से होने वाली है वो सभी क्योसो इवेंट के अंदर ही होंगी, इसीलिए मैं बार बार क्योसो नाम नहीं लूंगा। हम देखते हैं कि चैंग को कुछ लड़कियां घोड़ा गाड़ी पे बैठा के अपने साथ लेके जा रही थी और उसे कहती है कि हे हैंडसम अब तुम बिकने वाले हो, जिसे चैंग अपने मन के अंदर सोचता है कि म्याओ ने उसे बेच दिया है। इसके बाद जब चैंग दीवार के पार जाता है तब उसे पता चलता है कि दीवार के अंदर एक एरिना बिछा हुआ है जहाँ पे लड़कियां फाइट कर रही है। और दोस्तों ये सारी लड़कियां एक ही सेक्टर से आती है जिसका नाम है हेवनली फ्रेग्रेंस सेक्ट, और इस सेक्ट के अंदर सभी लड़कियां होती है और इनका एक ही प्रिंसिपल है जो कि बिहार की तरह है कि जब भी कोई अच्छा दूल्हा दिखे तो उसे किडनैप कर लो, भले ही चाहे इसके लिए नियम को ही क्यों ना तोड़ना पड़े। और जो भी लड़कियां एरिना के अंदर इस फाइट को जीतेंगी उन्हें मौका मिलेगा कि वो अपने हिसाब से दूल्हे को चुन सकती है शादी करने के लिए। जिसके बाद 2 लड़कियां उड़ते हुए आती है और वो चैंग को कटघरे के अंदर डाल देती है और जाते हुए कहती है कि वेट करो, अभी तुम्हारी दुल्हन तुम्हें लेने के लिए आ रही है। चैंग खड़ा होकर अपने अगल बगल में देखता है तो फिर वहाँ पे 2 बंदे और खड़े थे। चैंग के बगल में जो लड़का खड़ा था वो चैंग को हल्के में लेता है और उसकी बेइज्जती करने लगता है, लेकिन चैंग तुरंत अपनी रस्सियों को खोलता है और हाथ को घसीटते हुए कहता है कि हाँ तुम क्या कह रहे थे। जिसपे उस बंदे की फट जाती है और वो आगे से चैंग को अपना भाई मारने लगता है। जिसके बाद उसके बगल में जो लड़का खड़ा था वो चैंग को माहौल के बारे में बता देता है कि यहाँ पे जो लड़कियां हैं वो सभी फाइट इसलिए कर रही है कि लड़का किसको मिलेगा, और इन सभी लड़कियों को जैसे ही कोई हाई क्वालिटी वाला मैन मिलता है तो ये तुरंत उठा लेती है। जिसके बाद यहाँ पे फाइट की जाती है और जो भी लड़की जीतती है तो उसे मौका मिलता है कि वो अपना पति चुन सकती है। वो बंदा चैंग को आगे बताता है कि सेट के अंदर काफी सारी खूबसूरत लड़कियां हैं जो कि हमारे लिए जन्नत तो बन सकती है, लेकिन यहाँ पे कुछ ऐसी कल्टीवेटर्स भी हैं जो कि कुछ ज्यादा ही दमदार हैं। जिसके बाद हम लोग देखते हैं कि एरिना के अंदर कुछ ज्यादा ही तगड़ी लड़की आती है और वो बंदा आगे से कहता है कि अगर ये मैच जीत जाती है तो मैं शादी करने से ज्यादा अच्छा मरना पसंद करूंगा। उसी टाइम हम लोग मियाओ को देखते हैं क्योंकि उसने चैंग को बेचा नहीं था, दरअसल उन लोगों ने उसे किडनैप कर लिया था। मियाओ भी वहाँ पे फाइट कर रही थी चैंग को बचाने के लिए, लेकिन वो अगली लेडी उसके ऊपर एक ही किक मारती है और वो उड़ते हुए अलविदा हो जाती है। चैंग अपने मन के अंदर सोचता है कि चलो कम से कम इसने बेचा तो नहीं था। जिसके बाद चैंग सोचता है कि मुझे यहाँ से तुरंत खिसक लेना चाहिए, लेकिन तभी उसकी नजर एक लड़की के ऊपर पड़ती है जो कि दिखने में ब्यूटीफुल थी और इसका नाम है जियांग जुआनचू, और ये नासेंट सो रियलम की सेकंड फॉर्म पे है। और जुआनचू को देखने के बाद चैंग का दिल मचल जाता है और उसे अचानक से न जाने का मन करने लगता है। जिसके बाद अनाउंसर स्टेज के ऊपर आती है और वो बताती है कि यहाँ पे फाइट को शुरू करने वाला है और जो भी मैच को जीतेगा उसे मौका मिलेगा कि वो अपने लिए दूल्हा चेक कर सकता है और उसे चुन सकता है। जिसपे वो तीनों हंसते हुए कहते हैं कि अब हमारी किस्मत कुछ लड़कियों के ग्रुप के ऊपर है। लेकिन तभी अनाउंसर आगे से बताती है कि जो भी कल्टीवेटर जीतेगी उसे ये मौका मिलेगा कि वो मर्द को चेक भी कर सकती है कि उसे चाहिए या नहीं। जिससे वो तीनों ही चुपचाप
चुपचाप हो जाते हैं और अपने अपने मन के अंदर सोचने लगते हैं कि अगर अगली लड़की ने चूज किया और अगर वो जीत गई तो फिर वो दोनों मर जाएंगे, अगर जुआनचू ने उसे चूज किया तो फिर वो दोनों उसके साथ शादी कर लेंगे। और वहीं पे चैंग अपने मन के अंदर सोच रहा था कि अगर मोटी लड़की जीत गई तो यहाँ से वो तुरंत भाग जाएगा इन दोनों को बकरा बना के, अगर जुआनचू जीत जाती है तो फिर वो इन दोनों को मार देगा ताकि जुआनचू सिर्फ उसे चूज करे। इसके बाद वहाँ पे फाइट शुरू हो जाती है और जब जुआनचू कई सारी लड़कियों को पीट के आगे बढ़ने लगती है तो वो तीनों खुशी के मारे गाने लगते हैं। लेकिन जैसे ही मोटी लड़की वहाँ पे फाइट में आती है और वो मारना शुरू कर देती है लड़कियों तो वो तीनों ही रोने लगते हैं क्योंकि भाई यहाँ पे इज्जत का सवाल है कि कौन किसके पास जाने वाला है। खैर उसी के बाद वहाँ पे कुछ पुराने दूल्हे आते हैं जो कि उन तीनों से कहते हैं कि उन्हें नहीं पता है कि सेक्टर मास्टर कितनी ज्यादा अच्छी है, अगर वो उनमें से किसी एक को चुनते हैं तो फिर उसकी जिंदगी काफी ज्यादा अच्छी हो जाएगी। और भाई सेक्टर मास्टर अभी वही मोटी लड़की है जो कि अभी जुआनचू के साथ फाइट कर रही है। जिसके बाद वो मोटी लड़की आगे से अपने चक्र का इस्तेमाल करते हुए जुआनचू के ऊपर हमला करती है तो फिर जुआनचू भी आगे से अपनी मार्शल टेक्निक का इस्तेमाल करती है और वो आगे से वाटर अटैक करती है। हम देखते हैं कि जुआनचू के वाटर अटैक ने उस मोटी लड़की को अपने अंदर घेर लिया था और सभी लोगों की नजरें इसी बात के ऊपर थी कि कौन जीतने वाला है। जिसके बाद हम लोग देखते हैं कि वो मोटी लड़की आगे नीचे गिरती है और जुआनचू इस मैच को जीत जाती है। जिसके बाद जुआनचू को मौका दिया जाता है कि वो किसे चूज करना चाहती है और उसको क्योसो इवेंट के लिए आगे भेज दिया जाता है। जुआनचू आगे बढ़ती है और वो राइट वाले बंदे को सबसे पहले चूज करती है जिससे उसका दिल मचलने लगता है और वो खुशी के मारे बावरा सा हो जाता है। लेकिन उसी टाइम पे जुआनचू फिर से अपना ऑप्शन चेंज करती है और वो चैंग की तरफ इशारा करते हुए कहती है कि मैं इसे अपने हस्बैंड के तौर पे चुनती हूँ, जिससे उस बंदे के बेचारे के अरमा आंसुओं में बह जाते हैं और वो टूट के बिखर जाता है। इसके बाद वो सभी लड़कियां चैंग को उठा लेती है और उसे कहते हैं कि तुम काफी ज्यादा लकी हो। जिसके अगले सीन में हम लोग देखते हैं कि चैंग को सुहाग रात के लिए रेडी करके घर के अंदर बिठा दिया गया था। चैंग अपनी सुहाग रात के टाइम पे बस यही सोच रहा था कि वो पिछले 20 सालों से वर्जिन है और उसे ऐसा चमत्कारी मौका अब जाके मिला है तो मिला है, वो भी उसके क्लोन को। खैर चैंग बस इतना ही कर सकता है कि वो तुरंत यहाँ से भाग जाए जिससे वो अपनी अमानत बचा सकता है क्लोन की, अपनी नहीं। खैर उसी टाइम पे सिस्टम चैंग को बताता है कि स्किल की वजह से उसे कुछ खतरनाक चीज मिली है। जिसके बाद हमें वहाँ पे जुआनचू की थोड़ी सी लाइफ बताई जाती है कि फ्यूचर में उसके साथ क्या होने वाला है अगर चैंग यहाँ से अभी के अभी भाग जाता है। जिसके बाद हमें जुआनचू का फ्यूचर दिखाया जाता है और मैं बिल्कुल शॉर्ट में बताऊंगा। जुआनचू की फैमिली मर रही है और उसे बस एक ही तरीका पता है कि वो कैसे अपनी फैमिली को फिर से जिंदा कर सकती है, कि उसे इवेंट के अंदर फर्स्ट प्राइज मिलेगा जिससे ही वो अपनी फैमिली को रिवाइव कर सकेगी। लेकिन जैसे ही वो लोग युनजाओ की तरफ जा रहे होंगे तब उनके ऊपर इवल कल्टीवेटर हमला कर देंगे जिसमें कई सारे लोग मारे जाएंगे। लेकिन जुआनचू वहां से बच के भाग जाएगी। जिसके बाद वो क्योसो इवेंट के अंदर हिस्सा लेगी लेकिन इवेंट के अंदर वो ज्यादा अच्छा से परफॉर्म नहीं कर पाएगी। जिसके बाद उसकी मुलाकात उसके मरे हुए फादर की फैमिली के बेटे से होगी जो उसके साथ वो जुड़ जाएगा। लेकिन वो बंदा काफी ज्यादा कमीना था। जिसके बाद वो जुआनचू का फायदा उठाएगा और उसे मरने के लिए छोड़ देगा। इसके बाद कुछ लोग आएंगे जो कि जुआनचू को पकड़ लेंगे और उन्हें युनजाओ लॉर्ड को एक स्लेव की तरह बेच देंगे। इसके बाद जुआनचू का इस्तेमाल एक क्यूबिन की तरह किया जाएगा जिसको हर दिन बेइज्जती और टॉर्चर सहना पड़ेगा और आखिर में जुआनचू ये सब सह नहीं पाएगी। जिसके बाद वो सुसाइड करके ऐसे ही मारी जाएगी। लेकिन उसकी बॉडी को भी दफनाया नहीं जाएगा, उसे पहाड़ों पे फेंक दिया जाएगा। जिसके बाद भेड़िए आके उसे नोच के खाएंगे। जिससे चैंग को समझ में आ जाता है कि ये सिस्टम के नए वर्जन का अपग्रेड है और ये उसका फल है। और चैंग को यकीन हो जाता है कि ये जुआनचू का फ्यूचर होने वाला है अगर वो उसके साथ न टकराता। इसके बाद सिस्टम चैंग को कुछ 3 तरह के टास्क देता है जिसमें से पहला मिशन ये था कि उसे जुआनचू के साथ रहना है और उसकी जिंदगी को ठीक करना है। तीसरा मिशन ये था कि उसे युनजाओ का नया लॉर्ड बनना है और चैंग इन तीनों ही मिशन को पूरा करने वाला है, इसलिए डिटेल में जाने की जरूरत नहीं है। लेकिन अगर चैंग इनमें से कोई भी टास्क पूरा नहीं कर पाता है तो उसे पेनल्टी के तौर पे अपने पॉइंट्स को गंवाना पड़ेगा। जिसपे चैंग काफी ज्यादा गुस्सा हो जाता है और वो सिस्टम से कहता है कि उसने बेफालतू में ही उसे इस तरह के काम दे दिए हैं। इसके बाद चैंग बिस्तर के ऊपर लेट जाता है और वो जुनचाओ का आने का वेट करने लगता है। लेकिन जुआनचू वहाँ पे आते नहीं है और चैंग की जब नींद खुलती है तब वो काफी ज्यादा हैरान हो जाता है। इसके बाद जब वो दरवाजा खोल के बाहर जाता है तब कई सारी लड़कियां उसका इंतजार कर रही थी और वो लड़कियां चैंग से कहती है कि चैंग करने के लायक नहीं है, इसीलिए सिस्टर जुआनचू वहाँ पे आई ही नहीं है। जिसपे चैंग गुस्सा होकर उन तीनों से कहता है कि मैं अभी के अभी कर सकता हूँ, यकीन नहीं है तो अंदर चलो करके दिखाता हूँ। लेकिन एक लड़की आगे से डार्क जोक मारते हुए कहती है कि सिस्टर जुआनचू ने कहा था कि घास पेड़ से ज्यादा बड़ी है, इसीलिए चैंग कर नहीं पाया, इसीलिए जुआनचू ने उसको यहीं पे छोड़ दिया है और वो खुद उड़ने वाली बोट से युनजाओ की तरफ निकल चुकी है। इसीलिए चैंग अपनी लंगोट को पकड़ता है और वो भागते हुए बोट की तरफ जाने लगता है क्योंकि चैंग जुआनचू को ऐसे ही जाने नहीं दे सकता है, क्योंकि अगर उसने ऐसे ही उसे जाने दे दिया तो फिर पॉइंट के साथ साथ जुआनचू की जिंदगी भी बर्बाद हो जाएगी, क्योंकि जैसा फ्यूचर अभी हम लोगों ने देखा है वैसा ही होगा। चैंग जैसे ही बोट के ऊपर चढ़ता है तब जुआनचू उसका ही वेट कर रही थी और वो चैंग को सबसे पहले हस्बैंड कहती है लेकिन बाद में अजनबी कहती है। चैंग उसे कहता है कि अगर वो युनजाओ जा रही है तो चैंग उसके साथ जाएगा क्योंकि ट्रिप काफी ज्यादा लंबी है और चैंग उसकी मदद कर सकता है। लेकिन जुआनचू आगे से कहती है कि ट्रिप के दौरान उसके कई सारे साथी जा रहे हैं और साथ ही में उसकी बहनें भी, इसलिए ट्रिप आसानी के साथ जा सकती है। लेकिन जब जुआनचू आसपास देखती है तो जितनी भी सिस्टर्स थी उन सभी ने अपने अपने लोगों को अपने साथ लेके रखा था, यानी कि अपने बॉयफ्रेंड्स को। इसीलिए जुआनचू भी चैंग को अपने साथ रहने देती है और उसे कहती है कि तुम मेरे साथ ही रहना। और भाई जुआनचू अभी जो चैंग को इतना इग्नोर कर रही है ना, मैं गारंटी देता हूँ चैंग इसे बदला ले लेगा। जिसके बाद हम लोग देखते हैं कि वो लोग जाके सेट की प्रटिया से मिलती हैं जिनका नाम सोनिंग जियांग था और वो उन दोनों से पूछती है कि उन्हें कल रात मजा आया। जिसपे जुआनचू आगे से कहती है कि उन्हें काफी ज्यादा मजा आया और कल रात काफी ज्यादा अच्छी बीती थी और वो आगे से कहती है कि चैंग को भी ऐसा ही लगता होगा। जिसके बाद सुन यांग उन लोगों को बताती है कि डुअल कल्टीवेशन के काफी ज्यादा फायदे होते हैं और वो लगातार करने के बाद उन्हें ये समझ में आ जाएगा। जिसके बाद वो जाते हुए खासकर चैंग की तरफ जाते हुए देखते हुए कहती है कि यहाँ पे फालतू चीजें ना हो तो ज्यादा बेहतर है और फालतू की फाइट तो बिल्कुल भी ना हो, नहीं तो किसी की हड्डी पसली भी टूट सकती है। जिसके बाद सुन यांग वहाँ से चुपचाप चली जाती है। जिसके बाद बोट के ऊपर जितनी भी लड़कियां थी वो सभी चैंग का मजाक उड़ाने लगती है और कहती है कि चैंग रात के टाइम में ज्यादा बाहर ना घूमे तो उसी के लिए ठीक रहेगा, क्योंकि यहाँ पे जितने भी लोग हैं वो सभी नासेंट सोल रियलम के ऊपर हैं। अगर कोई ऐसा बंदा जो कि अपनी गोल्डन पीक रियलम पे है वो किसी से टकरा जाता है तो फिर उसका मरना तय है। बेसिकली वो लोग
चैंग को ताना दे रहे थे उसकी कल्टीवेशन कम होने के लिए। जुआनजो चैंग को अपने साथ ले जाते हुए कहती है कि वो जिन भी लोगों को अपने साथ लेके आती है उसे उनका ख्याल रखना पूरी तरीके से आता है। और चैंग अपने मन के अंदर सोचता है कितने कमीने हैं साले, कल्टीवेशन क्या कम है, मेरा मजाक उड़ा रहे हैं। उसी टाइम में जुआनजो उसे कहती है तुमने सुन लिया ना उन लोगों को, इसलिए रात के टाइम में ज्यादा घूमना नहीं तो मैं तुम्हारी रक्षा नहीं कर पाऊंगी। इसके बाद जुआनजो चैंग से कहती है कि चैंग उसको मैडम कहकर बुला सकता है, उसके नाम से नहीं। चैंग आगे से कहता है कि वो ऑर्डर्स को फॉलो करने में काफी ज्यादा माहिर है और वो आपसे जुआनजो को मैडम कहेगा। जिसके बाद हम लोग उन एवल कल्टीवेटर्स को देखते हैं जो कि जुआनजो के ऊपर हमला करके उसकी लाइफ बर्बाद करने का पहला कदम थे। वो सभी लोग जितने बोट्स वहाँ पे आए थे उन सभी लोगों को मार देते हैं और उनकी एनर्जी को एब्जॉर्ब कर लेते हैं। और इन लोगों के बॉस का मकसद कुछ ज्यादा ही अलग है जो तुम्हें बाद में पता चल जाएगा। जिसके बाद वो सभी लोग देखते हैं कि वहाँ पे दूसरी बोट भी आनी थी और वो सभी लोग रेडी हो जाते हैं उसके ऊपर हमला करने के लिए। जिसके बाद अगला सीन बोट के अंदर का होता है। हम लोग देखते हैं कि जुआनजो जैसे ही अपने कमरे के अंदर आए थे तो वो तब से ट्रेनिंग के रूम के अंदर ही थी और वो लगातार ट्रेनिंग करते हुए जा रही थी। चैंग अपने मन के अंदर सोचता है कि जुआनजो का कैरेक्टर कुछ ज्यादा ही टफ है। वो जब से बोट के अंदर आई है तो वो लगातार प्रैक्टिस करते हुए जा रही है और उसने जरा सा भी आराम नहीं किया है। और चैंग को पहले से ही उसकी स्टोरी लाइन पता थी, इसीलिए चैंग को मदद करनी ही थी जुआनजो की, जिससे वो ताकतवर हो सके। इसके बाद चैंग सिस्टम से कहता है कि वो जुआनजो के कैरेक्टर को स्कैन करे और उसे बताए कि जुआनजो का क्वालिफिकेशन लेवल कितना ज्यादा है। सिस्टम चैंग को बताता है कि उसका क्वालिफिकेशन 7 है जो कि बाकियों से थोड़ा ज्यादा है, लेकिन वो अपने मन के अंदर सोचता है कि इससे क्या फर्क पड़ता है, वैसे भी टास्क के मुताबिक मुझे इसकी मदद करनी ही है, इसीलिए इसकी क्वालिफिकेशन को इंप्रूव कर ही दिया जाए। उसी टाइम में जुआनजो को काफी तेज की चोट लगती है और वो पीछे आके गिरती है। चैंग उसकी तरफ आगे बढ़ते हुए कहता है कि मैडम आप ठीक तो हैं, चलिए हम लोग कुछ मजेदार सा करते हैं, जिसे जुआनजो कुछ और समझ लेती है और वो चैंग से कहती है कि वो चैंग के साथ बिल्कुल भी नहीं करेगी। चैंग अपने मन के अंदर सोचता है कि मेरा उससे मतलब नहीं है। इसके बाद चैंग अपनी लंगोट से कुछ बाहर निकालते हुए कहता है कि बस आप जैसे ही इस बिग बेबी को देखेंगी तो आप दंग रह जाएंगी। तो फिर जुआनजो शर्माते हुए उसकी तरफ अपनी शॉट फेंकती है तो वो शॉट चैंग के बिल्कुल एग्जैक्ट टांगों के बीच में जाके रुकती है। अगर शॉट थोड़ी सी आगे बढ़ जाती तो चैंग बर्बाद हो जाता और वो कभी भी अपने बच्चों की फोटो न देख पाता। खैर बाद में चैंग अपनी लगोन से एक तलिस्मा बाहर निकालता है और वो जुआनजो से कहता है कि मैं इसको बाहर निकाल रहा था, तुमने कुछ और समझ लिया है। चैंग उसे बताता है कि ये तलिस्मा काफी ज्यादा पावरफुल है और ये चैंग अपनी फैमिली से लेके आया है। अगर जुआनजो इसका इस्तेमाल कर लेगी तो उसकी कल्टीवेशन काफी जल्दी बढ़ जाएगी, लेकिन जुआनजो उसे यूज करने से मना कर देती है और वो चैंग से कहती है कि अगर ये तलिस्मा इतना ही अच्छा है तो फिर इसे अपने ऊपर यूज कर लो, तुम्हारी कल्टीवेशन काफी ज्यादा कम है। इसके बाद वो वहां से तुरंत आगे की तरफ बढ़ने लगती है, लेकिन चैंग स्पीड से आगे बढ़ता है और वो उसके सर के ऊपर तलिस्मा लगा देता है और जुआनजो को इसके बारे में पता भी नहीं चला था। जुआनजो उसके ऊपर गुस्सा होने ही वाली थी कि चैंग उसे कहता है कि अगर ताकतवर नहीं होगी तो फिर मेरी रक्षा कैसे करोगी। जिस पे जुआनजो बिल्कुल चुप हो जाती है, जिसके बाद वो चुपचाप बैठ के कल्टीवेट करने लगती है। जुआनजो को बिल्कुल महसूस होता है कि ये तलिस्मा सच में शक्तिशाली है और उसके जितने भी इंटरनल इंजरीज थी वो सभी ठीक होने लगती है और जुआनजो को यकीन हो जाता है कि ये तलिस्मा सच में शक्तिशाली है और साथ ही में उसका जो ग्रेड था वो भी बढ़ के 8 हो जाता है। चैंग उसे वो पत्थर देता है जो कि भाई टैलेंट को प्रिडिक्ट करता है, तो वो पत्थर हरा नहीं काला हो जाता है। जुआनजो को भी यकीन नहीं होता है कि उसने इतने कम टाइम में इतना ज्यादा इंप्रूव कर लिया है, लेकिन चैंग को ये इंप्रूवमेंट काफी कम लगती है क्योंकि जब ये लिंक के ऊपर यूज किया गया था तब वो डायरेक्ट इमॉर्टल के ग्रेड में आ चुकी थी। इसके बाद जुआनजो अपने मन के अंदर सोचती है कि वो चैंग का फायदा उठा रही है और वो चैंग से कहती है कि वो उसका फायदा उठा लिया है और उसने उसके तलिस्मा को यूज कर लिया है, इसीलिए वो अब से अपनी पूरी कोशिश करेगी कि वो चैंग को प्रोटेक्ट कर सके। इसके बाद वो चैंग को बता देती है कि वो उसे थोड़ी सी अजीब लगेगी क्योंकि उसने अपने सीनियर से ये कह दिया था कि चैंग कर नहीं सकता है और वो नपुंसक है। दरअसल तो जुआनजो का चैंग के साथ शादी करने का इरादा ही नहीं था, उसे तो बस इवेंट के अंदर जाना था, इसीलिए उसे किसी की जरूरत पड़ी थी। और वो चैंग से कहती है कि चैंग को अभी उसके ऊपर हंसी आ रही होगी क्योंकि वो काफी अजीब है। चैंग उसे कहता है कि तुम्हारा ये अजीब पना है मेरा फेवरेट है, लेकिन उसी टाइम पे वो सिप हिलता है जिसकी वजह से वो दोनों खड़कते हुए सीधा दरवाजे से जाके टकराते हैं और चैंग कुछ बड़ी बड़ी चीजों को छू लेता है, जिससे जुआनजो शर्माते हुए उसे पीछे की तरह धक्का देती है और जब वो बाहर जाके देखती है तब उसे पता चलता है कि जितने भी इविल कल्टीवेटर्स थे उन सभी ने उनके सिर के ऊपर हमला कर दिया है और वो एक दूसरे के साथ फाइट करना शुरू कर रहे हैं। अभी के लिए हम लोग इस एपिसोड को यहीं पे एंड करते हैं।